Thank you. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, this is very important question. Question number 109 and 101. That is regarding the two prestigious organizations of the Government of India, that is BSNL and MTNL. Yesterday also, the Honorable Finance Minister during her intervention also suggested that big amount is being pumped so as to revive the MTNL and BSNL. We do agree with it. But the problem is we are all chairing the BSNL Advisory Committee, Telecom Advisory Committee. The regular complaint which we are received is even 4G has not been provided. The state of Kerala, even 4G has not been provided. All other private telecom, sir, 1 second, telecom operators are going for 5G. And second part, B part of my question, why this telecom advisory committee chaired by the members of parliament is not being reconstituted after 2 years of assuming the office? This is a B part of my question. माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, आप जिस साइड बैठे हो साहब, आपको इसका जवाब अपने आप होना चाहिए। जितनी परिस्थितियां कैसी खराब कंडीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए, आने में समय लगता है, प्रयास बहुत ज़्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में, मैंने जैसे पहले बोला, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल एमटीएनएल, सॉरी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, आफ्टर मेनी इयर्स BSNL MTNL has come into operating profit. It has become EBITDA positive after many years, sir. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen in this year. This is something on which all of us are trying. There is no magician, जैसा कि स्वागत दादा ने बोला, but हमारे नियत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। Question number 103, 102, 110, राम मोहन नायडू जी। अध्यक्ष महोदय 102, प्रश्न 102। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए, स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बाल योगी जी का सपना था, और उनके समय, उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ। और जैसे आप जानते हैं 20 साल हो गया सर ये प्रोजेक्ट चलते चलते, और अभी उत्तर में दिया हुआ है कि राज्य सरकार का जो शेयर है, क्योंकि ये कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट है, तो 360 करोड़ में से उन्होंने दिया है लगभग 2 करोड़ 70 लाख। तो राज्य सरकार की परिस्थिति अभी ऐसी है कि जो सड़कें हैं उनके गड्ढे भी अभी ठीक तरह से वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये करोड़ों की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का अगर परिस्थिति राज्य में रहता है तो रेलवे मंत्रालय से क्या सपोर्ट मिलेगा कि हम ऐसे ही रहने दें, कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहने दें, या फिर कोई सपोर्ट अभी मिलेगा मंत्रालय से? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट जो है कोटापल्ली नरसापुर, ये आंध्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है। और साहब ने बताया कि बाल योगी साहब का ये सपना था, ये भी बात सही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी, और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था। लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना अभी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों के पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया है, इसलिए इसकी प्रगति धीमी है। मेंबर्स सप्लीमेंट्री सवाल है सर, ये अब तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक राज्य सरकार पैसे नहीं दे। दूसरा इसी से थोड़ा सा संबंधित है सर, जो रेलवे जोन जो सैंक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और ये जो कोटिपल्ली नरसापुर, ये सब डिवीजन सब उसी जोन में आने हैं सर। इसको प्रपोज करके 3 साल हो गए अभी तक, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा आंध्र के लोगों के लिए कि ऑपरेशन में कब तक आएगा ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूंगा कि सरकार ने इस पे कार्यवाही ऑलरेडी शुरू कर दी है। ओएडी की नियुक्ति इस पर हुई है और बहुत ही जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। श्री मरगनी भरत जी। Sir, thank you, sir, for the supplementary question. As the member is raising this point, I do agree with that, sir. But one point, when the government of India has to give us where is the revenue deficit, is lot of revenue deficit is there from the government of India. I request through you, sir,
to revive the cost estimates, and the cost sharing has to be borne by the government of India. When the state got bifurcated unscientifically, so where are the funds from us? So I request the government of India and Railway Department to revive the cost estimates, and 100% has to be borne by the government of India. I request my TDP colleague also to support this particular issue. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जब तेलंगाना और आंध्रा का विभाजन हुआ उस समय वो राज्य का प्रश्न है कि ये रास्ता जिस राज्य के अंतर्गत आएगा उस राज्य ने इसका जो भी लागत उसके वो देना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी। मेरा प्रश्न बिहार से है सर। ये मूल प्रश्न उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आंध्र का है। परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी मेरे मूल प्रश्न आंध्र का है। मूल प्रश्न आ गया है तो सर आपकी कृपा होगी तो मैं पूछ लूंगा सर। मुझे याद है आप बिहार के। सर धन्यवाद सर। बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में 2007 में बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन का स्वीकृति मिली थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था। मैं 2007 से लेकर 2022 तक न जाने कितनी दफ़ा हम लोगों ने प्रयास करने का काम किया। माननीय रेल मंत्री जी, पूर्व रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक गुहार लगाया। हालांकि इस बार इस योजना में मात्र 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि 50 करोड़ में वो रेलवे लाइन नहीं बिछने वाला है सर, और 122 किलोमीटर है, 4 लोकसभा उसमें प्रभावित होता है। आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा प्रश्न ये है कि बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन जो 122 किलोमीटर है वो कब प्रारंभ होगा? ठीक है, कब सपना पूरा होगा? अध्यक्ष महोदय, आगे सपने की कहने की जरूरत नहीं, बस इतना पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, बिहटा से लेकर औरंगाबाद ये जो परियोजना है इसके लिए माननीय सदस्य ने अलग प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उनके जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि इसकी मैं जानकारी लूंगा और आपको बता दूंगा। 03 श्री ए गणेश मूर्ति। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 103। माननीय मंत्री जी, answer is laid on the table of the House. Honorable members, அமைச்சர் அவர்களுடைய பதிலில் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் எவ்வளவு அந்நிய நேரடி முதலீடு தொகை வந்துள்ளது என்பது மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவை எந்தெந்த நாட்டிலே இருந்து எவ்வளவு வந்துள்ளது, அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்காக பெருமுயற்சி எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு தமிழ்நாடு அதிக முதலீடு பெறும் வகையில் என்ன முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது? I missed the first part in Tamil. You said which project in Tamil? Sir, if I ask the question in English, the minister should reply in English only. But I was, by the time I got the translation, I'm asking member you to asking repeat question what in you Tamil, said. but ministers are answering in Hindi. only repeat. Honorable member, What is please. that? Honorable, please, member, repeat. Excuse me, Speaker sir. I can answer in Hindi if I desire. It is available for you in translation. No, when I am speaking in Tamil, no, remember, when I have a speak in right to Tamil, answer also in dance. Hindi. I have a right to answer in Hindi. Repeat. Honorable member, repeat. Now, please. माननीय मेंबर, प्लीज। माननीय मंत्री जी माइक को खोल रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एकदम तमिल में, उनको पता नहीं था तमिल में क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज रिपीट। नो, अरे आप बैठे, आपको किसने मौका दिया? प्लीज ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बैठिए। Honorable member, please repeat. Sir, I have given notice in the notice office. Okay, no problem. I now repeat. Hello? Honorable, repeat question. Repeat. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்கிற பதிலிலே
ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு தொகை அந்நிய நாட்டு முதலீட்டு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து எவ்வளவு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடவில்லை. அதே போல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி பெறும் வகையில ஒன்றிய அரசு என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? सर ये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून है क्या लोकसभा में कि अगर एक भाषा में पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन, मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें लिया। नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, आई एम कंडक्ट टू केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पे लाया जाए। प्लीज एक मिनट माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज सर, नो आई हैव ऑलरेडी गिवन माई। आप मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप ये लगा लो, ये ठीक है। ओके प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज आंसर मंत्री जी, प्लीज 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 आंसर मिनिस्टर, प्लीज आंसर मिनिस्टर। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए, जो जो सुविधाएं देने। नो नो ऑर्डर आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लीज एड्रेस टू चेयर, मेंबर एड्रेस टू चेयर, नो प्रॉब्लम। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी है कि भारत में अलग अलग देशों से निवेश आए। नहीं, आप लोग प्रश्न में आप वैसे लोग क्यों कोई सुन रहे हो? किस प्रदेश से, किस देश से कितना निवेश आया ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है कि एक एक देश, जिस देश से निवेश आता है उसकी जानकारी चाहिए हो तो मैं उनको वो भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो मुझे आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के स्टालिन जी अगर निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पे एफडीआई को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और पूरे देश में ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ जो देश हित का काम है हम सब ने करना चाहिए। और ये भी खुशी की बात है कि तमिलनाडु जो टॉप के 5 राज्य हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। ये दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं और ज्यादा तमिलनाडु की सरकार भी प्रोत्साहन दे, अलग अलग स्कीम्स लाए, अलग अलग योजनाओं से देश विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो देश का हित होगा। बजाय के जो उद्यमी हैं, जो उद्योजक हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत की बात है। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री। सर, I'm responding the chairman, sir. Sir, I gave notice in the notice office that I am going to ask questions, supplementary questions in Tamil. But Minister don't accept it. You. Honorable member, your question answer minister. Please supplementary question, please. Supplementary. That should be. I will ask in Tamil only. That also. I will speak in Tamil only. Sir, my supplementary question. Sir, my supplementary question. என்னுடைய துணை கேள்வி எளிதாக தொழில் தொடங்குவதில் இந்தியா 190 நாடுகளில் 51வது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தரவரிசையை இன்னும் மேம்படுத்த வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கு ஒற்றைச்சாளர அனுமதி மற்றும் பல விண்ணப்பங்களை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை அமைச்சரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன். This is my துணை கேள்வி. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने।
केंद्र सरकार ने पूरा जो कोविड का समय था इसको अवसर में बदलते हुए 2-2.5 वर्षों में एक पूरे देशव्यापी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है। उसका बीटा लॉन्च भी किया गया है कुछ महीने पहले। इसमें केंद्र की कई सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग 30-32 डिपार्टमेंट्स का सहयोग मिला है। तो अलग अलग जो उनकी अप्रूवल्स है वो उस नेशनल सिंगल विंडो से होती है। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आप को जोड़ा है और ये राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नेशनल सिंगल विंडो पे लाने में सफल हुए। जो राज्य नहीं जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सांसदों को भी अनुरोध है, आप अपने अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वो नेशनल सिंगल विंडो में जुड़े। अगर सर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को आनंद आएगा सुन के हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है। हमने ये किया है कि एक फॉर्म लिया जिसमें बेसिक डेटा सब डाल दिया, यानी कंपनी का नाम हो, उसके डायरेक्टर्स हो, जो साधारणतः जानकारी हर सरकारी एप्लीकेशन में लगती है, एड्रेस, डायरेक्टर्स का एड्रेस, टिन नंबर, पैन नंबर, ये सब जो जानकारियां कॉमन होती हैं जो हजारों बार अलग अलग एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया है। और फिर एक एक विभाग को जो जानकारियां अतिरिक्त चाहिए वो अतिरिक्त जानकारियां अलग वो विभाग मांग सकता है, परंतु बहुत डुप्लीकेशन कम होगा, सरलता से ऑनलाइन सभी अप्रूवल्स लोगों को मिलेगी। मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनंद आता है कि हजारों की संख्या में अब कंपनियां उसमें जा रही हैं। उस वेबसाइट पे सैकड़ों एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, अप्रूवल्स भी ग्रांट होना शुरू हो गया है। अगर सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, पंचायत या कॉरपोरेशन वगैरह भी जुड़ जाएं और हम केंद्र में तो सब मिनिस्ट्रीज को जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। नो ऑनरेबल मेंबर प्लीज सेट हसन मुर्शिदी जी। साहब, जम्मू कश्मीर में 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक टूरिज्म का, एक है फूड प्रोसेसिंग का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रयास किए गए FDI के, और क्या टूरिज्म में अगर किए गए तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कितनी कमिटमेंट्स हो गई और क्या किस स्टेज पर वो पहुँच गया? बहुत अच्छा है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, इससे रिलेटेड नहीं है पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे भी मिल के गए। हमने जो स्कीम जम्मू कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे इतना उत्साह जनरेट हुआ है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है इस नई स्कीम के अंतर्गत वहां निवेश करने के लिए। हमारा अनुमान था 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर लगा के देखते हुए सबका उत्साह के 48,000 करोड़ के निवेश का अनुमान बना। मनोज जी उस दिन कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि 60,000 करोड़ तक जम्मू कश्मीर में निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आने के संकेत सामने दिखते हैं। तो जो स्कीम में फंड्स भी प्रोवाइड किए गए वो मुझे बता रहे थे अब कम पड़ेंगे, आपको बढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। पर मुझे आनंद है बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर पे बड़े पैमाने पे निवेश आए, बड़े पैमाने पे पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, अलग अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहाँ आए, सर्विसेज सेक्टर, IT सेक्टर, और हमारे युवा युवती जम्मू कश्मीर के IT में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से भी निवेश के लिए मैं स्वयं जब श्रीनगर में था तो DP वर्ल्ड जो UAE की नामी कंपनी है उसने MOU साइन किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए। हाल में LG साहब ने मुझे बताया कि एक और UAE की कंपनी लगभग 5 लाख फुट का एक बड़ा वहां पे शॉपिंग के लिए मॉल बनाना चाहती है। तो देश विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू कश्मीर में। नंबर 104 श्री CP जोशी जी।
श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में इतनी सरकारी खरीदी हो रही है एमएसपी के माध्यम से, उसके भंडारण की कमी देखी जाती है और सालों लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। जिस राज्य मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से भंडारण की व्यवस्था की है और एफसीआई जो खरीदी करती है उस अनुपात में भंडारण की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये भंडारण की जो कमी है इसको कब तक पूरा किया जाएगा और किन किन राज्यों में कितने कितने भंडारण की आवश्यकता है। जहाँ तक माननीय सदस्य श्री गणेश जी ने प्रश्न किया है, यूँ तो राजस्थान से जुड़ा विशेष प्रश्न है, फिर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताने को कहा है, ज़रूर उनको हम मिल के बताएंगे। जहाँ तक उद्देश्य सरकार का जो उन्होंने कहा भंडारण के बारे में, तो भारत सरकार पूरी तरह से भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर रही है। और आपकी जानकारी के लिए कि एक 22 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में जहाँ तक खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता को है 2199 गोदामों को स्वामित्व वाले और किराया दोनों उसका प्रचालन करने का सरकार ने वो किया है। उसमें से कुल क्षमता 426.98 लाख टन ये कुल क्षमता है। उसके अलावा जो राज्यों के पास हमारे खाद्यान्न स्टॉकों के भंडारण है उसकी संख्या 365.83 लाख टन है, यानी कुल हमारे पास 792.81 लाख मैट्रिक टन की क्षमता का गोडाउन आज देश भर में है। जहाँ तक मध्य प्रदेश के बारे में तो मैंने पहले कह दिया, मैं उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। जवाब देना प्रताप राव यादव जी। उदय प्रताप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी किसानों के लिए जो 25% के ऊपर अनुदान के ऊपर जो भी गोडाउन बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो अनुदान रहता है तो 2-2 साल तक नहीं मिलता है, तो वो जल्दी किसानों को मिलने के लिए कोशिश सरकार के तरफ से की जा रही है। महोदय, जहाँ तक माननीय सांसद जी ने सवाल किया है कि पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ गोडाउन बनाने की 5 प्रकार की पद्धति है। जो पद्धति नहीं, आप तो प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न में बता रहा हूँ उनके बारे में, अगर वो निश्चित रूप से वो मुझे लिख के देंगे तो हम उनका समाधान कर देंगे। उदय प्रताप जी, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब दो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, भारतीय खाद्य निगम हिंदुस्तान में एमएसपी पर जो खरीदी होती है उसके भंडारण का काम करती है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देते हुए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि मेरे होशंगाबाद में जो भंडारण की क्षमता है वो पर्याप्त है। नरसिंहपुर है, मंडला है, सिवनी है, वहां पर भंडारण की क्षमता कम है। तो इसके संतुलन स्थापित करने के लिए मंत्रालय क्या काम करेगी? और साथ में जो सांसदों की एक समिति बनाते हैं, परामर्शदात्री समिति प्रदेशों में बनती है, वो अगस्त 10 में आपने बनाई है, कोई मीटिंग नहीं होती, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जनप्रतिनिधियों और एफसीआई के बीच में। क्या सरकार इस संबंध में कोई अपनी तरफ से इसमें मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेगी? महोदय, माननीय उदय जी ने मध्य प्रदेश के अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया है, हम उनको जरूर बता देंगे मिल करके। जहाँ तक भंडारण का अंतराल का आकलन के बारे में बताया उन्होंने कि भंडारण स्टोरेज कैसे निर्माण करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए उसके जो आधार है भंडारण निर्माण के देश स्तर पर, उसमें जो हमारे खरीद करने वाले राज्य हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट है, और उसके पिछले 3 वर्षों में जो सर्वाधिक भंडारण किए गए खाद्यान्न के स्तरों के आधार पर, पहला। दूसरा कि जो उपभोग करने वाले स्टेट है यानी कंज्यूमिंग स्टेट जो है, उसमें राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य इस प्रकार के कल्याणकारी स्कीम, उसमें से 4 माह का आवंटन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 6 माह का आवंटन जो भी हो उसका आकलन किया जाता है और इसका जिलावार आकलन होता है। और साथ ही जहां यह अंतर दिखता है वहां केंद्र सरकार उसके निर्माण कार्य को करते हैं या किराए पर लेते हैं। जहां तक भारतीय खाद्य भंडारण निगम का जो उन्होंने क्षमता का लगातार बताया है, उसमें से हमने उसके निगरानी करने की व्यवस्था भी रखी है। तो विशेष रूप से ये हमारा प्रावधान इस प्रकार से उसके अंतर गैप को कम करने का ये पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा मंत्री जी? कुमारी जी बैठ के। क्वेश्चन नंबर 105। माननीय मंत्री जी, द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, the government has taken many steps to make social media a safe and reliable space for the citizens of India by making IT Rules 2021. Can the Honorable Minister throw some light on how the government is ensuring that social media platforms are complying with these regulations? Sir, honorable member has asked a very important question. Social media today is all prevalent in our life. In 2021, to make sure that social media is safe and people can trust what is written on that, a very self-regulating kind of regime was published. These were called the IT intermediary social media intermediary guidelines. Basis that, basically there are two things. First is institutional structure. Second is the process. Institutional structure has been set by almost all the significant social media intermediaries. All of them are also following the guidelines and publishing their monthly reports. These are the reports which are available on the platforms. They can be downloaded by anybody. So I think the compliance has been good. And whatever further steps are needed to make social media accountable, the government is open to those suggestions. Sir, thank you so much. The Honorable Minister, of course, actually answered my second question, which is about submitting monthly reports. Are the social media companies, are they submitting it timely? If not, what is the action taken against them? The significant social media intermediaries are submitting their reports. It is uploaded directly on their platforms. Shri Kalyan Banerjee ji. Very specific thing. You see, guidelines is not having any statutory force. Guidelines is guideline. Rules is different. There is a statutory force is there. Now the question is this. Of course, the freedom of expression is there. Freedom of speech is there. But the way the social media is being utilized, even the very honorable posts of prime ministers, honorable posts of the honorable chief ministers, they are making sometimes this post, this person's meme, etc., etc. Whether the government is having any thought to bring any act restricting, prohibiting, or rather regulating these types of concept, these types of thought, and this just embarrassing the persons, criticizing the persons according to their own choice, whether the government is having that concept to bring such a law and to penalize them. First, I would like to clarify that these are not guidelines, these are rules. There is a statutory backing of these rules, first of all. Second, sir, the name can have word guideline, but these are rules, right? So that's why I clarified, and thank you for raising that point. Sir, the point about social media, where is that balance, has to be carefully debated within a forum like this, outside this also. We have to come to some sort of consensus, because as and when governments try to increase accountability and increase regulation, the question from the civil society comes is whether we are taking away the freedom of expression.
if we don't increase regulation, if we don't make the social media accountable, then the safety and trust that the citizens have on this media, that comes under a question mark. So it's a very, very fine balance that we have to strike. It's an evolving world. We all have to evolve and we have to mold according to the changes that are happening. निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, समस्या ये है कि ये इंटरमीडिएटरीज कौन है और पब्लिशर कौन है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक पता नहीं चल पाया और भारत सरकार भी इसके लिए चिंता करती है। दूसरा सवाल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A आईटी रूल की जो आत्मा थी 66A उसको हटा दिया। पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं और इसके लिए महिलाओं का और बच्चों का जो है हमेशा शोषण होता रहता है और जो कल्याण बनर्जी साहब कह रहे थे हम पॉलिटिशियन का भी होता रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं मैं कि क्या 66A के स्थान पर हम सोशल मीडिया को या इस तरह के पब्लिशर को रोकने के लिए आईटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के रूल के खिलाफ कोई कानून बनाने की व्यवस्था करने वाले हैं? यदि करने वाले हैं तो कब तक? अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय का जो सुझाव है एक तरीके से प्रश्न नहीं है, ज़्यादा सुझाव है। इस सुझाव को हम स्वागत करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल डिबेट होना चाहिए। डिटेल डिबेट होके ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 106 श्री अरुण साहू जी। ऑनरेबल मेंबर, माननीय मंत्री जी। सभापति पर माननीय सदस्य श्री प्रज्वल रवन्ना। Sir, thank you for giving me the supplementary question, sir. I want to ask about two railway line projects which are still pending in Karnataka, sir. One is Mysore-Kushalnagar railway line, which was sanctioned in 2018-19. And I also want to bring into the notice that this is the only railway line which connects the district Coorg, sir. And the Coorg is being the tourist destination. We don't have one railway connectivity still about the in that district, sir. One is that, and second railway line is which I want to talk about is Ejjala Chamrajnagar line, which was sanctioned in 1996-1997 when Sri H.D. Devegowda sir was Prime Minister at that time, which was originally sanctioned between Bangalore to Satmangala. Which was temporarily suspended due to environmental clearance. So I request this railway line to be undertaken, which is Ejjala to Chamrajnagar, sir. So I would request the Honorable Minister to take up these lines and do progressive reports on this project, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, अंगला से जामनगर के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी मैं लेऊंगा और माननीय सदस्य को दे दूंगा। मंत्री जी जनरल सारे डिपार्टमेंट की जानकारी रखा है। क्वेश्चन भी था विलास दक्षिण मध्य रेलवे पूरा जोन दिया हुआ था उनमें। हाँ नहीं है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Thank you, sir. In the part B of the question, this is regarding underbridges and overbridges. Sir, I'd like to bring to the notice of this government. I'll give you a small example. If you look at Daund, which is in Maharashtra, Daund is in Solapur division. It's just an example I'm taking. There are several overbridges and underbridges where the state governments have paid, but there are delays from the central government or technical issues being raised for over 4 or 5 years. So how do you look at it and because every state, not only from my state, and I'm giving Daund only as example, I'm aware it's not a part of this, but it's an example since you have talked about RUBs and ROBs. So if this Daund as an example, if you take when the government has paid for it under technical reasons from the railway department, it is terribly delayed and locals are suffering totally. So what quick intervention will the Honorable Minister and his ministry do to help resolve this? Your GMs have been very helpful. We've had several meetings, but we've not been able to come with an amicable solution. So I urge you to look into it and find a solution. Thank you. अध्यक्ष महोदय, रेलवे में 2 प्रकार के ब्रिज होते हैं। एक ROB होता है, एक RUB होता है। ROB जो होता है वो राज्य सरकार के भागीदारी से होता है
और आरयूबी जो होता है वो केंद्र रेलवे डिपार्टमेंट करता है। अध्यक्ष महोदय, कई जगह पे ऐसा हुआ है कि आरओबी को सैंक्शन मिलने के बाद जो राज्य सरकार का शेयर है वो नहीं देने के कारण भी वो लेट होता है। लेकिन आरयूबी के बारे में अगर माननीय सदस्य का कोई बोलना है तो मैं उनको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 107 भर्तृहरि महताब जी। Question number 107, sir. It pen is laid on the table of the House. Sir, government has registered ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, to democratize e-commerce and end monopolistic practice in India. My question is to find out how ONDC may benefit sellers and consumers. It is a non-profit company. I would like to understand whether you have a governing body which have control over the ONDC that has been registered since December 2021, and how much funds have been allocated and that has been utilized for the project so far. Sir, ONDC has been conceptualized as a network very similar to UPI. The idea is that over the last few years, we are observing that very large companies have almost taken a complete stranglehold on the e-commerce business. But there are a number of our young boys and girls startups full of ideas, full of new ways of doing things. And there are a lot of small shops in local areas, the mom and pop stores or the local kirana stores, who also are a very important integral part of the ecosystem which provides retail shopping. Now, these small people, the new startups, these small retailers, do not get equal opportunity to be able to engage with e-commerce, particularly given their weak financials and the strong financial muscle of the large companies. Therefore, we have conceptualized this as a network which will democratize the entire e-commerce ecosystem. It will provide opportunities for new startups also to start creating network of sellers, to provide service to local areas, increase the competition, and gradually, like Google provides support that you can, Google for any information, and you get a series of options. Same way, it'll be easy for somebody who wants to procure any product to get a lot of options. I'll give a small example, sir, for people to understand in simple way. Suppose I want to buy a pen. Today I have to go to a particular network, a particular platform, which may be owned by A company or B company or C company. And most of the current platforms are owned by large companies. And from there, the suppliers chosen by that platform, their products only will be offered to me. But instead of that, once ONDC becomes operationalized, I will Google, like I would Google in ONDC as a network, I will be able to say, I want to buy a pen. And then all the various platforms which offer pens will all come into that, into your screen, and you can choose where you have the best opportunity. This will provide a level playing field for the small retailers and help them also expand their business and stand up in competition, despite not having the financial muscle, but they will get an equal opportunity to provide service. This concept we've been working for about 2 years, 1.5 years. We've had extensive stakeholder consultations. This is that extensive consultation. A steering committee was formed, which comprised mainly of large technology experts who understand this subject, who are able to build up the network that is required to provide level playing field for all companies. Now we have formed a Section 8 company
We are in the process of finalizing the governance structure of that company. We have taken a very high quality technocrat who will help us to create the back-end technology for this. He has started working on it. And I think in another few months, we'll be in a position to do a beta launch and test the system and ensure that it gives opportunity for, particularly for small retailers, to stand up in the competition against the big companies. Remember, quality will not be compromised. I have a second question. So these are all forward-looking because the minister is conversant relating to the network. When we talk about platform, the difference between platform and network, that needs to be explained in greater detail to the general public. So in that respect, I understand, you understand, but here I would like to understand, sir, that the ONDC initiative that you have, you said it is yet to be rolled out, it's still in the making. When it will be made fully functional, what is the timeline and whether government has laid down any criteria and guidelines with regard to listing of products by the sellers on the said platform? This is to help the consumers in a great detail. Well, of course, as I said, we expect that if in a few months' time, we'll have the basic network ready. Then, of course, it involves a lot of firewalls, a lot of technology input to ensure the sanctity of the processes, secrecy, safety of data. It's not something very small. And just like UPI, over a period of time has matured into a world-class system, we expect ONDC also to be able to establish similar public digital infrastructure, which will open up new gateways and new opportunities for our startups and the small retailers. Obviously, when such a project is initiated, a lot of protocols will be set up. Protocols would standardize operations like cataloging, inventory management, order management, and order fulfillment. But ultimately, we are only going to be a network. Each individual platform will be providing the goods or service, will be ensuring the sanctity of quality, the warranties, the goods return strategy, all of that will be of the platform. The network provides an opportunity for different platforms to come on board, and then the service standards, some basic standards ONDC can set up, but the detailing will have to be of each platform individually, similar to UPI. So on UPI, you have State Bank also, you have ICICI also, you have Paytm also, you have public, private banks, other NBFCs, other payment systems. They all vie for the business. They all compete with their practices, their service. Similarly on this, everybody will get a fair chance to compete. Question number 108, Sri Dhanush M. Kumar. Question number 108. माननीय मंत्री महोदय, the answer is laid on the table of the House. Honorable member. Honorable Speaker, sir. In Tamil Nadu, there are many textile industry, and Sangarangovil is Tenkasi district is one of them. Cotton sarees and towels produced in Sangarangovil are very famous, and the products are distributed all over the country. In this context, I would like to know from the Honorable Minister the steps taken to set up export centers in Sangarangovil, in Tenkasi to boost exports. Tamil Nadu has played a very important role when it comes to the promotion of textiles, and different parts of Tamil Nadu, Tenkasi, Coimbatore, all of these put together, Tirupur, all of these are contributing in a big way in the textile industry. We have set up in the past special textile parks, small parks, under a scheme called Scheme for Integrated Textile Parks, SITP. Almost 27 parks,
textile parks have been completed under the scheme. 29 more parks are at different stages of implementation. And all of these parks, these small parks, help to promote the ecosystem of textiles. Learning from this experience, we have now decided to come up with a larger, a much more ambitious scheme called PM Mitra. It's a Pradhan Mantri mega industrial textile park scheme in which we are trying to take large format, 1,000-acre textile parks, taking these parks to different states in a challenge mode. So I would urge Tamil Nadu also to come in that competition, offer large piece of land either at no cost or at very nominal cost, offer utilities for those who set up in that park. Power could be offered for 15 years, 20 years at a low price or at a very defined concessional price. You could make the ease of doing business possible. So various steps are possible by which we can encourage industry to come to Tamil Nadu. We'll be happy to consider any requests that we receive from Tamil Nadu. These 7 parks will be chosen from amongst all the states and union territories of India based on a challenge mode. As regards Tamil Nadu, I'm happy to share that at Palladam, at Karur, and at Komarpalayam, at 3 places, we already have completed textile parks under SITP scheme, and we have parks coming up in Perarignar, Anna Handloom Silk Park, Seema Textile Processing Center, Pallavada Textile Park, and the Great Indian Linen and Textile Infrastructure Company. 4 more SITP parks are under implementation in Tamil Nadu. प्रश्नकाल समाप्त। मैं माननीय सदस्य एक व्यवस्था दे रहा हूं। कई माननीय सदस्य खड़े होकर लगातार 2-2, 3-3, 5-5 मिनट बात लगातार करते हैं। आज के बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक तो खड़े होने की इजाजत है, और 5 सेकंड बाद कोई भी सदस्य खड़ा हुआ तो मैं नाम लेकर उसको पुकारूंगा। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन प्लीज। मतलब माननीय सदस्य इधर खड़े हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की गरिमा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको सदन रहने दें। ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। 10 सेकंड प्रेमचंद जी ने कहा 10 सेकंड अलाउ। आप तो 10 सेकंड, नो प्रॉब्लम, 10 सेकंड। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 19, श्री मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other fellow colleagues, Sri Rajnath Singh ji, Sri Sarbanand Sonowal ji, Dr. Virendra Kumar ji, Sri Kiran Rijiju ji, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Sri Rao Inderjit Singh ji, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Fagan Singh Kulaste ji, Sri Ashwini Kumar Chobe ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Sri Krishan Pal ji, Sri Danve Rao Sahib Dada Rao ji, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल जी, श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश जी, श्री सोम प्रकाश जी, श्री अजय कुमार जी, श्री देवू सिंह चौहान जी, and Dr. Bhagwat Kishan Rao Karad ji. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial number 2 to 19 in today's revised list of business. ये हर दिन की ये मतलब एक आदत बन चुकी है कि एक मिनिस्टर खड़ा होके 19-20 मिनिस्टर के लिए यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाकी मिनिस्टर को रहने की क्या जरूरत है सर? हम जानते हैं कि आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन ये आदत बनते जा रहे हैं। मिनिस्टर को नजरत रहने के लिए एक जरिया बनते जा रहे हैं सर, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए सर। मैंने कोविड के कारण ये व्यवस्था दी थी, लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त होगा पूरी तो व्यवस्था रहेगी।
आइटम नंबर 20 श्री राम शिरोमणि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 20 पर मेरे नाम के समक्ष तथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की चौथी, पांचवी और छठी बैठकों का कार्यवाही सारांश हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 21 श्री रतन सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 21 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध मंचीय कला और ललित कला शिक्षा में सुधार विषय के संबंध में विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 335वां प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अनुमन्ना रेवंत रेड्डी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, प्रोफेसर सोगत राय, श्री हनुमान बेनीवाल, ईडन जी, के सुरेश जी, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, बी के श्रीकंदन, एम के राघवन, श्री अधीर रंजन चौधरी, बेनी बहनन। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी गई है। मैं आज जो लिस्टेड है शून्यकाल में को मौका दूंगा। श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मार्ट सिटी के बारे में मेरी बात यहाँ रख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी देश के 100 शहर में चल रही है। मेरे क्षेत्र में पिंपरी चिंचवड़ शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार 25% और स्थानीय निगम, नगर निगम 25% इस कार्य को देती है। पिंपरी चिंचवड़ में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, इसमें टेक महिंद्रा, L&T, बीजी सिरके, बेनेट, कोलमैन ये कंपनी कार्य कर रही है। लेकिन ये कंपनी कार्य नहीं करती, ये कंपनी सब ठेकेदार को काम देती है। जैसे कि ये सब ठेकेदार ठीक रूप से काम नहीं करते। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो विकसित भाग है वहाँ पर ही इसका काम चल रहा है। और ये स्मार्ट सिटी की जो कमेटी है, ये और ये ठेकेदार पूरी तरह से मिली भगत करके काम करते। तो मेरी ये मांग है कि पिंपरी चिंचवड़ शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी की योजना का कार्य को पूरी निष्पक्ष से जांच की जाए। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नोटेट कर ले मंत्री जी। अकबल कटारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आदिवासी जनजातियों के प्राचीन गौरव, एकता और परंपरा गिने चुने लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में आदिवासी लोगों की बड़ी आबादी को धर्म परिवर्तन करने का एक विशेष टीम ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की में सक्रिय है। इसे रोकना अनिवार्य है, नहीं तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाते हैं उसे आरक्षण आदि की सुविधा समाप्त कर देनी चाहिए और अल्पसंख्यक के नाम पर जो दोहरी लाभ ले रहे हैं उसे तत्काल ही समाप्त करने की आवश्यकता है। जो लोग आदिवासी जनजातीय परिवर्तन में लगे हुए हैं उस पर तत्काल ही अंकुश लगाने एवं संसद द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में परिवर्तन होने वाला आदिवासियों के संविधान में प्रदत्त लाभों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से यह मांग करता हूँ। श्री भगवत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे ते बोलना चाहना। सर, ਸ਼ੂਗਰ एक्ट 1966 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ गन्ने ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਤੇ 21-22 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, 743 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌ ਸਕੇ ਸਰ। श्री रमेश विदुड़ जी, TN प्रतापन जी। Yes, Honorable Speaker, sir. There are 23 textile mills in India under National Textiles Corporation. In the first lockdown of COVID-19 pandemic, that is in March 2020, all of these 23 mills are closed. When I asked about this earlier in the question section, I was answered that 8 mills will open and other 15 mills remain closed. Take that 8 mills were open for a short period. Later, they also closed all operations. In Kerala, there are 4 mills and 2 of them are in my constituency. Those are Alagappa Textiles Mill, Alagappa Nagar Grama Panchayat, and Kerala Lakshmi Textile Mill, Pulleri, Trichur Corporation. Sir, the workers in these 23 mills are not given their salaries in full. There is no request is that all these 23 mills under National Textile Corporation shall be opened immediately. And all these pending financial accounts shall be distributed. Sir, one more thing. Actually, we talk about Make in India and we closed all our mills for 2 years. Indian textile products are very famous all around the world. We cannot produce anything from closed mills. Whether the textile minister take interest to open all mills without any delay. Thank you, sir. Thank you. Shri Ashuddin Owaisi ji, absent. Shri Ram Kripal Yadav ji. सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में बिहार से संबंधित किसानों की समस्या को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, पिछले दिनों बिहार में भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अलावे कितने ऐसे ज़िले हैं जहां किसानों ने जो फसल लगाए थे ओलावृष्टि के वजह से बर्बाद हो गया, और ख़ास तौर पर आलू, सरसों, हरी सब्जियां और दलहन, ये भारी नुकसान हुआ है। महोदय, गरीब किसान कर्ज लेकर के फसल लगाने का काम किया था और मैं समझता हूं कि ओलावृष्टि के वजह से किसान की पूरी बर्बादी हो गई है फसल की, सर, जिस वजह से गरीब किसान के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्ज लेकर किसानों जब इस फसल में आस लगाए हुए था तो फसल अच्छी होती तो लोगों की आमदनी होती,
सरकार का पूरा ध्यान है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करें। उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मगर स्थिति यह है कि आपदा इतनी अधिक प्रभावित हुआ है कि मैं समझता हूं कि किसान के कमर ही टूट गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत के अलावे बिहार के अन्य जिलों में जहां भारी पैमाने पर ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान हुआ है, वहां एक टीम भेजे सर, जांच दल भेजे, ताकि इसका आकलन करके जो उचित मुआवजा हो सके किसानों को उपलब्ध कराने का काम करे। सर, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है सर। धन्यवाद। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ श्री गौरव गोगोई जी, संरक्षण दीजिए सर। डायरेक्ट सरकार को ये आदेश कीजिए, श्री पीपी चौधरी जी, हस्तक्षेप करके बिहार के किसानों को बचाए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान वापस फोटो नहीं आ रही, अब बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र पाली ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर व अन्य जिलों के रहने वाले प्रवासियों की रेल यात्रा की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि इन जिलों के लगभग 20 लाख से अधिक लोग शिक्षा, व्यापार, नौकरी आदि के लिए सूरत, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई व हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। इन लोगों को समय समय पर अपने घर आना जाना होता है, जिसके लिए रेल यात्रा ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर से इन स्थानों के लिए पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। केवल साप्ताहिक या सप्ताह में 2 बार ही रेल इन शहरों से आने जाने के लिए उपलब्ध है। जैसे पुणे के लिए सप्ताह में 1 बार, चेन्नई के लिए 1 बार, हैदराबाद के लिए सिर्फ 2 बार और बेंगलोर के लिए भी 2 बार। उक्त ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। 2 से 3 महीने का बाद का भी टिकट लेने पर वेटिंग ही मिलती है। जैसे मजदूर लोग भी हैं, वो उनको भी आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन गंतव्य स्थानों पर आने जाने की रेल सुविधा के बारे में अध्ययन करवाते हुए संबंधित ट्रेनों के फेरे प्रतिदिन के लिए निर्धारित करने का फैसला इस बजट सत्र में करने की कृपा करें। मैं इस मामले के लिए निरंतर मैं प्रवासियों के संपर्क में भी हूं और माननीय मंत्री जी के संपर्क में हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें शीघ्र कार्रवाई कर करके राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद। श्री रमेश बिधूरी जी, बहुत आपका आभार। आपने मुझे एक बहुत ही अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे एक बहुत ही ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया है जो बहुत ही चिंता का विषय है देश के लिए। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके और सदन के माध्यम से विशेषतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के निवासियों को एक गंभीर समस्या से आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार संविधान में मूलभूत अधिकार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 514 में मूलभूत दायित्वों का भी वर्णन किया गया है। मूलभूत दायित्वों में जीवों के संरक्षण के विषय में भी बताया गया है। मैं वन्य जीवों की एक प्रजाति के प्रति बहुत चिंतित हूँ। वह प्रजाति है गिरगिट, जिसको हम देहात में करकेटा भी बोलते हैं। गिरगिट सामान्यतः अपनी सुरक्षा हेतु समय समय पर रंग बदलते हैं, परंतु उनके एक फूफा हैं, आज उनको भी धोखा देकर रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु लोगों को ठग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की, जो आजकल पड़ोसी राज्यों में रंग बदलते नजर आए। इस प्रकार डीएनए हमारी संस्कृति में कैसे आ गया, इस बात को लेकर गिरगिट बहुत चिंता में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यक्ति की कथनी व करनी का अंतर बताता हूं। इन महाशय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर स्टेटस में लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, न कि नफरत और बैर हो। जबकि सीए के विरोध में शाहीन बाग में उपद्रवियों के समर्थन में खड़े होकर महीनों रास्ता बंद रखा गया। इंसान, मोहब्बत और नफरत शब्द का प्रयोग योजनाबद्ध रूप में हुआ है। अब करनी देखिए, दिल्ली में 300 मस्जिदों में मौलवी, अध्यक्ष जी, दिल्ली में आई एम कंप्लीटिंग, दिल्ली में 300 मस्जिदों के मौलवियों को अजान लगा दे, मुअज्जिन को प्रतिमाह 1800 रुपए और 1600 रुपए की सैलरी दी जा रही है।
15 जो मस्जिदों में 14,000 12,000 का वेतन सरकारी खजाने से दिया जा रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष जनता के 59 करोड़ 4 लाख रुपए मस्जिदों में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से सर मैं मांग कर रहा हूं सर, इसी प्रकार से दिल्ली में लगभग 5,000 मंदिर है, उन मंदिर के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता? यह भेदभाव क्यों? जबकि मंदिर में पूजा करने वाले अगरबत्ती, घी, दीपक इत्यादि का भी खर्च होता है, परंतु फिर भी उनके बारे में चिंता नहीं की जाती, क्योंकि मैं उन्हें धर्म विशेष का वोट चाहिए। वे दूसरी और जिन राज्यों में चुनाव है वह कांग्रेस के राजकुमार, मैं हिंदू हूं कहते हैं। Honorable Chairperson, first of all, I would like to express my regret for not being at my chair when you took my name. It was because I was attending a standing committee meeting on finance. Sir, please. No. Sir, I request you to please. एक मिनट बिदुरी जी, कांग्रेस के लिए राजकुमार जगह जगह एक मिनट आपका 0 ओवर का 30 सेकंड एक मिनट आपका 0 ओवर का सबमिशन ये है कि हिंदू टेम्पल को प्रीस को अलाउंस देना चाहिए। आप उस डिमांड खत्म हो गया सर, 30 सेकंड में सर खत्म हो गया, 15 सेकंड में आई एम कंक्लूडिंग सर। डिमांड सर 2 या 3 राज्यों में इनकी बची सरकार है जहां कांग्रेस की, वहां ये राजकुमार जाकर में हिंदू की दुआई दे रहे। अध्यक्ष में पंजाब में दोनों गिरगिट मुक्त बिजली का वादा कर रहे हैं, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों में मंदिरों में बिजली मुक्त की गई है? वो क्यों नहीं की गई है? नो प्लीज No, his speech, definitely his speech will be, Sir, that will be verified, and it will be. Such kind of statements cannot be made during Yes, 0 hour. Definitely. Please review the speech, sir. And unparliamentary words should be expunged, sir. That will be verified and please correct. review the speech, sir. Sir, I rise to speak in for the subject which was the status of the 4-lane highway NH37. Every day the minister says that so many kilometers of highways are being constructed every day. But if you see the state of the highway between Dibrugarh and Nagaon, the 4-lane highway, that project was supposed to have been completed by December 2019. We're in 2022 and there's no way, the completion is nowhere in sight. The minister, union minister between 2014 till now has visited the site so many times. The state government the chief minister has visited the site so many times. The NHIDSCL, they have Upper Assam where there's so much of pristine natural beauty. It is hurting the image of our state. It is affecting the tourists. So I request the government to urgently complete the 4-laning of highway on NH37 between Dibrugarh and Nagaon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Shri Nabha Kumar Saraina ji. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं असम के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके जरिए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। महोदय, असम के साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का सीमा विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले मिजोरम बॉर्डर में से पुलिसकर्मी को भी मार दिया असम का। सुनने में आया है कि असम सरकार ने अपना कुछ एरिया पड़ोसी राज्यों को भी छोड़ देने वाला है। असम सरकार पहले से भी इस विषय पर थोड़ा सब करना था। आपको पता है असम के विभाजित होने के गम हम लोगों में अभी भी है। हमारा बीटीसी भी अलग राज्य बनते बनते रह गया। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि विवादित सीमा एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा केंद्र सरकार के पहल से एक मॉडल बनाना चाहिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और बॉर्डर बिजनेस सेंटर बने और उससे लोगों का रोजगार मिले और वहाँ शांति कायम हो। अगर ये नहीं करेगा, अपने जो बहुमत के दम पर अगर ये एरिया छोड़ देगा तो असम का लोग उसका जरूर बुरा मानेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री LS Tejasvi Surya. Thank you, sir. So, as a part of the rationalization exercise, Prasar Bharati is merging some radio stations with bigger ones. As a part of that exercise, one local
classical music airing channel from Bengaluru called Amrita Varshini, which predominantly was airing Karnataka classical music, has been merged with another channel called Ragam. And many artists who were dependent on this channel have now lost out on opportunities. My request with the Honorable Government is to kindly make arrangements to restart operations of Amrita Varshini as an independent channel and provide for a platform and opportunity for all the local talent who were performing on the platform of the erstwhile channel. The channel enjoyed great listenership both inside of the country as well as the among the NRI population. Therefore, I once again request the concerned authorities to restart the operations of Amrita Varshini channel. Thank you. Shri T.R. Pariventarji. Thank you, Speaker sir. Time. My Perambalur parliamentary constituency is one of the backward constituency in Tamil Nadu, and most of the people belonging to the constituency are agriculture background. As per Union Budget 2021, it was announced by the government 100 Chinese schools will be established in the country. As an educationalist, I welcome the announcement by the Government of India. I would like to request the Union Government, through you, sir, to consider the proposal to set up Chinese school in Thorayur, Pachamalai, in Perambalur parliamentary constituency, which is a hilly area and most suitable for defense education. Chinese schools provide quality education at a reasonable fee, and it is prepared boys academically, physically, and mentally strong to enter into the National Defense Academy to serve the nation. Thank you. Thank you, Srimati Pradima Mandul. Sir, a landmark bill has been brought which proposes to raise the marriageable age of women in the country. But it is being left on 30 male MPs and only one woman MP. Sir, nothing can be more unfair than this. The domination of male members reflects that the patriarchal principle on which the Indian society is based. So the future of crores of girls will be decided by a parliamentary committee which has only one woman. Sir, since the bill has been referred to the Standing Committee on Education, Women, Child, Youth and Sports, so which is a Rajya Sabha administered committee, and Honorable Chairman is empowered to invite additional members. Madam, this is a matter which falls under the jurisdiction of Honorable Speaker. So this is my request. No, please. This is the decision of the chairman and nothing to do with it. Please avoid this observation. So, sir, I would like to request the Honorable Speaker, through you, sir, since he is not in chair, that he can only kindly... That you can very well meet the Speaker and make the submission. Please. So that because only a gender balanced please, panel this is the prerogative. Sure. Please, let me. This is the authority of the Speaker. You are indirectly questioning the authority of the Speaker. In constituting a committee, you can very well meet the Speaker. And it is under the consideration of the Speaker. Please. The matter is, yes. Not questioning. She is simply suggesting. Yes, I know. She is urging for it. Yes, definitely. That is why I am saying first I said that the matter which you have raised is under the consideration of the Honorable Speaker. So please keep it in abeyance. Let us close that issue by that. Very well, you can speak on the subject of Yes, I will write a letter to the Honorable Speaker. Yeah, sir, that is, madam. Conclude me so that I can conclude my speech. Yeah, only please, one line. Please. Sir, I would like to request the Honorable Speaker through you, sir, to look into the matter directly, because only a gender balanced panel will make sure that
the women have equal say in issues which affect them. Thank you, sir. Thank you. Sri S. Venkatesan. அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். ஜனவரி 15ஆம் தேதி தமிழகத்திலே தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் ஒளிபரப்பான சிறார்கள் நடத்திய நிகழ்ச்சி அரசினுடைய மாண்பை குலைத்து விட்டதாக சொல்லி ஒன்றிய இணையமைச்சர் அவரே ஒரு புகாரை கேட்டு வாங்கி அந்த தொலைக்காட்சிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் இன்றைய தினம் கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ஹிஜாப் அணிவதை முன்வைத்து நடைபெறும் வெறுப்பு அரசியல் மாணவ சமூகத்தையே கூறு போட்டு கொண்டிருக்கிறது. தன் வயதை ஒத்த மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி சமூகமயமாக வேண்டிய மாணவ சமூகத்தினுடைய முன்னுரிமையை குலைக்கிறது. சிறார்கள் தலையிலே கிரீடம் அணிவதும் அல்லது மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதும் இவர்களினுடைய உத்தரவின் பேரில் தான் நடக்க வேண்டுமா? பள்ளி குழந்தைகள் என்ன நாடகம் போட வேண்டும் என்பதும் மாணவ சமூகம் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பதையும் உத்தரவிட இவர்கள் யார் என்ற கேள்வியை இந்த அவையிலே நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன். லாவண்யாவினுடைய மரணத்திற்கு மதமாற்றம் காரணமாக இருக்குமோ, மர்மம் காரணமாக இருக்குமோ என்று சொல்லி அவசரமாக தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம் தமிழகத்துக்கு விரைகிறது. ஆனால் கர்நாடகத்திற்கு இன்றைக்கு வரை எந்த ஆணையமும் விரையவில்லையே ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன். சிறார்கள் நடத்திய நாடகத்தின்பால் ஒன்றிய அமைச்சகம் உடனடியாக தலையீடு செய்கிறது. ஆனால் கர்நாடக பிரச்சனையை பேச இந்த அவையிலே நீங்கள் நேரம் ஒதுக்க மறுக்கிறீர்களே, அது ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகின்றோம். துணியை வைத்து எங்களது கல்வி உரிமையை பறிக்க விட மாட்டோம் என்று முழங்கி இருக்கிறார் வீரப்பன் முஸ்கான். அவைத்தலைவர் அவர்களே, சக மாணவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம், அவர்கள் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்தால் போதும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் முஸ்கான். இந்த வார்த்தை மதவெறியை மண்டியிடச் செய்யும் வார்த்தை. இந்த வார்த்தை மாணவியின் வார்த்தை அல்ல, ராமனின் வார்த்தை, நபிகளின் வார்த்தை, இயேசுபிரானின் வார்த்தை. மதவெறியை மண்டியிடச் செய்ய மனிதன் கற்றுக் கொடுத்த மகத்தான வார்த்தை. இந்த அவை முழுக்க இந்த வார்த்தைகள் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். டாக்டர் சுஜய் ராதாகிருஷ்ணன், டாக்டர் சுஜய் ராதாகிருஷ்ணன், प्लीज डॉक्टर सुजय राधाकृष्णन. धन्यवाद सभापति महोदय. या प्लीज डॉक्टर सुजय. जी धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी. सर, हमारी सरकार ने 2014 से रेलवे के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत का निर्माण और संचालन की भी घोषणा की है. हमारा लक्ष्य 2022 तक 100% इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल कोच का है और वर्तमान में भारत में सिर्फ 3 रेल कोच फैक्ट्रीज हैं और महाराष्ट्र में लातूर में 1 कोच फैक्ट्री हमारी सरकार ने शुरू की है, लेकिन वहाँ सिर्फ लोकल ट्रेन और EMU ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है. हमारे देश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न ट्रेन जिसमें विस्टाडोम, वंदे भारत, तेजस और भविष्य में बुलेट ट्रेन शामिल हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेल कोच फैक्ट्री की आवश्यकता है. मेरा सरकार से ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में एक स्टेट ऑफ आर्ट रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हो, जिससे कि अहमदनगर और पूरे महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर मिले एवं अर्थव्यवस्था भी फायदा हो और भारतीय रेल को इंजेक्शन प्रक्रिया और बूस्ट किया जा सके. थैंक यू. धन्यवाद. श्री प्रताप राव पाटिल चकलीदा. महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र का एक मुख्य शहर है और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के विश्व प्रसिद्ध गुरु का गद्दी गुरुद्वारा की धरती है, जहाँ विश्व भर के धार्मिक, व्यवसायिक दृष्टि से लोग का आवागमन होता है. महोदय, मेरी प्रमुख मांग सरकार से यह है कि सरकार नांदेड़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का कदम उठाए, क्योंकि नांदेड़ ही नहीं आसपास दूर दूर तक ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं है जहाँ से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके. महोदय, मुझे ये कहने में दुख होता है कि नांदेड़ में देश के बड़े बड़े नेता आए और वर्षों राज किया और चले गए, लेकिन कभी इस क्षेत्र के
औद्योगिक विकास के बारे में कोई विचार तक नहीं किया, जबकि हमारे पास उद्योग खोलने के लिए सभी संसाधन मौजूद है और जो भी आवश्यकताएं उद्योग स्थापन करने के लिए होगी उसकी पूर्ति हो सकती है। जनता भी साथ में, हम जनप्रतिनिधि भी पूर्ण इसके लिए सहयोग के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में सरकार इस और अपना ध्यान आकर्षित करे और नांदेड़ में बड़ा उद्योग स्थापित करने के हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि जिले के ग्रामीण किसानों एवं हर वर्ग के शिक्षित युवाओं को रोजगार का रास्ता खुले। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कोतागिरी श्रीधर। Thank you, sir. Sir, the Krishna Jute Mills in my constituency, a 100-year-old factory employing over 5,000 people. It is a captive jute gunny bags for Food Corporation of India, closed down about a week ago on 27 January. Andhra Pradesh used to be next to West Bengal in jute production once upon a time. Today it is almost zero. All this happened because of the price restriction policy of Jute Corporation and Food Ministry. While they are price sensitive, it is unfortunate that indirectly they are helping a plastic product from Reliance Industries in place of millions of farmers who are supplying jute industry, from the jute industry. We should also note that I would like the government to note that our Honorable Prime Minister made an announcement to ban single-use plastic very soon. And one side, in this area, we are encouraging a plastic product from HDPE coming from petroleum product. So I would like the government to realize that we have to bring back jute industry because jute bags are going to be a major source of carrying bulk goods, let it be rice, sugar, or all other essential commodities. So kindly realize that jute is a product coming from millions of farmers. We need to encourage, we're talking about doubling farmers' income. We're talking about rejuvenating rural economies. And we are talking about saving environment. For which reason, I would like the government to take a serious note in support of the jute industry, both in Andhra Pradesh as well as West Bengal and rest of the country. Thank you. Dinesh Singh ji. सभापति महोदय, मैं विषय परिवर्तन की अनुमति चाहता हूं। मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण राज्यों ने दिया था उसे समाप्त कर दिया गया है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। राज्यों ने अपने अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग अलग तरीके से पंचायतों अथवा अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्थाएं की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है उसके विरुद्ध हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। उसी के चलते राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव रोक दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्यों को पुनः अधिकार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु संसद में कानून बनाए जाने की मांग करता हूं, ताकि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वित्तीय सोसाइटी है और 30 सालों से काम कर रही थी। और अक्टूबर 18 से जो निवेशक है उनका भुगतान बंद कर दिया गया है और सोसाइटी ने कारण बताया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसओजी और इन्होंने खाते सीज कर दिए। मेरा आपसे आग्रह है कि लगभग पूरे देश के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी पूरे देश के 20 लाख निवेशकों का इसमें पैसा अटका हुआ है। सोसाइटी उसके बचत खातों में निवेशकों के में पैसे डाल रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने अकाउंट सीज किया हुआ है। तो मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यह केंद्र के अंडर में आती है, केंद्र के जो सोसाइटी मंत्रालय विभाग उसके अंडर में आती है। तो सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेके निवेशकों का भुगतान करे और आम जन को, गरीबों को रिलीफ दे। धन्यवाद। श्री गौतम सिंघामणि पुन।
நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதி. விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து புதியதாக பிரிக்கப்பட்ட தொகுதி. கள்ளக்குறிச்சி அதன் மாவட்ட தலைநகராக உள்ளது. விருதாச்சலம் சேலம் ரயில் பாதையில் ரயில் தடத்தில் உள்ள சின்ன சேலத்தில் ரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது. அங்கிருந்து கள்ளக்குறிச்சி 16 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்க 2006 கழகத் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது அதற்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு, ஆனால் 2016 அப்போதைய மத்திய அமைச்சராக இருந்த திரு சுரேஷ் பிரபு அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதியிலே ஜவ்வரிசி ஆலைகளும் அரிசி ஆலைகளும் சர்க்கரை ஆலைகளும் நூற்பாலைகளும் நிறைந்த பகுதி. அதேபோல் பல கல்வி நிலையங்கள் அமைந்த பகுதி. இங்கு ஒரு ரயில் நிலையம் இல்லாத காரணத்தால் இங்கிருந்து போக்குவரத்துக்கு, அதேபோல் இங்கிருந்து வேளாண் பொருட்களை மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்புவதற்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த திட்டத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் என்னுடைய மாவட்டத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 25,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கேரளாவிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் வேலைக்காக சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த போக்குவரத்து வசதி, ரயில் போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். இந்த கொரோனா காலத்திலேயே மிக அதிகமான சிரமத்தை அனுபவித்தார்கள். அதனால் மத்திய அரசு இதற்காக 116 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும், ஆனால் இதுவரை எந்த வேலைகளும் நடைபெறவில்லை. அதனால் உங்கள் மூலமாக நான் தயவு செய்து ரயில்வே அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன், மிக விரைவில் இந்த திட்டங்களை இந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு அளிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Now let us resume the discussion on the general budget. The first speaker today is Dr. Farooq Abdullah ji. Mr. Chairman, thank you for giving me this privilege. On the budget, I'd like to put some points before. Under the present situation of the country, there is huge unemployment. बहुत ज़बरदस्त, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हम सब के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, बड़ी बड़ी तालीमें भी पाई हुई हैं मगर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं एंड अंडर गोइंग वेरी ग्रेट डिप्रेशन. एक तो ये है. दूसरा, आप देखें कीमतें बढ़ रही हैं, वो कुकिंग गैस हो, वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो. और मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्दी एक बैरल की कीमत $100 हो जाएगी और फिर से जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी और इसका असर हर कमोडिटी पे हो जाता है. और जो हम रियासतें, जो पहाड़ी रियासतें हैं जहाँ सब माल गाड़ी से जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है और गुर्बत बढ़ जाती है और लोग बाग बहुत मुश्किल से वो चीज़ें ले सकते हैं. ये हालत बन गई है. मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके इस पे जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए कि गरीबी बचाई जाए, क्योंकि नहीं तो गरीब जो है वो मिट रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि सारी दुनिया को इफेक्ट किया है और उससे काफ़ी असर हम सब पे पड़ा हुआ है. जनाब, एक और बहुत बड़ी जो मुश्किलात आ गए हैं, हमारा देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है
It has increased by only 1.7 lakh crores from 37.7 lakh crores in 2021-22 to 39,045 lakh crores in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate. Likewise, the allocation under MNREGA, which is the lifeline of our people, and most of the poor are the ones who are able to feed themselves, is due to MNREGA. And in that, the position is that 73,000 crores, which is lower than the allocation of 98,000 crores and the actual spending of rupees 1,11,170 crores during 2021-22. The progress on works taken up by the government of India, whether on roads, tunnels or power projects, उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोअर से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहाँ पे जो औरत है डीडीजी के चेयरमैन और लोग वहाँ बाहर बर्फ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी, और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। The farmers are the backbone of our nation. And I'm very grateful to the government कि इन्होंने वो 3 लॉ जो है वो रिपील किए। अगर के 700 से ज़्यादा लोग मर गए, मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं, और अगर ऑपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। तो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है, very much dependent, sir, on 2 sectors. One is tourism, one is the horticulture. तो हमारे एप्पल ग्रोवर्स की यह हालत है, न सिर्फ हमारे बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी एप्पल ग्रोवर जो है आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनका एप्पल यहाँ बेच रहे हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है लाने के लिए, और हमारे लोग जो हैं उनके एप्पल कोल्ड स्टोर्स में और बाकी जगहों पे सर्दी में इस वक्त सड़ रहे हैं। सर ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है, उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, हाउस बोट वाले भी, हर तरफ से हर कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व है और लाखों में इन्वॉल्व हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री में। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कई सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि साहब टूरिज्म को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, सो दैट हमारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। साहब हमारे यहाँ ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से, 2019 में 2019 they took employment for the battalions, border battalions. People went through all the tests. That आज देखिए हाल क्या है, वो आज इंतज़ार कर रहे थे कि अब नौकरी लग जाएगी। वो सब लिस्ट जो है इनने ख़त्म कर दी और एक नई लिस्ट लाएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। तब ये हमारे से नाइंसाफ़ी है और इसकी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इन लोगों को ऐसा धक्का ना दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं। तब एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा इस पर। गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मगर साहब आज हालत ये है कि गोल्ड कार्ड होके भी जब वो अस्पताल जाता है तो गोल्ड कार्ड इज़ नॉट ऑनर्ड। ओनली yesterday a patient rang me. He had to undergo an operation for piles. Poor man. He had the gold card.
but the hospital refused to take him in. Huh? In Srinagar. So I will be grateful, sir, if Government of India could look into this thing. Two sectors are vital for growth of India. One is education, one is health. I request that much funding should be done for this also. Otherwise, we will remain backwards and we will not be able to compete with the world of tomorrow. This is vital. Also, I will request finally, please increase the funding. आज भी आप देखें, we have national highway, the only highway connecting us to the rest of the country. और उसका हाल ये है कि आप उसके पुराने 30 माइल रामबन से बानीहाल थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, वो सारी सड़क बैठ जाती है। तब ये लाइफ लाइन है। इसकी तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज इंक्रीज द फंडिंग फॉर रोड्स एंड टनल्स। वी नीड दीज वेरी badly. This will make people's connection easier and the state will improve. I'm very grateful, sir, for your time and to the people who have listened to me. Thank you. Thank you very much, Dr. Farooq Abdullah ji. Next, Sri Dilip Ghosh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 3 दिन से बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छे सुझाव आया है, समर्थन विरोध भी हुआ है, लेकिन इस अमृत काल में माननीय अर्थ मंत्री जी ने जो अमृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और पहले बजट आता था, हम लोग बचपन से देखते थे, दूसरे दिन पेपर में हम लोग पढ़ते थे बजट क्या है, सिगरेट में कितना कर कम हो गया है, कॉस्मेटिक्स में कितना कर बढ़ा है, गैस कितनी कम हुई है, गाड़ियों में कितनी कम हुई है, और एक ऊपर नीचे एरो दे के दिखाया जाता था कि कितना कम सम हुआ है। और दूसरे दिन फिर रेल बजट आता था, उसमें एक मुख्य बात होता था, लोग तुरंत पेपर देखते थे कि किस प्रदेश को कितना नई ट्रेन मिली है। नया ट्रेन का ही राजनीति होता था, यही पर बजट सीमित होता था। लेकिन इस बार का जो बजट हुआ है, इसमें तो कोई चमकता नहीं है ऐसा कि देखने में लगेगा बहुत बड़ा कोई धमाका हो गया है। लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा घोषणा होगा, लेकिन पिछले 2 साल में जो अतिमारी विश्व को ग्रास किया था, उससे देश को, समाज को निकालने के लिए जिस प्रकार तैयारी होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्रयास किया है। और अर्थनीति को पटरी में लाना, दुनिया के सामने और चुनौती को स्वीकार करते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ना और लोगों को फिर एक बार काम में लगाना और गति लाना, इसको देखते हुए बजट का प्रस्तुति हुई है। पहले बजट के लिए हम लोग 1 साल सोचते थे, 2 साल, 3 साल, 5 साल सोचते थे। इस बजट अगले 25 साल देश को कहाँ ले जाएंगे, हम उसका एक रोड मैप है, इसलिए बहुत दूर तक सोच करके बजट बनाया गया है। इसलिए लोगों को नजर में नहीं आ रहा है कि बजट क्या है। ये बजट समावेशी है और महामारी से निकाल करके अर्थनीति को पटरी में लाना और साथ साथ गति देना, दोनों काम इसमें हुआ है। मुझे लगता आगे भी होगा और ये पूरा हताशा कट जाएगा और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे विपक्ष के मित्रों काफ़ी चर्चा कर रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बीमार हो जाने के बाद मुंह का स्वाद, टेस्ट चला जाता है ना, पिछले 2 साल की जो बीमारी, उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है। चाहे अच्छा चीज़ दीजिए, चाहे बुरा चीज़ दीजिए, लोगों को टेस्ट लगता है नहीं, मुंह में सब खराब ही लगता है। तो ये सब कटने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, जल, सड़क, विमान, रेल और गण परिवहन, सबको इस 7 क्षेत्र में गति आएगा। 2000 किलोमीटर रेल लाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी से और एक्सीडेंट रहित बनाने के लिए नया प्रयुक्ति और नया देशीय तकनीक से उसका उन्नयन होगा। अभी हमारे प्रदेश में जलपाईगुड़ी में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, बहुत लोगों का जाने गई, नुकसान भी हुआ लाखों का। इससे बचने के लिए ये नया देशीय जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो चीज़ें घोषणा हुई, आगे 2-3 साल तो उसका आगे भी लाभ मिलेगा।
माननीय अटल जी ने देश को महासड़कों द्वारा जोड़ा था। एक देश श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा देश को और अर्थनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भारतमाला और सागरमाला का नाम हमने सुना था, उसका लाभ देश को मिल रहा है। इस बार पर्वतमाला की नई योजना आई है, जिससे देश से दूर दूर प्रदेश में, दूर दूर क्षेत्र में जो गांव में, अभी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर हमारे बंगाल के दार्जिलिंग तक, ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। लोगों को शहर से या तो बाजार से जाने के लिए घंटों चल के जाना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और ये पर्वतमाला की जो योजना है, आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने का, आने जाने का, इसका भी लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद इन लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार नए नए योजनाओं में, और ये जो नई चिंता योजना आई है, इसको समय लगेगा थोड़ा। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, वहाँ सरकार है, वहाँ सरकार का एक ही काम है, एक ही अभी समस्या है बंगाल में, एक ही है, गवर्नर हटाओ। लगता है गवर्नर हट जाएंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। पिछले 4-5 दिन पहले माननीय गडकरी जी ने एक नई घोषणा की, बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल के हाईवे के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया। अगले 2-3 साल में इसका ये योजना फलप्रसू होगा। लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए हाईवे के लिए, वो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। खाली हाईवे के लिए नहीं है, बागडोगरा एयरपोर्ट आज सिलीगुड़ी में, उसके लिए 600 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, केंद्र से दिया हुआ है। अभी तो उसका जमीन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और उसकी कैपेसिटी से 4 गुना बोझ उसको उठाना पड़ रहा है। और भी नया नया विमान सेवा जो शुरू होने वाला वहाँ से, वो भी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह की कमी है। एयरपोर्ट तो डिफेंस का है, इसलिए उसकी समाधान नहीं हो रही। फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है, हाईवे के लिए नहीं है, रेलवे के नहीं है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है, तो फिर विकास कहाँ से होगा? नौकरी चाकरी कहाँ से होगा? लोगों के पास काम से कहाँ आएगा? राज्य सरकार इसमें लाचार है, इसलिए वहाँ के लोग इससे वंचित रह रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे हमारे बंगाल में एक परंपरा बनी थी, केंद्र सरकार की बजट के पहले दिन वहाँ बजट आता था। अभी इस साल बजट आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है। अधिवेशन कब होगा किसी को मालूम नहीं है। वहाँ बजट नहीं होगा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवास में गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं, और बंगाल के लोग 2 रुपया चावल जो मोदी जी भेजते हैं, 3 रुपया गेहूं, उससे गुजारा कर रहे हैं। लोगों का इनकम क्या है? मनरेगा, गरीब लोग 100 दिन का काम मिलता है, और सबसे ज़्यादा पैसा उसके लिए बंगाल सरकार को मिलता है, उससे गरीब लोगों का गुजारा होता है। केंद्र का पैसा हुआ भेजा हुआ, चावल दाल गेहूं, और पिछले 2 साल से वहाँ लगभग 80% लोगों को इस प्रकार फ्री में राशन मिला है, उससे लोग जिंदा रहे। गरीब लोगों का काम बोलने से मनरेगा, गरीब लोगों का गुजारा के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ ये जो अन्न जनधन योजना में, अन्न योजना में जो चावल दाल, उससे गुजारा हो रही है। लोगों को अगर नौकरी चाकरी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए हमारे नौजवानों को बेंगलोर या तो हैदराबाद जाना पड़ता है, और दवाई के लिए चेन्नई मुंबई जाना पड़ता है, और कमाई के लिए गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। और वहाँ की फैशन क्या है? वहाँ की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती खुलेआम रास्ता में करता है, पंडाल लगाकर रास्ते में होता है, कोई हॉल में नहीं होता है, और वहाँ होता है। और वहाँ से पीएम को, एचएम को, गवर्नर को गाली देना एक फैशन सा बन गया उधर। और वहाँ की जो पार्टी है सरकार में है, उनके नेता, उनके गुंडे विपक्ष को विशेष करके हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पेड़ में टांग देते हैं। उनका मनोरंजन का माध्यम है ये। आप देश भर में दीपावली मनाते हैं, उसमें बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज होता है। ये साल में एक बार, हमारे वहां तो हर महीना होता है। अभी 4 दिन पहले हाली शहर उत्तर 24 परगना में एक बम ब्लास्ट हुआ है, गंगा किनारे में था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, झाड़ी में बॉल लाने गए तो बम फटा वहां, और एक बच्चा वहीं मरा, 2 का शरीर चित्रा बितरा हो गया, गंगा में चला गया, अभी उसका ढोके मिला भी नहीं। ये स्थिति है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां बम बंदूक की कारखाना नहीं मिलती है, बम ब्लास्ट नहीं होती। पूरा देश के गैंगस्टर और एंटी सोशल जाकर वहीं पनाह लेते हैं, और बांग्लादेश के टेररिस्ट आकर के बंगाल में शेल्टर लेते हैं। पूरा देश में कोई बम बंदूक की आवाज नहीं, कोई आरडीएक्स और माइंस की आवाज नहीं है, लेकिन बंगाल में हर जिला में इस प्रकार आवाज आ रहा है, और लोग डरे डरे वहां जिंदा और जीवन बिता रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे ये जो बंगाल के
किसान सम्मान निधि, देश के लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब किसान इससे लाभान्वित हो रहे 2 साल से, और अभी हमारे वहां लगभग 72 लाख किसान इससे हकदार हैं। और पिछले चुनाव हुआ मई में, उसके बाद लगा मुख्यमंत्री को लगना चाहिए तो बंगाल के किसानों को ये सब देने की अनुमति उन्होंने दी, लेकिन फिर भी ये 72 लोगों में से केवल 27 लाख लोग गरीब किसान को मिल रहा है, बाकी लोगों को वंचित रखा गया है। उनका नाम और एड्रेस, फोन नंबर, उनका अकाउंट नंबर भेजना चाहिए राज्य सरकार को, उतना भी नहीं भेज रहे हैं। इसलिए वहां की मोदी जी का दिया हुआ जो 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि, बंगाल के किसान उससे वंचित रह गए हैं। और उसके साथ साथ जो दवाई का आजकल ट्रीटमेंट का कितना खर्चा सब जानते हैं। बंगाल की जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी खास्ता हालत है, वहाँ के डॉक्टर अभी हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के नर्सेस हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल में बैठे हुए, हॉस्पिटल बंद हो जाता है, लोगों को चेन्नई जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना दी है, बंगाल के लोगों को उससे वंचित रखा गया है। वहाँ करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिलने वाला था, लेकिन वहाँ की सरकार की इस प्रकार नीति है कि बंगाल के लोगों को हर चीज से वंचित रखा जाए और केंद्र सरकार का केवल आलोचना किया जाए, इससे लोग भी वंचित हो रहे हैं। यहाँ हमारे अभी साल में बहुत बड़ा तूफान आया, 2 बार आया, पिछले साल आया, हर साल लगभग आता है बंगाल में, अभी उड़ीसा जैसा। उसमें धान की फसल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खराब हो गया, सब्जी पूरा खराब हो गया। अभी सब्जी बहुत कीमती है वहाँ, और साथ साथ आलू जो खेती होता है 7-8 जिलों में हमारे बंगाल में काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू की उपज होती है, वो भी खराब हो गया। एक बार बोए लोग बीज, खराब हो गया, दूसरा बार भी खराब हो गया, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन वहाँ के किसान को मदद करने के लिए वहाँ की सरकार तैयार नहीं है। किसान रोते रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जो भी था वो उसमें खर्चा कर दिया, अब खाने के लिए उनके पास नहीं है, और अगले खेती क्या करेंगे उसके लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में वहाँ की लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 60 लोगों की हत्या हुई है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अभी लगभग 42,000 फॉल्स केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रही है, हम केसेस लड़ रहे हैं। हजारों लोग घर से बाहर हैं, भागे हुए पुलिस के डर से, हजारों लोग जेल में हैं। अभी वहाँ लोकल बॉडी चुनाव हो रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज का, 4 कॉर्पोरेशन का, 108 म्यूनिसिपैलिटी का घोषणा हुई है। इसी का फायदा उठा करके पुलिस ने अपने कार्यकर्ताओं का केस दे करके घर से बाहर कर रहा है कि वो चुनाव ना लड़ पाए। आज की खबर है, वहाँ नॉमिनेशन रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस खड़ा है वहाँ, डंडा चला रहा है, उनके गुंडा गिरे हुए, हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र वहाँ केवल मात्र चर्चा का विषय है, सेमिनार का विषय है, वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र अधिकार मांगते हैं यहाँ आकर के कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, वहाँ विरोधी का कोई लोकतंत्र नहीं है। गवर्नर को गाली देना एक फसन है, जहाँ लोकतंत्र का तो संविधान का प्रतिनिधि वहाँ गवर्नर है, उनको उनका व्यक्तिगत नाम से उनको काला झंडा दिखाना, उनका गाड़ी रोकना, उन पर गलत शब्द प्रयोग करना, मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं, ये गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक धोखा है, गणतंत्र का अपमान है। इसका मैं विरोध करता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। इस बजट को समर्थन करता हूं, सारे महाप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं इस बजट को पारित करने के लिए सहमति से बजट हो पारित हो कि आगे चल के खुशहाली हमारे देश में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कादिर आनंद जी। She has not taken even a single word into her note, which Mr. Kadir Anand ji. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this union budget. Sir, after this budget was presented in this August House, many chief ministers had their comments. Tamil Nadu Chief Minister, who is really revolutionizing the state in administration as well as socio-economic policies, has flaunted this budget, that it is not a budget of a common man. Sir, my father, Shri Durai Murugan, is the leader of the Tamil Nadu Assembly. He has been
in the politics for more than 50 years. Recently, the Tamil Nadu Assembly celebrated him and congratulated him for continuing in the Assembly for 50 years and still undefeated from the same parliament, from the same legislative assembly. When I asked him, what is the reason behind the success of a politician or a political party? He clearly said, he gave the words, he clearly gave me a word saying that when a party or a government fails to address the poorest of the poorest man in the governance, then automatically the government will be a failure. I asked him, what is his reason behind being elected again and again? He told me very clearly, I respect my constituency as a temple and I worship my voters as my real gods. But this government, I don't see that they have done anything to the common man. Sir, when no welfare schemes have been given in this budget, when you see the overall budget proposals, the North has been given a lot of funds, but the South has been deprived of. Even during the pandemic, every member of parliament came running to the Prime Minister's office as well as to the Home Minister's office asking for relief fund. But we didn't get any funds. They gave us a good hope and sent us back. We didn't have any relief fund. The GST compensation is still due after June 30th. The Manrega scheme, which was a beautiful scheme, where the common lady in any constituency, the poorest lady in the constituency, was able to make their day because of the Manrega. They were not dependent on their husbands. But when this Manrega is now, the funds have been reduced, it is really depriving of their daily livelihood, sir. Repeated announcements, housing for all, for doubling the farmer income, linking Peninsula rivers, and also 1 crore in just 59 minutes for the MSC segments. Everything is only in documents and nothing is happening in real. Sir, when we talk about farmers, agriculture, which is a very big issue which has been talked about. I was looking at the government is going to announce a lot of things in this agriculture. But nothing has been said, sir. And recently, a member raised a question in the August House. He asked the data of the farmers' suicide while protesting for the 3 formulas. The government said, I am quoting what has been said by the minister. No information regarding the suicide by any farmer while protesting the 3 formula is available with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The government is not even aware how many suicides has happened. Further, they said, the subject of compensation to the families of the deceased farmers in the farmers' movement is with the state government. So, the union government has washed away whatever happens to the farmers. They don't even care. The second question was asked. The Farm Act has been repealed, but what happens to for the contracts, everything which is being signed during the tenure of the farm law? The government says the agreements entered by the acts after the 3 principal acts and before passing the repeal act will be governed by the legal provisions. What that means? Whatever agreements made by the farmers and the organizations after and before repealing of the farm laws will be existing. So whatever damage has been done, the government doesn't care about it. Not even 1 single rupee has been announced by the union government for the benefit of the deceased farmers. Sir, this is an anti-agriculturist budget. That is what I can tell about. Sir, please, sir, I have got just few more points to make. Sir, when you talk about projects that has been announced by this government, especially railway projects. Just completing, sir. Sir,
the Southern Railway was allocated 7,114 crores. Now has been allocated 66,000 crores, sir. This is an example of how the center deceives the state, the south. Sir, again, I want to conclude with only one point, sir. Please don't disturb me and just give me a moment. Madam, please. NEET is a subject, which is a matter of this hour. Sir, in the NEET pati solonona, madam understands Tamil language, so I would like to talk in Tamil. In the NEET pati na solonona, 2020 munadi, before 2020, the entire hospitals in the state was built by the own money, state money. After the 2020, the central government announced a scheme, 60-40%. Money was given by the central government and hospitals are built. Now, in the NEET, they say all the seats will be through the NEET and state will not enjoy any benefit out of it. Everything is an open competition. But ஒரு hospital கட்டி முடிச்ச அப்புறமா after the hospital is completed, sir, I am concluding, sir. After this hospital is being completed by any government, sir, I am concluding, sir, please. Only conclude. The maintenance of the hospital, salaries of the hospital, and also all the expenses of the hospital has to be borne by the state government. Anandji, Now tell me, sir, what is the law behind it? The state has to spend all the money and someone from the North India will come into the South India, will take those seats and they will enjoy the MBBS seats. I'm concluding, sir. I'm concluding, sir. And I'm telling you, after they complete the PG, state government usually used to send the doctors to the primary health centers. Sir, I'm completing, sir. Primary health centers. And we used to serve in the villages. Now, the persons will come in, they'll take their 100 degrees and they'll walk back to the northern state. Sir. Hello, I request all the members, we have a very long list and all other people have to conclude within 5 minutes. एक sentence में conclude कीजिए. Sir. So this government, when I conclude my speech, I want to tell this union government, to the Honorable Finance Minister, with her august presence here, that this government deprives all the rights for the state in Tamil Nadu, and it only is... 5 minutes में आप अपना बात को समाप्त कीजिए. Sir. आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो, मगर यहाँ बहुत लंबा लिस्ट है और हमें कंक्लूड करना है. राघवन जी. Sir, thank you, respected Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था in this August House, हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, हम ऐसा गैंग से नहीं हैं सर, हम एक महासंगठन से है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस. आप हमारा देश का ऐतिहासिक फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उधर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस. आपका सरकार कॉर्पोरेट सरकार है, हम इस देश के आम आदमी के साथ हमेशा रहेंगे. Sir, Honorable Chairman, sir, Madam Finance Minister has said that we have entered into Amritakal. Sadly, to enter into Amritakal, we have to consume the Kala Guda to save the world. Sir, according to Bhagavad Purana, Tada Karadali Kritya Vyabi Halahalam Visham, Abhaya Chain Mahadeva Krivya Bhuda Bhavana. So, which means Mahadeva, out of compassion for the welfare of all living beings, consequently took the widespread halala poison in his hand and drank it. Sir, the Kalaguda that India faces today is the blow
The pandemic has attacked our economy. This Kadaguda can only be eliminated if we had allocated sufficient funds for health to fight this pandemic. Unfortunately, that was not seen. Health costs are rising, but the budget outlay for the health has dropped. It is sad and shame that only after intervention of Honorable Supreme Court that the government fixed the compensation for the victims of COVID-19 pandemics. Sir, one of the India's greatest poet and environmentalist, Sugadumari teacher, has said, Aro Paranyu, Muruchu Matam Kerdubadichuru Avayav, Pache Kodum Kerdubadicha Pava Manaso. See, what is the meaning? A deceased part can be cut and removed, but what can be done to the poor heart deeply deceased? Sir, the government is heartless when it comes to poor pupils, farmers, laborers, Dalits. The government is heartless when it comes to country's youth. The government is heartless when it comes to women of this country. The government is heartless towards our healthcare sector. Sir, what have you done to Manrega? You have cut the funds by 25% to 75,000 crores. Let us not forget the massive areas to be paid to states under the scheme. The single scheme alone was the reason why our poor people from rural areas did not go hungry since the pandemic. You call us Tukade gang and often asked, what is the legacy of the UPA government? Say, sir, we say with proud that we do not belong to Tukade gang. Rather, we are proud members of Indian National Congress. Sir, what we brought in Manrega, we brought in Food Security Act, we brought in RTI, you diluted it. We brought in Right to Education Act, we brought in Street Vendors Protection Act. Sir, the list is endless. So what does your government do? You pass bills without discussions and then repeals it. Sir, one thing I remember here, remind you, in this context, we are proud of our great leaders Sonia Gandhi and former Prime Minister Manmohan Ji, who are architects of the above-mentioned pro-poor schemes. One thing very clear, sir, if the UPA government had not been implemented this great Manrega scheme, we would have been to witness the starvation, deaths and mass suicide in our villages under your Modi ji regime. So the entire nation has thanks to UPA. Sir, please, sir, please, sir. Kindly conclude. Sir, please, sir. So you leave behind large billionaires. You left the farmers' income and not doubled. We all know whose income has doubled in 2020. You leave people's mind divided. You have cut subsidies on food and fuels. What legacy is this, I ask? According to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world with widespread poverty along with an affluent. Sir, please, sir. Please, sir. Madam Finance Minister, I am sorry to say that the budget totally neglects India's massive middle class. Sir, Madam Finance Minister, see, I think perhaps you forget about Kerala state as whole. Madam Speaker, Madam Finance Minister, we are the part and parcel of the nation, sir. The Kerala was totally deliberated, neglected in this year budget. I will, please, sir. I will cite examples for this same. There was no announcement for the aims at the Kozhikode, which we were waiting for these years. Sir, the defense allocation totally neglected the Nardesh Defense Building Research Center at Kozhikode. The fate of this great institution now hangs in. Sir, one second, sir, please, sir. Sir, please, sir, please, sir. 1 second, I will take only 1 second, sir. Only 1 minute. Sir. The allocation of funds for aims at Kozhikode. One of the enhanced telecom consultation center be allocated to Kozhikode in association with the enhanced. Sir, the Kozhikode Wayanad connectivity be brought under National Ropeway. Sir, I am concluding my point, sir. Sir, that is, 1 second. Sir, government has continued with the habit of selling public sector undertakings
government must thank former Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Had Nehru Thank not you. created Thank you very public much. sector, sir. Thank Sir, you. sir, please, sir. I wonder how government would have earned this revenue. There is a saying in Malayalam, sir. Stambattu kalathu taibattu vechal, aabattu kalathu kaapattu nam, which means if you plant 10 plants during your best times, you can reap its 10 fruits during your hard times. This is exactly what your government is doing. We have planted trees in the form of public sector undertakings over the years, and now we Dr. are. Hina Gavit ji. Sir, please, sir. Sir, please, sir. I will conclude, sir. एक सेंटेंस में आप You कंक्लूड कीजिए. are only using it fruits, but selling it and reaping benefits out of it. This is exactly what you are doing with Indians' public sector undertakings. Thank you very much. Dr. Hina Gavit ji. Thank you, Chairman. Sir, I rise to support the Union Budget 2020-23. I would like to thank Honorable Prime Minister Modi ji and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for presenting an all-inclusive budget. The Union Budget seeks to complement macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level all-inclusive welfare. Our government has tried to address the needs of each and everyone in the country. Let it be those living in the rural areas, let it be those living in the cities, or those living in the borderline areas of the country. To start with, the Union Budget 22 is based on 4 pillars. First is the PM Gati Shakti. Second is inclusive development. Third is the productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate change. And fourth is financing of investments. PM Gati Shakti National Master Plan has 7 engines. Under the road transport, government plans to expand the national highway network to up to 25,000 kilometers in 2022-23, for which rupees 20,000 crores will be mobilized. The government plans to establish multimodal logistic park at 4 locations through the public-private partnership model. 2,000 kilometers of railway network under indigenous technology will be expanded. One station, one product, which is a new concept, will help local businesses and supply chains. Sir, it is worthwhile to mention that India has Asia's largest rail network and world's second largest rail network, which means that this concept of one station, one product is going to benefit each and every part of the country. Wherever there is a railway station, this one station, one product scheme will be implemented. And by bringing this concept, the government is trying to help the local businesses to bring them in the mainstream line by bringing in this initiative. The government is also planning to develop for 400 new generation Vande Bharat trains, 100 cargo terminals, and 8 ropeway projects for 60 kilometers length. So the next pillar is the inclusive development. Inclusive development of farmers is one of the main priority areas of the government. As India has 70% of its population dependent on agriculture and allied activities for their livelihood, it is obvious that the focus of the government is going to be more on this agriculture sector. The government has announced the usage of Kisan drones as an all-purpose tool for farmers for crop assessment, digitization of land records, spraying of fertilizers and insecticides. Sir, as I'm a doctor myself and I represent a rural constituency, we come across lots of people who develop poisoning, who develop cancers because continuously they are in contact with those chemical fertilizers. Because of these Kisan drones, now our farmers will be protected from these kind of poisoning and cancers. And I thank on behalf of all the farmers to the government, because this Kisan drone is going to be of much more help to the farmers. So, along with this, being agriculture the largest sector in the country, it can prove to be a major source of employment to those who are living in the rural areas, and also can help in developing entrepreneurship. Keeping this in mind, the government has focused on the agri-business and tried to support the rural and the agri-business startups by bringing in a fund with a blended capital under a co-investment model through NABARD in order to finance these agri-startups. This will definitely create many jobs for the people particularly living in the rural areas of the country.
Rupees 2.37 lakh crore MSP will be directly transferred to the accounts of 1.63 crore farmers. The government has allocated funds for agroforestry for the scheduled caste and scheduled tribe farmers. This will definitely help in earning of the SC and ST farmers. Sir, when I travel in my Nandurbar parliamentary constituency, my constituency lies mostly in the hilly areas of Satpura and Sahyadri ranges. I see most of the tribal women carrying water from miles away in a bucket or something that we call as handa on their head and by their side. And I feel really painful to see our sisters taking water for so long distance, and therefore I try to help these women as much as I can so that they get water available very close to their houses. When government brought the Jal Jeevan Mission scheme, Har Ghar Nal Se Jal, I realized that the government also feels the pain of the mothers and sisters of the country and has launched this scheme. And for this scheme, sir, the government is giving 60 crore to cover 3.8 crore households in the year 2022 and 23. Sir, Pradhan Mantri Awas Yojana ensures housing to all the poor, particularly those who do not have the Pakka houses. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, in my Nandurbar parliamentary constituency, more than 1 lakh people have got the houses so far, and there are still more number left behind. Now, under this budget, the government has allocated 48,000 crores for completion of 80 lakh houses, which is going to fulfill the dreams of 80 lakh people who have been waiting for their Pakka house so far. And on behalf of all those poor people, I would like to thank the government for this budgetary allocation. Sir, during the pandemic, we all are aware that schools were closed and online education was started. We are aware that in most of the rural areas, it was difficult to give online education to our children due to many hurdles. And therefore, lots of children had to face educational loss. To cope up with this educational loss, the government has come up with one class, one TV channel program of PM Vidya to cover 200 TV channels so that the educational loss will be covered and our children, who are the future of our country, will get education, and whatever loss they had in the last 2 years will be covered. So on behalf of all the parents, I would like to thank the government for this initiative. Sir, also virtual labs, skill e-labs will be set up to promote critical thinking skills and simulated learning environment. Digital university for world-class education with personalized learning experience will be established. Skill training is also a very important sector, and we must appreciate the efforts that the government has put for empowering citizens to skill, reskill, and upskill through online training by planning to launch Desh Stack e-portal. It is very important to give quality education to the people to ensure that they get good placements and job opportunities. Through this portal, it will be assured that quality training is given by the master trainers to the people in the most remotest parts of the country where it is difficult for the master trainers to reach. Sir, along with this, for women empowerment also, government plans integrated benefits to women and child through Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. 2 lakh Anganwadis will be upgraded to Saksham Anganwadis. Sir, the National Family Health Survey 4 and National Family Health Survey 5 clearly shows the improvement in the child sex ratio, and this has been possible because of the initiative Beti Bachao, Beti Padhao of this government. Sir, in terms of strengthening initiatives towards achieving the climate targets voiced by Honorable Prime Minister Modi ji, the latest budget lays down significant provisions. Echoing the same, the Honorable Finance Minister stated, and I quote, "Risks of climate crisis are the strongest negative externalities that affect India and other countries," unquote. We all are witnessing the climate change effects. India being an agrarian country, the effects of climate change are affecting the agriculture sector. We are witnessing droughts, we are witnessing hailstorms, unseasonal rains, and extremes of temperatures. Therefore, this is the need of the hour, to come up
and start working on the green initiatives. This budget provides impetus to clean and green economy by increasing allocation of rupees 19,500 crores for PLI schemes for manufacturing of high-efficiency solar modules. Additionally, to promote the transition to electric vehicles, the government has announced a battery swapping policy as well as formulation of interoperability standards. The government has also announced the intention to complement public transport and clean technology as well as implement special mobility zones. 5 to 7% biomass pellets will also be co-fired in thermal power plant, which will result in reduction of carbon dioxide emission. This will also reduce stubble burning, dependence on coal, and consequently air pollution. Furthermore, sovereign green bonds will also be issued by mobilizing resources in green infrastructure. Last but not the least, rupees 2,217 crore has been allocated to combat air pollution in 42 urban cities with a population of over 1 million. Sir, aspirational district program, which was made for backward districts to improve the quality of life of citizens, has shown remarkable improvement in a very short span. My constituency, Nandurbar, is also one of the aspirational districts, and we have witnessed significant progress in health, nutrition, infrastructure, education, and financial inclusion. In this year's budget, the government has announced its focus from aspirational district to aspirational block, which means going till the last mile, reaching till the last person. And I am very much confident that the way aspirational districts have shown progress over the past few years, definitely improvement in the aspirational blocks will change the picture and will totally change the scenario of that area. Sir, I thank the government, Prime Minister Modi ji, our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, for bringing in this very good budget. I wholeheartedly support the budget. Thank you very much. Thank you very much. Shri V. Redippa ji. అధ్యక్ష మహాశయ, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరము 2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్పై ప్రసంగించడానికి అనుమతి ఇచ్చిన మీకు మరియు మా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, కేంద్ర బడ్జెట్స్లో షెడ్యూల్ కులాలకు, ఎస్సీస్కు, ఎస్టీస్కు అలాట్ చేసిన నిధుల గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం బడ్జెట్లో ఎస్సీల కొరకు 1,43,342 కోట్లు కేటాయించారు. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో పోల్స్తే 16,000 కోట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చినందుకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిని గారికి, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి కృతజ్ఞత వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఎస్టీలకు ఈ బడ్జెట్లో 89,625,000 కోట్లు కేటాయించారు. అంటే 5.5% నిధులు మాత్రమే వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఎస్సీ జనాభా 15% ఉంటే 8.8% బడ్జెట్ కేటాయించినారు. ఈ నిధులు కొంచెం ఎక్కువ చేస్తే మేము ఆర్థిక మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ యాక్ట్ 2013 చట్టం ప్రకారము చాలా సౌకర్యాలు కలిగజేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించుకున్నది. ఈ సందర్భంగా 110 కోట్లు మాత్రమే అందులో, అంటే 110 కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయిస్తే 16.6% మాత్రమే ఖర్చు చేసినారు. మిగిలిన నిధులు సక్రమంగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఆర్థిక మంత్రి దృష్టికి తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా కరోనా కాలంలో ఈ దేశంలో కష్టపడిన వారిలో అనేక మంది డాక్టర్లు, నర్సులు, శానిటరీ వర్కర్లు ఎక్కువగా కష్టపడ్డారు. వారి రుణము తీర్చుకోలేక నిజంగా మనము వారికి ఎంతైనా రుణము తీర్చుకోలేక వారికి రుణం తీర్చుకోవాలంటే మనం అనేక సేవలు చేయాలని మనము నిర్ణయించుకుంటున్నాము. అందులో అన్ని మున్సిపాలిటీలను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తమ ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి అనేక మంది సేవలను పూడ్చేదే కాకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడారు. కాబట్టి అలాంటి వారికి స్పెషల్ బడ్జెట్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆర్థిక మంత్రి గారి దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్నాను. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశపెట్టిన రైతు భరోసా పథకం ద్వారా పేద రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం సబ్సిడీగా
13,500 రూపాయలు కౌలుదారులు కూడా ఇస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 42.4 కౌలుదారులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒరిస్సాలో కూడా 39% కౌలుదారులు ఉన్నారు. కౌలుదారులు అందరూ కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు సంబంధించిన బీద కులాలకు సంబంధించిన వారే బీదవారే కాబట్టి కేంద్ర బడ్జెట్లో వారికి టెనెంట్స్ యాక్ట్ కింద ఎక్కువగా నిధులు మంజూరు చేస్తే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద నిధులు వ్యవసాయదారులకు వ్యవసాయ కూలీలకు అనుసంధానం చేస్తే బాగుంటుందనేది మంత్రివర్యులకు ఆర్థిక మంత్రికి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము. ప్రత్యేకించి రైతుల కోసం ప్రత్యేక బడ్జెట్ పెడితే కూడా బాగుంటుందని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ దేశంలో కోర్టుల ద్వారా సత్వర న్యాయం జరగాలంటే ఎస్సీ, ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి హైకోర్టులోన, సుప్రీంకోర్టులో అనేక జడ్జిల పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని కోర్టుల్లోన రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ఆఫీసర్ని అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి స్పెషల్గా మంత్రి గారు బడ్జెట్ ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది చదువుకునే పిల్లలకైతేనేమి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదానికైతేనేమి సౌకర్యాలు లేక, సెల్ ఫోన్లు లేక చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కరోనా పీరియడ్లో పట్టణాలకు వెళ్ళాలన్నా, స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా, ఆన్లైన్ క్లాసులకు అటెండ్ అయ్యాలన్నా సెల్ ఫోన్ లేక బాధలు పడుతున్నారు. కాబట్టి బిఎస్ఎన్ టవర్స్ను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఇన్స్టాల్ చేయించాల్సిందిగా మంత్రిని కానీ నేను వేడుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఇదివరలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, రైల్వే ఎగ్జామ్స్, ఇతరత్ర ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి అనేక ప్రతి రాష్ట్రంలోనే సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎక్కువగా నిధులు కేటాయిస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఆ నిధులను పోస్ట్ మెట్రిక్ స్టూడెంట్స్కు ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఇచ్చినందుకు మంత్రిని గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి మటుకు బడ్జెట్ కేటాయించాలని నేను మరి ప్రత్యేకించి ఆర్థిక మంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నాను. నిన్న మొన్న రాజ్యసభలోన, లోక్సభలోన ప్రధానమంత్రి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి, స్థితిగతుల గురించి, ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి తెలియజేసినారు. వాటికి కూడా మేము ప్రధానమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ దీనికి ముఖ్య కారకుడు చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మాకు అనేక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గారికి లెటర్ ఇచ్చి మాకు డివైడ్ చేయమని కోరుకున్నారు. కాబట్టి ఆయన రిక్వెస్ట్ ప్రకారము మా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని డివైడ్ చేశారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాము. అదే మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకుంటే మా రాష్ట్రం డివైడ్ అయి ఉండదు కదా, మాకు ఇప్పుడు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరలోనే ప్రధానమంత్రి గారిని, ఆర్థిక మంత్రి గారిని సుమారు 2.5 సంవత్సరాలుగా చాలా దఫాలు వచ్చి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు ప్రత్యేకంగా మాకు బడ్జెట్ ఇవ్వకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయిపోతుంది. నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన తుఫాన్లకైతేనేమి, వర్షాలకైతేనేమి పంటలన్నీ దెబ్బతిన్నాయి, బాధపడుతున్నారు. సార్, ఈ రాష్ట్రంలోనే రోల్ మోడల్ ముఖ్యమంత్రి, ఈ దేశంలోనే రోల్ మోడల్ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక లక్షలాది మంది మహిళలకు, ప్రతి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలుగా కాకుండా ఈబీసీ మహిళలకు కూడా ప్రతి సంవత్సరానికి 75,000 రూపాయలు మంజూరు చేసేది కాకుండా 13,500 ఇచ్చేది కాకుండా 2,500 రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు. అమ్మఒడి కూడా, నాడు నేడు కూడా, స్కూల్లో కూడా అనేక విద్యను చాలా పెంపొంద చేసి అందరికీ బాగా సహాయం చేస్తున్నాడు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నిరంతరం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి ముఖ్యమంత్రిని ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్కి ఉంది. కాబట్టి మేమందరూ కూడా ఈ బడ్జెట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రిని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఆర్థిక మంత్రిని కూడా చాలాసార్లు మేమందరూ కూడా మా ఎంపీలంతా కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నాము. తప్పకుండా ఆర్థికంగా మాకు సహాయం చేసి ఆదుకుంటారని మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మహిళల విషయంలో వస్తే సార్, మీకు చిన్న విషయం సార్, మా ముఖ్యమంత్రి గారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా మహిళకే ఇచ్చాడు, హోమ్ మినిస్టర్గా మహిళకే ఇచ్చాడు. మహిళలకందరికీ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచుల ఎలక్షన్లో కాకుండా నిన్నగాక మొన్న కార్పొరేషన్లో సుమారు 40 చైర్మన్ల పోస్ట్ అంటే 50% పైగా మహిళలకందరికీ రిజర్వేషన్ పెడుతున్నారు. ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఆయన ఇక్కడ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడితే మహిళలకు చట్టసభలో రిజర్వేషన్ కావాలనేసి ఇక్కడ ఆమోదించలేదు ఇప్పటి వరకు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ ఘనత తక్కిందనేసి మహిళలకు అన్నిట్లోన 50% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేది కాకుండా ఆర్థికంగా ప్రతి ఇంటికి సుమారు 1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి సహాయం చేసి, ఉచితంగా డబ్బు సహాయం చేసి ఆదుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి సేవలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయన కష్టాన్ని గుర్తించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గురించి తప్పకుండా మీరు సహాయం చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము.
Kindly conclude. అదేవిధంగా Kindly బీసీలకు conclude. టైలర్లకు కానీ భజంత్రీలకు కానీ బట్టలు ఉతికే వాళ్ళకి కానీ మగ్గాలు నేసే వాళ్ళు కూడా 10,000 నుంచి 18,000 రూపాయలు కూడా ఉచితంగా Thank you very much. Thank you very much. దయచేసి Thank you. మా డిమాండ్ సార్ Shri Mahabali Singh ji. పోలవర్ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసేందుకు తప్పకుండా డబ్బులు Mahabali ఇవ్వాలి. Singh ji. అదేవిధంగా కొత్త రైల్వే లైన్లు కంప్లీట్ చేసేదానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. Thank you. Thank you. Kindly conclude. सभापति महोदय, थैंक यू वेरी मच सर. माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो सदन में 2022-23 का केंद्रीय बजट सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. महोदय, यह बजट जो है देश के आम लोगों के हित में यह बजट है. यह बजट सर्व समाज के हित में है बजट. इस बजट से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है. लेकिन इस बजट को विपक्ष क्यों आलोचना कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता. लेकिन महोदय, ये लोकतंत्र की परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि अगर सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, लेकिन विपक्ष का काम है कि आलोचना करना. सरकार, केंद्र की सरकार इतना अच्छा बजट बनाया है. यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के तरफ, विकसित भारत के दिशा में आम लोगों के हित में है, फिर भी विपक्ष कह रहा है, इसका आलोचना कर रहा है. लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं सभापति महोदय कि आजादी के 75 वर्ष में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इन 75 वर्षों में हमको लगता है कि लगभग 63 साल या 62-63 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया. देश की जनता ने आपको 63 साल तक देश की तकदीर और देश की तस्वीर बदलने के लिए मौका दिया था. लेकिन आप 63 साल के अंदर न तो देश के गरीबों की तकदीर बदल सके, न इस भारत की तस्वीर बदल सके. और आज 7 साल मौका मिला है. 7 साल सिर्फ मौका दिया है और 7 साल के अंदर जो आप 63 सालों के अंदर देश का विपक्ष नहीं काम कर सका, उसको यह मोदी की सरकार 7 साल के अंदर करके दिखाया है. फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं. अरे भाई, 63 साल में आपने देश के गरीबों के हित में दलित, पिछड़े, अकलियत के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर बहुत नीतियां बनाई, अच्छे बजट बनाए. लेकिन नीतियां तो आप बनाते रहे, नीतियां बनती रही, बिगड़ती रही. आप बजट बनाते रहे, बजट बिगड़ते रहे, बनते रहे. लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर आप नहीं बदल सके. 65-63 सालों में इस देश के गरीब गंदे नाले, नदी नाले, पेड़ों के नीचे जन्म लेते थे और वहीं पर मर जाते थे. उनको आप मकान नहीं दे सके, शुद्ध जल नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं दे सके. आज जब मोदी सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं, फिर भी आलोचना कर रहे हैं. लेकिन सभापति महोदय, एक बात हम कहना चाहेंगे. निश्चित तौर पर आज देश विकसित देशों के श्रेणी में आने के तरफ बढ़ रहा है. लेकिन मैं आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि अगर देश विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में तभी आ सकता है जब तक बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है. जब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, तब तक देश को हम
विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में नहीं ला सकते। इसलिए आज बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता माननीय मंत्री महोदय, तो निश्चित तौर पर बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आता। अगर बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में आता तो आज देश कृपया समाप्त कीजिए। विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आता। महोदय लीजिए ना, अभी तो शुरू हुआ। आपकी पार्टी के समय ही नहीं है। 5 मिनट आपका है, खत्म होने पर 2 मिनट महोदय, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट। इसलिए महोदय कीजिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना जरूरी है। और इसके साथ साथ देश के विकास के साथ बिहार में जो 10 साल से जो परियोजनाएं बंद पड़ी हुई है, हमारे क्षेत्र में 10 साल से महोदय 3 परियोजनाएं पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई है। अभी समाप्त कीजिए। 1 मिनट महोदय। बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन 10 साल से पड़ा हुआ है। टिहरी से बंजारी रेलवे लाइन जो है, जो उत्तर प्रदेश के जोड़ती है, वो भी ठप पड़ा हुआ है। टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री जो रेलवे बैगन का फैक्ट्री, वो भी 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करना चाहते श्री हैं तेजस्वी सूर्या जी, विकसित राज्यों के श्रेणी में श्री तेजस्वी सूर्या जी, बिहार को विकसित बनाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, under the leadership of the Honorable Prime Minister, the country has witnessed an economic miracle in the last 7 years. From agriculture to education, aviation to railways, IT to BT, soil to space, in every segment of the country's national life, the Prime Minister has ushered in a complete transformation. The kind of economic progress the country has witnessed in the last 7 years, the pace of reforms is also unprecedented. The numbers are there to give more clarity on that. However, Speaker sir, the political commentariat speaks very highly of the 1991 budget and describes it as the budget which opened the doors for India's economic growth. One must keep in mind that the 1991 budget and the reforms that were introduced therein were made at a time of economic compulsion. The reforms that were brought in then were not as a result of the government's conviction for economic reforms. The difference between then and all the 4 budgets that Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji has presented is that the economic reforms introduced in the last 4 budgets that she has presented is very dedicatedly, concertedly a result of the conviction of the government to introduce economic reforms. And it would not be an exaggeration when I say that when the history of modern India is written, India's history can be viewed as a before Modi era and a after Modi era. The numbers are so clear as to the kind of comprehensive transformation that the country has witnessed. When Honorable Member of Parliament from Wayanad was speaking about the idea of 2 Indias, perhaps this should have been the 2 Indias that he should have elaborated upon. That before Modi there was a different kind of India, and after Narendra Modi there is a different kind of India. And let me elaborate on what is the difference. Before Modi, the country was witnessing double-digit inflation. We were considered to be among the fragile 5 economies of the world. After Modi, the country has consistently seen single-digit inflation, and we are today the fastest growing major economy in the world. This is the 2 Indias that we must be seeing. Before Modi, India's GDP, the size of India's GDP was 110 lakh crore.
After Narendra Modi, the size of India's GDP is 230 lakh crore. This is the two Indias that we must be proud. This is the two Indias that have changed. Before Narendra Modi, India's exports were at 2.85 lakh crore. After Narendra Modi, India's exports are now at 4.70 lakh crore. Nobody can deny these facts. India's foreign reserves before Modi ji was $275 billion. After Modi ji, India's foreign reserves is at $630 billion. In every aspect of macroeconomic measurement, whether it is foreign exchange reserves, whether it is FDI, whether it is inflation, India after Narendra Modi has consistently performed better than what it was under the rule of the dynasts of the Congress. This is something that is very clearly established. I am elected by the people of the country with as much right as a dynast sitting in this hall to speak on behalf of the people, and the numbers that I am quoting, sir, are sacrosanct. They come from the sources of government. Sir, before Narendra Modi, the poor of this country were left to fend for themselves. This was the reality that the poor of the country were facing. But after Narendra Modi, sir, we today have 44.8 crore people who came for the first time inside the formal banking system through the Jan Dhan accounts. For last 70 years, can we imagine? We are speaking of inclusive development, sir. Last 70 years, close to 45 crore people were not even part of the country's formal banking system. And these people lecture today on Sabka Saath, Sabka Vikas to us. The first time in the country's history, sir, 9 crore households have got tap water. बैठ जाइए, आप अपना स्थान लीजिए. आपके पास 70 साल थे, सर. 70 साल थे आपके पास. In 70 years, if the Prime Minister has to come in 2014 and deliver 9 crore households tap water for the first time, it reeks of the kind of corruption that was there, rampant corruption that was there during your regime. And this is the old India, the two Indias. This was the old India that was there, the India that you ruled. Sir, whether it is DBT, whether it is UPI, whether it is Jan Aushadhi Kendras, every single metrics of governance very clearly established that the Prime Minister has established in this country transparent systems, accountable governance, and clear and committed governance structures. This is the difference between pre-Modi days and after Modi days, sir. Sir, I come from Bengaluru, the startup capital of the country. Before Narendra Modi, sir, the country had only 500 registered startups. After Narendra Modi's governance, sir, the country today has more than 65,000 startups, of which 41 plus unicorns became unicorns during the pandemic. This shows the kind of resilience, the talent, the capability that Prime Minister Narendra Modi's governance has unleashed in the country. This is the two India, sir. The India before Narendra Modi has stifled entrepreneurship. The India before Narendra Modi ji had curbed the entrepreneurial spirit of India. It has shackled economic freedoms of the people. The India after Narendra Modi ji has unleashed the talent of our people, the talent of our young people, and India today is an economy on the rise, sir. This is something that needs to be established time and again. Sir, the last 2 days in the course of the debate, the members from the opposition have been relentlessly making baseless and, dare I say, logic-less arguments criticizing the government that there is an increase in unemployment. I want to ask them, sir. फारूक अब्दुल्ला जी बात कर रहे थे, sir. बहुत सारे युवा लोग बेकार पड़ गए हैं. This was the word that he used. Sir, I want to ask, if the economy, if the size of the GDP can be increased multiple times, if foreign direct investment has increased multiple times, if the size of the investment that the country has got has increased times, if the size of the economy, if the number of unicorns have increased multiple times, how can there be no employment generation? Sir, the Congress party, the Congress party and its dynasty leaders
are confusing their political unemployment as the unemployment of the country. Those who are hardworking, talented, meritorious young people coming from the modest of backgrounds, they have enough number of opportunities. If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party, sir. Let them not confuse their political unemployment for the employment of the masses today. सर आप अपना स्थान लीजिए सर यू एड्रेस टू चेयर Sir, there are two. I want to. Sir, it is very clear बैठ जाइए why this stings them. It is very clear. आप बैठ जाइए अपना स्थान लीजिए. It is very clear why this stings the Congress party, sir. Sir, I just want to, sir. Just a minute. कौन सा रूल है? आप बैठ Sir, जाइए. I request you not to consider this as my time, sir. एक सेकंड. Sir, 353. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given a sufficient notice. ठीक है तो. Let me just complete, sir. You can continue. Sir, Farooq. हाँ आप बैठ जाइए. चलो you continue. Sir, I wish. आप बोलिए. Sir, I would have given. Sir, what can you do? How can you address a member who is perpetually absent from the house, sir? A member who spends more amount of time in foreign vacations than spending in the house, sir. What can I do other than speak when I get a chance, sir? Sir, while I am on this point, it is very important to ask as to why the Congress party in the last 70 years had specifically kept the country's economy under shackles. Though we got independence in 1947, sir, the country got economic independence for the first time only in 2014. Until 2014 and until the Prime Minister Narendra Modi came to office, the country's economy was shackled. The license quota permit Raj that the British had established, the British had introduced, that was continued for a period of almost 70 years until the Prime Minister came. And what was the, I will come there, sir, I will come there. Please have the patience. I still have 10 more minutes. You should have the gumption to listen to everything that I'm saying. Sir, it was deliberately done. It was deliberately done, sir, as a matter of design to keep this country poor. And I will say why. So if you look at this country's political map, I know why Farooq ji was so upset. From Kashmir to Kanyakumari, before the advent of Prime Minister Narendra Modi, the country's political map, the country's states was majorly controlled by a few political families and dynasty-based political parties. Sir, आप देखिए भारत के मैप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो पार्टियां परिवारवादी पार्टियां थी, वही पार्टियां समाजवादी पार्टियां भी थी. सो समाजवादी परिवारवादी थी, परिवारवादी समाजवादी थी, इसलिए क्योंकि सर, if you create an open economy, more and more self-made capable leaders, self-made more and more entrepreneurs, millionaires, wealth generation will take place. The reason why the dynasty polities preferred socialism and kept a closed economy was because they did not want challengers to come and challenge their thrones, challenge their fiefdoms. What Prime Minister Narendra Modi has done, sir, today is to democratize not only India's polity, but also democratize India's economy. And therefore, we are finding today, sir, first generation self-made millionaires and billionaires who are being governed in this, who are being raised in this. Sir, before the Prime Minister, we had not heard of self-made millionaires, startup millionaires. I come from a city of Bengaluru, sir. Today, if any young man goes online, the kind of shows that the YouTube content that our young people are watching is, they're watching interviews of Kunal Shah from Cred, Vijay Shekhar Sharma from PTM, Goyal from Zomato, Bhavish Agarwal from YOYO,
Sir, from all, sir, please give me 5 minutes, sir. Sir, You address to chair so sir, and तेजस्वी जी 2 मिनट में कंक्लूड सर प्लीज 5 मिनट दीजिए सर मुझे. सर बहुत सारे विषय बाकी है सर. Sir, all these names that I mentioned are self-made first-generation leaders. Why did before 2014 these kind of leaders, these kind of business leaders, entrepreneurs, why could the country not create? Because the dynasty-based political parties did not want to create such kind of economic leaders in the country, sir. This is something that must be established. Sir, there are only 2 other points I would want to make, sir. Why I consider this budget is a budget for jobs and a budget for India's youth. And I speak as a young member of parliament, sir, and I want to thank the finance minister for giving the most futuristic and the most tech-savvy budget ever in the country's history in the budget 2022. Sir, this budget speaks of a rollout of 5G technology. This budget speaks of a task force for EVGC. It speaks of artificial intelligence, machine learning-based learnings, big data. It speaks about an EV policy. This budget speaks about battery swapping policy, virtual labs, 75 digital banks, digital university, introduction of blockchain-based central bank digital currency. This, sir, is going to be a game changer in India's economic journey. Anytime, anywhere, post offices, digital ecosystem for skilling and livelihood, drone as a service, Kisan drones, drone Shakti, a boost to quantum computing, 50,000 crores to National Research Foundation. It speaks of clean tech, green jobs, solar panel manufacturing. Sir, it also speaks of creating jurisdictions where foreign universities can come and invest, and those jurisdictions where no domestic laws will apply. Every year, sir, billions of dollars Indian students and parents spend to go outside of the country to seek this education. This one change is going to save huge amount of revenue for the country and also is going to create competition in the India's economic education space. Which is why, sir, I said from education to technology, aviation to space, soil to infrastructure, this government has transformed the country in every way. Thank you very much. Sir, please, sir, I just want to highlight one important point, sir. Sir, I come from an urban city, sir. My father came from a small village in Chikmagaluru about 50 years ago, and he migrated to Bengaluru, sir. When he came in his late teens, he did not even have Hawaii chappals to go inside and attend classes. But because he came, our entire family is today financially secure. And in just one generation, sir, the people of Bengaluru blessed me to be their member of parliament. Why I am saying this, sir, is because consistently the last 70 years, our policymakers had neglected urbanization. And you cannot have, and this was done deliberately, sir. It was Thank you very much. Thank you. Sir, Thank you. Sir, आखिरी point पे आ रहा हूँ, sir. This is going to establish the design of these people, sir. Sir, they had deliberately neglected urbanization, sir, and this was also by a form of design. Thank you very much. Sir, today the Prime Minister in the budget has promised new urban planning. He has promised urban infrastructure, creation of metros, creation of this thing. And on behalf of all the millions of people who live in urban areas, sir, I thank the Prime Minister and the Finance Minister for this very concerted effort at urbanization. On the last point, sir, this is, sir, मैं 30 सेकंड में इसको खत्म करता हूँ, sir. I want to just trace back the history as to where this whole obsession with socialism started, sir. Sir, in 1955, in Chennai, the Congress party had organized their 70th national conference. It was at a place called Avadi. In that Avadi conference, sir, Jawaharlal Nehru ji, who was then the Prime Minister, he invited the President of Yugoslavia to come and attend the Avadi National Conference as a special guest. And there, the Congress party passed a resolution to establish in India a system of socialist-based society. And the obsession with socialism, sir, was so high that Comrade Nehru, sir, in 1956, the year next,
invited the Prime Minister and President from Russia to again come to India, sir. And that time, Nikita Khrushchev and Nikolai Bulganin, they came to India and planned India's economy. Sir, 1 minute, sir. Sir, please. I'll conclude. So this is a very important point. Sir, young of India must know what they have done, sir. So for 40, 50 continuous years, this mindless obsession with socialism kept India deliberately poor. So, and this whole command control ecosystem, this planned economies. Sir, we had other Asian economies, Singapore, Taiwan, which raced ahead. Sir, M. Selvaraj ji. Sir, thank you, sir. 2000 एक सेंटेंस में खत्म कर दी करो एक सेंटेंस I will conclude in 1 more minute, sir. No minute. Sir, Conclude. Sir, 1 minute may I'll conclude, sir. Sir, the young of India, the present generation of India must know what was the price this country paid for this mindless obsession with socialism that the Congress party imposed on this country for more than 70 years. Sir, Swaminathan Anklesari Iyer, a very senior economist, in a paper titled "Socialism Kills: The Human Cost of Delayed Economic Reform in India," sir, has to say this, and with this I will conclude. Thank you, sir. He says, sir, the study finds that had the economic reforms taken place a decade earlier, 14.5 million more children would have survived. I will repeat this. The study finds that had the economic reforms taken place a decade earlier, 14.5 million more children would have survived. 261 million more Indians would have become literate. 109 million more Indians would have risen above the poverty line. The delay in economic reform represents an enormous social tragedy for India. It drives home the point that India's socialist era, which claimed it would deliver growth with social justice, delivered neither growth nor social justice. Now, Sir, I will only say this. It is for the first time under the Prime Minister Narendra Modi that this country has gotten unshackled. This country is on the rise, and this country has finally got out of this pernicious trap of perverted socialism. And that is a new India, and this is a new India that is இவ்வாண்டு நிதிநிலை அறிக்கை நமது நிதியமைச்சரால் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கை என்பது பெரும் வார்த்தை ஜாலங்களால் அமைந்திருக்கிறது. அனைத்தும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வரி சலுகைகளை வழங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கையாக அமைந்திருக்கிறதை தவிர நடுத்தர பகுதி மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை அமையவில்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். விவசாயிகளை பற்றி நிறைய கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் விவசாயிகளுக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதாக இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது வெறும் வெற்று வார்த்தையாக இருந்துவிடக்கூடாது. ஏற்கனவே விவசாயிகளுடைய 3 சட்டங்களை, வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற்ற பிறகும் ஒப்பந்தம் தொடர்ந்து இருக்கும் என்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம். எனவே இப்பொழுது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விவசாயிகளுக்கு உயர் தொழில்நுட்ப சேவை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அத்தோடு இங்கே திரையின் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு மருந்து அளிப்பதற்கான வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் என்ற ஒரு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இது நடைமுறை சாத்தியமல்ல. ஆனாலும் இன்றைக்கு விவசாயிகளுக்கு வேளாண் காப்பீடு இதுநாள் வரை கிடைக்கப்பெறாமல் இருக்கிறது. 2020, 21, 2019, 2020 ஆண்டு 2 நிதியாண்டுகளுக்கான வேளாண் காப்பீடு இதுநாள் வரை ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. அதுபோல் தமிழ்நாட்டில் தொடர் மழையால் பேரிடர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பேரிடர் நிதி ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படாமல் காலந்தாழ்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதை பற்றி
இந்த நிதி அறிக்கையிலே ஒரு வார்த்தை கூட குறிப்பிடாமல் விடுபட்டிருக்கிறது. தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் இது கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பை கூடுதலாக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த திட்டம். அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு இப்பொழுது இந்த நிதி அறிக்கையிலே குறைத்து காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த வேலைவாய்ப்பு முறையை மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். அதிகாலை காலை 8 மணிக்கு வேலை துவங்கி நடைபெற வேண்டும் என்பதை மாற்றி காலை 10 மணியிலிருந்து வேலை துவக்கம் என்பதை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேசிய நெடுஞ்சாலையை பற்றி இந்த நிதி அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 25,000 கிலோமீட்டர் சாலை திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான 20,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் ஏற்கனவே தேசிய நெடுஞ்சாலை பல பணி முடிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் கூடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை 83 கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக இந்த பணி முடிக்கப்படாமல் தொடர்ந்து அந்த பணி நிறைவேறாமல் காலந்தாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே அந்த பணியை முடிப்பதற்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுபோல கல்வி கடனை பற்றி இந்த நிதி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படவில்லை. மாணவர்கள் தன் படிப்பதற்காக வாங்கிய கல்வி கடனை திரும்பி செலுத்த முடியாமல் இன்றைக்கு அது வட்டிக்கு மேல் வட்டியாகி கட்ட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள். சாதாரண நடுத்தர பகுதியை சார்ந்த ஏழை எளிய கிராமப்புற மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிப்பதற்காக வாங்கிய கடனை கட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே நிதி அறிக்கையிலே கடன் தள்ளுபடியை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு சமஸ்கிருதத்திலே பெயர் சூட்டுகிற முறையை மாற்றி மாநில மொழிகளில் பெயர் சூட்ட வேண்டும். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே உள்ள தமிழ் மொழியை இந்த திட்டங்களுக்கு பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்த விரும்புகிறேன். அதுபோல வங்கி படிவங்களிலே செல்லான் தமிழிலே பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும். கல்வியை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறோம். குறிப்பாக கிராமப்புற தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் இந்த கொரோனா காலங்களிலே தனது கல்வியை முழுமையாக படிக்க முடியாத சூழல் இருக்கிறது. டிவி சேனல் கல்வி சொல்கிற அதே நேரத்திலே இன்றைக்கு கேவி ஸ்கூல் மாவட்டங்களுக்கு ஒரு கேவி பள்ளி தொடங்குவதற்கான திட்டத்தை இந்த நிதி அறிக்கையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நிதியமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனது குறிப்பாக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு நிதி வழங்குவதிலே நீங்க என்ன பள்ளி பத்தி சொல்றீங்க, கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க. காதுல சரியா எனக்கு விழல, தயவு பண்ணி. கேவி ஸ்கூல் மேடம். கேவி ஸ்கூல் கேவி ஸ்கூல்னா கேந்திரிய வித்யாலயா ஸ்கூல், கேந்திர வித்யாலயா பள்ளி. நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ சொன்னீங்க, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? அதற்கு முன்பு சொன்னது டிவி சேனலில் கல்வி கற்பதற்கான திட்டம் கொண்டு வருவதாக சொல்லியிருக்கீங்க. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், கிராமப்புற மக்கள் இந்த கோவிட் காலத்திலே படிக்க முடியாத வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் டிவி கிடையாது, கையில் செல்ஃபோன் கிடையாது. முதல்ல நம்ம இந்த 2 வருஷத்துல டிஜிட்டல் கல்வி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏழை மாணவர்கள் கையில் ஃபோன் இருப்பதில்லை. அதனால நம்ம அவங்கக்கிட்ட எப்படி நம்மளுக்கு அந்த கல்வி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்ற யோஜனைனால தான் டெலிவிஷன் சேனல் இன்னைக்கு 12லேருந்து 200க்கா நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எதுக்கு அது பண்ணியிருக்கோம்? அந்தந்த மாநிலத்தில் அந்தந்த மொழியில் அவங்கவுங்க கல்வி கற்றுக் கொடுப்பாங்கன்றதுனால தான். இப்போ ஒரு மாற்ற சொன்னீங்க பாருங்கள், எல்லா திட்டத்துலேயும் கூட தமிழ் வரணும்னு. இதில் கூட தமிழ் மூலமாக நீங்கள் கல்வி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு, கிராமப்புற பிள்ளைகளுக்கு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றது தான் மோடி ஐயாவுடைய கோரிக்கை. அதனால தான் இந்த திட்டம் வந்திருக்கு. அது உங்களுக்கு அவசியம் உதவியாக இருக்கும். நன்றி, ரொம்ப நன்றி. அந்த மாணவர்களுக்கு படிப்பதற்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், குறிப்பாக டிவி, கைபேசி வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்கிறேன். Kindly conclude, please समाप्त कीजिए, समय हो गया है. சார், ரயில்வே, குறிப்பாக ரயில்வே பொறுத்தவரை இங்கே நிதி ஒதுக்கீடு மிக குறைவாக இருக்கிறது. எனது தொகுதியிலே காரைக்குடி,
திருவாரூர் அகல ரயில் பாதை கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக 1000 கோடி ரூபாய்க்கு செலவு செய்து கேட் கீப்பர் போடாமல் ரயில் இயக்க முடியாமல் இருக்கிறது. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. One minute, sir. Conclude कीजिए, आप conclude कीजिए. conclude. திருவாரூரிலிருந்து காரைக்குடி வரை ரயிலை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கையை நிதி ஒதுக்கீடு Thank you. கேட் கீப்பர் போட வேண்டும். श्रीमती सुप्रिया सुले जी. காரைக்கால் இருந்து திருச்சி வரை கூடுதல் ரயில் இயக்க வேண்டும். கோவிட் காலத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ரயிலை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். திருத்துறைப்பூண்டி அகஸ்தியம்பள்ளி ரயில்வே திட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்பீக்கிங் आप समाप्त कीजिए. எர்ணாகுளம் ரயிலை இயக்க வேண்டும். காரைக்காலிலிருந்து கோயம்புத்தூர் kindly conclude. सुप्रिया जी. ठीक है, आप बोलिए. अभी रिकॉर्ड में इनका नहीं जाएगा, सुप्रिया जी का जाएगा. Sir, I just request 2 minutes of indulgence of your time of a topic which is not related to the budget. With your permission, sir, I will try to read something in Marathi. कोणते कपडे घालायचे हेच ठरवणार, काय खायचं हेच ठरवणार, कुठे जायचं कधी जायचं हेच ठरवणार, काय बोलायचं काय नाही बोलायचं हेच ठरवणार, काय शेअर करायचं काय फॉरवर्ड करायचं हेच ठरवणार. मग या हुकुमशाही म्हणायची तर आणीबाणीचा राग हे आमच्यावर काढणार, यांच्यावर टीका केली की राष्ट्रद्रोहाचा खटला टाकणार, लोकशाहीसाठी आंदोलन केलं तर आम्ही आंदोलन जीवी म्हणून हे आम्हाला हेटाळणार. लोक हो, आता तुम्ही काय करणार, श्वास कोंडलाय, अवस्था संकट आपल्या दारात येऊन वाट पाहणार, यावेळीच तुम्ही विरोध करणार का उभे राहणार याच्या विरोधात. सर, I stand here and I asked for your indulgence just for 1 minute to talk something which is not related to the budget. The Honorable Finance Minister is a very dignified lady. I am a woman. We both have daughters and we are very proud. I'm sure she's very proud of her daughter and I'm also very proud of my daughter. So what has happened unfortunately in Karnataka, and my young friend I don't think is in the house right now from Karnataka, who spoke exceptionally well. I may have disagreement of views, but he did speak very well. I want to bring to the notice that there is a gentleman, can't call him gentleman, member of the MLA of BJP from Karnataka has today said, rapes increasing because of women's clothing. Sir, I repeat, rapes are increasing because of women's clothing. हिजाब पहने तो बीजेपी को दिक्कत है, कपड़े दूसरे पहने तो भी उनको दिक्कत है, मॉरल पुलिसिंग भी करेंगे और थॉट पुलिसिंग भी करेंगे. I actually urge the honorable, because the honorable minister is elected from Karnataka, I would ask he will intervene, whoever that MLA is, this must be condemned and I request this entire house, सबके घर में बीवी है, सबके घर में बच्चे हैं, we should not tolerate any such thing and unanimously this house must condemn. If any man is saying that women get raped because of their clothes, I think it's shameful, it's condemnable. We have daughters, we are very proud. Look at the example of our honorable finance minister. She wore a beautiful Sambalwari sari on the day she gave the budget. How dignified she looked from that Orissa. It was a beautiful handloom sari. We all take pride in our Indian clothing. How does it matter? We don't judge each other on clothing. As a matter of fact, I want to compliment her because they were increasing handloom to 12% GST. She brought it down to 5%. I thank you on behalf of all the weavers of this country, which I am very proud of. We are very proud of our Indian traditions. But if any man in this country is going to demean women like this, we all in one voice, all the members must raise it and say no to this, sir. Thank you. Sir, another small point. I think the young member is not there. I just want to put the record straight. He spoke very aggressively against dynasty, which is okay, he has every right in a democracy. I just want one small question to ask you. Who is Ravi Subramaniam? He's a BJP MLA from Karnataka. Does he know him? And if he knows him, by any chance, are they remotely related to each other? But I am very proud of whose daughter I am. I am not ashamed about it at all. I'm proud in the house that I was born in. But I want to ask him that what is his story. And I just one small note. Pritam Munde, Poonam Mahajan, Hina Gavit, Raksha Khadse, Sujay Vikhe Patil, Jyotiraditya Scindia, who also is now a minister,
Piyush Goyal, Dharmendra Pradhan, all my very good friends. I'm very proud of them. I'm all part. Just the common thing I have with them, we were all born in political families, and I'm not ashamed to be born in a political family. I'm very proud to be born to my. Just to come back to the budget, the fiscal, one more small point that the young man made, that he said that there were no businesses created pre-Modi ji era, post-Modi ji era. Just to remind him, he talked about Bangalore. Wipro, if I stand corrected, sir, he is probably also in Bangalore. Infosys is a very large company in India, also happens to have some presence in Bangalore. I'm very proud because we have them in our state. The big vaccine they talk about, sir, the vaccine company of Poonawala's, who this government has given award to, I think Padma Vibhushan or Padma Bhushan he has got. That also company comes from my district. That man started from zero. He went to school with my father. So I know the entire background. So these are all companies. Wipro, Cipla, Infosys, Kirloskar, Ambani, Bajaj, Walchand Group, Kalyani, Firodyas, Poonawala, Doots are all companies in the last 50 years who have done and contributed. So please don't run down these families. They have contributed to wealth generation, not centric, but to everybody. And they have created wealth and they have created jobs and have influenced our lives. So let's not demean all these families who started from nothing. Now to come to the main points of the budget, sir. Sir, in the fiscal deficit, I still remember Arunji here. We used to very keenly hear. We were much younger members, very inexperienced. And we used to take points from all of them when they read the budget, be it Pranab Da, be it Chidambaramji, after that Arunji. And there was this FRBM Act which Atalji's government had brought in. And Yashwant Sinha, Atalji's government, right? Rudyji, thank you. And I still remember, and a lot of times we all discuss, governance is about continuity. There are good things from this government which we are proud to take. And we are happy that we could continue them and deliver superior results for this nation. So when we did this FRBM Act, your government did, we continued it for 10 years, where 3% was decided that would be the fiscal deficit. So 6.9, I'll come to that, uncle. 6.9 is what he has agreed to come to now. Now, if it's from 3% raised to 6.9%, have we agreed? Because if it's a law which we have all continued, I'm not such a finance expert. So this 6.9 is what we have achieved as our fiscal deficit. So have we made those changes in Parliament when a land and Arunji had committed to keeping at 3%? So just for my inexperience in finance and very limited knowledge of finance, I need to know, because this is connected to the 1 lakh crores which has been given to the states. The 1 lakh crore, I'm grateful to you for giving it to all the states. But I have a small question, since my knowledge on finance is not so good, sir, that if 3% of this fiscal deficit, will it be same thing applicable to the states when they borrow money? Because you have given this 1 lakh crores to the states. Now, most of these programs which will go through will be center-driven. Now, be it all Kendriya Yojanas, PMGSY, which again you have changed the thing. Now it's 60-40 we have. Sarva Shiksha Abhiyan, PM Awas Yojana, ICDS, everything what the center wants to implement in our states, they will decide how much we spend, how much it. I mean, Nishikanji is sitting here, he was singing the praises of the railway that has come to Godda. We are very happy. If he says it's an aspirational district, it's doing better, we are happy for him. Congratulations. But my friend here, Krishna, who's sitting here, was saying that 6,000 crores his state needs to give for railways. They don't have that kind of money. So by giving this 1 lakh crore with this fiscal deficit, with application of the FRBM Act, and with these pushing all the center programs, will this 1 lakh crores really help all our states? Is my question. If you could kindly in your reply explain that how will it help our states? Please. To the extent that I'm responding now, you don't cut the time given to honorable Thank you. That's very kind of you, ma'am. Thank you. I will elaborate during my reply, but because it is important for a member to, and this was mentioned in the budget, but because it's important, I thought I'll intervene so that everybody else can also benefit from it. The 1 lakh crore which is being given to states, sir, because we want to speed up infrastructure and capital expenditure, is over and above what the states have been given under their borrowing limits. So it's not going to affect their borrowing limits, one. Second, there is no interest on this amount. There is no interest being charged because center is giving it
And center is giving it for 50 years. They don't have to return it till before 50 years. And if everything is fine in terms of inflation and otherwise, even otherwise, after 50 years, what would that 1 lakh be? So keep that in mind, sir. That is one thing which I want to convey through you to the honorable member. Second, when the state is being given the money, it is more with an intention that several of the projects which they would want to complete, they can use this amount in total. We are not saying we give matching grant, you give this much. This is exclusively for you to use fully. So I thought it was a way in which we are supportive of the states and therefore we've given it. So 1, it doesn't affect your FRBM. 2, it doesn't give you any interest burden. 3, you can use it for any project which you want to do. Finally, sir, this question of FRBM, 3%, Arunji, we honor all that. But that very same FRBM Act has a provision that you can, in case you breach it, you can always come to the House with a deviations statement. Any government which breaches it, and I think I can probably say it off the cuff, subject to correction, during the UPA government, several times it was breached. And since you were alert, you would come to the parliament and say, sorry, deviation, and seek the parliament's indulgence on it. So now, deviation and reaching 6.9 this time, I would wonder if there's any member in this House who will have an objection, and least of all, would Supriya have an objection for it? Years of pandemic, 1.5 years, now nearly 2 years. And the only call that I've had from everybody was spend, spend. That's what is going to give the stimulus. Well taken, we spend. It showed a difference. We are spending now, it will show a difference. And naturally, you will breach the 3% fiscal deficit. And therefore, we go to 6.9. And I don't want anyone to think that, oh, this is unusual. Pandemic was unusual. And therefore, 6.9 is a responsible fiscal deficit. And in fact, that is a kind of fiscal deficit where we've tried to do enough balancing between keeping up spending and being fiscally prudent. Thank you. Madam, thank you. Supriya ji का record में जाएगा. Appreciate. Thank you very much. So, does it applicable to the states? If she could kindly in a reply let, I am happy to wait very patiently for what she has said, and I appreciate for. Thank you very much, ma'am, for being so indulgent. The other question was about GST compensation. Today, my state has 28,365 crores of GST compensation pending. So I would like to request the Honorable Minister that if they are indulging and giving us so much flexibility, I have 2 questions. When will all our GST money come? Point number 1. And point number 2, with this, will 6.9, our borrowing also, will this help us, if you could indulge the states in more borrowing? Because I'll give you a small example. Now, Pune-Nasik semi-high-speed railway, the project has come. We have tried to put some money together, but there's no mention in this budget. So we don't know where we really stand in such a big project. The same thing is applicable to all the cesses. Now, I want to make this humble request. Mehtabji also talked about the cess. Now, cess is something which actually takes away from the states. If we have no problem if they take it for health, education, I understand. Kindly conclude. Just 2 minutes, sir. Just 2 small points I will make. I understand that I don't have that kind of time. But just 2 very small points that if you're using health, you're taking cess for roads. Look at CRF as an example. CRF was in the railway, in the road transport ministry, which is moved now to finance, which I've really not understood why this change was made. But if this cess is collected, is it really all improved? And the CAG report, I'm not claiming, the CAG report said a lot of the cess collected is actually not used. Like if it's collected for education, it's not used for education. If it's raised for health or roads, it's not used exactly for that head, which I don't want to make an allegation against anybody. But this is mismanagement of monies, especially I appreciate what she's saying. It's been a misappropriation of funds. So I'm not making an allegation, Nirmala ji, please don't get me wrong, but I just need to know, because we are in a pandemic and states are under a lot of pressure. And last one small point, I'll keep the rest points for my next speech, madam. The Honorable, the Prime Minister yesterday
talked about coal, and he was very kind enough. I still remember his speech, and that for me is a very painful topic, because I still remember when we sat on that side and they were on this side, they really talked about coal mismanagement, and I was really deeply pained that, is this really true? Eventually what happened is another story, sir. But when we talk about coal, I still remember this government saying that 3 lakh crores is the money they will raise. I corrected stand. Yesterday, the Honorable Prime Minister, in his speech in Rajya Sabha, said that in all the coal, I would have actually spoken in detail, but I'll just make it as small and crisp as I can. They said that they have managed to raise only 14,000. Now, where is 3 lakhs? Where is 14,000? My number could be even wrong. But they've not been able to manage, they've not been able to generate the kind of money in coal auctioning when they are. So when we did it, it was considered as corruption. When you do it and don't get the money, it's okay, which is slightly unfair. So I think we're all for transparent and fair system. There is much more I wanted to actually speak beyond coal about smart cities. So much money is in touch, but maybe I can. Thank you very much. Thank you. But I appreciate her efforts during the pandemic. All I'm requesting her is the states are all, I don't use the word broke, but under a lot of financial stress. We need the big brother to support us. Thank you. We are Thank you willing very to much. walk an extra mile. I hope you walk an extra mile so that we grow India together. Thank you. Thank you very much. Shri Pradyot Bordolai ji. 2021, the Honorable Prime Minister visited Ayodhya, and on that occasion, 12 lakh diyas were lit in Ayodhya. But then, in the aftermath of the event, when the dignitaries and VIPs left, moments after that, hundreds of women and children came out and they collected the mustard oil from the diyas. And that was a very poignant scene. And this is what I want to point out, because mustard oil was selling in Ayodhya 265 per liter. And when Swamiji became the chief minister in 2017, it was selling at 70 rupees. But what I was basically trying to tell you, that underneath the facade of pomp and gaiety, of monumental structures, statues, and central vistas, actually lies the human cost of economic devastation in India. So, the famous Nobel laureate Ronald Coase said that if you torture the data long enough, it will confess to anything. And that precisely had happened in this august house. Even the Honorable Prime Minister also rattled statistics here and saying that inflation was low in comparison to the Congress regime. But even Honorable Prime Minister and the members of the Treasury bands, they very conveniently sidelined that cyclopean unemployment, sky-touching price rise, and overall downslide of people who lives in India. So, starting from the Prime Minister, they have blamed only COVID. But I want to just point out, just the day prior to the Honorable Finance Minister submitted her budget, prior to that, 2 very important documents were submitted in this August House. Apart from economic survey, it was also the RENA, the revised estimates of national accounts for 2020-21. In that document, I just want to point out, that is pre-COVID time. In 2016-17, the economic growth rate of India was 8.3%, which came down to 3.7% in 2019-20. That was prior to COVID. The point is that this government brought down growth to its knees to less than half of the level of 2016-17. And in just 3 years, there was no droughts, there was no external crisis, there was no financial crisis, there was no Pulwama, not even any act of God. That economy went down even in the pre-COVID days. And after the COVID, we all know and why it happened. Because a very reckless action, Don Quixote type action like demonetization or thoughtless implementation of GST in a hurry. So there's a saying in Assamese. Hera, nije nasibo na jana, ako kuwa, sutalkon bule beka. That means
You are not adept at dancing. You don't have a sense of rhythm. You fumble in every step, but you blame the dance flow. And this is precisely is happening because you were clumsy, you were sloppy, you were incompetent, and the economy of India was going down, and you are blaming Congress party for bringing all the havoc in the country. So I just want to read out the International Monetary Fund recently published data. All economies, all the countries, economies went down, slowed down in the aftermath of COVID. They gave a list. The aftermath of COVID in 2020, the Indian position slowed down in such a level that it got 150th position. You know, behind Dominican Republic, Malta, Morocco, Namibia, Bolivia, Republic of Congo, Trinidad and Tobago. So country was going down and down. And for all these, you blame the Congress party. I just wanted to tell you that 2,300 years ago, Kautilya very famously said, and I just want to quote that, देश की समृद्धि के हित में राजा को आपदाओं की संभावना को अनुमान लगाने में अध्यवसायी होना होगा। उनके घटित होने से पहले उन्हें टालने का प्रयास करना होगा। जो घटित हो गए हैं उनसे निपटना होगा। आर्थिक क्रियाकलाप की सभी अवरोधों को दूर करना होगा और राज्यों में होने वाली राजस्व हानि को रोकना होगा। If you are competent, if you are really efficient, you have to do this, and we all know how COVID crisis was handled in this country, and you blame Congress party for that. So, yes, indeed, there are two Indias now. I wanted to tell my young friend from the Treasury bench, yes, there are two Indias. One India is there that you have a very select few, very fortunate select few wealth generators and industrialists who are gobbling up all the generated wealth for themselves. But there is another India where the top, bottom layers of the pyramid, the impoverished people, they live in the vast majority of people. Sir, now for this vast majority of Indian people, now the challenge is how to survive this Rahukal. And the Amrit Kal is a distant dream for them, sir. Thank you very much. Thank you. Sri Ramesh Bidhudi ji. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे बजट 2022 पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जो बजट नींव है आत्मनिर्भर भारत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आधुनिक भारत की। मैं बाहर भी और कई मेंबरों से उनके भाषण में भी सुनता रहा 35 साल बाद क्या होगा। अध्यक्ष जी, देश जब आजाद हुआ 1947 में 1857 में उसकी नींव रखी गई थी। 1857 में धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे मेरठ की जेल में वो 10 क्रांतिकारी और 50 अंग्रेजी सेना में जो सैनिक थे, उन्होंने अगर करवट ना ली होती तो 90 साल तक ये युद्ध चला था। तब भारत देश आजाद हुआ था 200 साल की गुलामी के बाद। लेकिन वो कहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अध्यक्ष जी, जब मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि 90 साल के बाद जब देश आजाद हुआ और आजाद करने वाले वो शहीद लोग जब गए थे तो ये कहकर गए थे कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। उनको ये नहीं मालूम था कि खानदान के हाथ में देश चला जाएगा और खानदान के हाथ में देश के लोग मजबूर हो जाएंगे और लोगों को ये केवल सुनने को मिलेगा इतिहास के पन्नों में कि उसी खानदान ने देश को आजाद कराया, उसी खानदान ने देश को सब कुछ दिया। अध्यक्ष जी, 1975 की इमरजेंसी में तो इस देश के लोगों ने यहां तक कह दिया था, अरे इस आजादी को जो लोग देकर गए थे, इस शासन पर बैठने वाले लोगों से तो अंग्रेजी भले थे। अध्यक्ष जी, मैं 12-13 वर्ष का होऊंगा उस टाइम। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सीट भी शेड्यूल कास्ट रिजर्व थी, वो केवल खंड कार्य का कार्य करते थे। गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर, स्कूल और वहां पर अस्पताल जो बनी है आज से 70 साल पहले, वो उन्होंने दान की थी। केवल वो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए मेरे पिताजी को खनन कार्य को छोड़कर 19 महीने राजस्थान के पहाड़ी में
जो खनन मजदूर थे उनके घर रहने के लिए मजबूर करना पड़ा। एसडीएम ने कहा आप जेल चले जाओगे वरना चले जाओ। मेरे बड़े भाई को सीतापुर में ट्रक ले जाकर 19 महीने वहां व्यवसाय करना पड़ा। 12 साल की उम्र में जब यह हाल इन कांग्रेस ने ऐसा किया था। आज ये बात करते हैं तानाशाही की, आज ये बात करते हैं सबक सिखाने के कांग्रेस के लोग कि आज कांग्रेस का ये तानाशाही का जीवन है। ये 75 के समय में अध्यक्ष जी लोग सरेआम कहा करते थे इससे तो अंग्रेज का शासन बहुत बढ़िया था, जो ये आकर चले गए। केवल संजय विचार मंच के सदस्य बनोगे तो बचोगे वरना बच नहीं पाओगे। ये स्थिति इस देश की लोगों ने की अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी सच्चे मायनों में ये माने प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया, और अभी प्रद्युत जी भी कह रहे थे हाँ 2 भारत हैं। इनको नजर ही नहीं आया कि 9 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देकर उनको सम्मान दिया। इनको नजर ही नहीं आया ये केवल 7-8 लाख मकान 10 साल में दे पाए, 3 करोड़ गरीबार को मकान दे दिए गए। दो भारत हैं, 2 भारत हैं, 2 भारत हैं सर। एक भारत वो है जो राजा चलाया करता था, जिसका दामाद बगैर कुछ के अरबपति हो गया, और प्रजा वहां पर जो उस शासन के अंदर प्रजा वहां पर जी वो एक तरह से उनकी दासी थी। आज का भारत राजा सेवक है और जनता कर्णधार है। आज ये भारत है, ये मोदी का भारत है कि राजा सेवक है। इसीलिए इनको 2 भारत नजर आते हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कांग्रेस शासनकाल में जो पहला भारत था वो भारत 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सत्यम, दुनिया भर के घोटाले होते थे। और छाछ तो बोले बोले छल नहीं बोले। अभी है नहीं डीएमके के कल मेंबर बोल रहे थे, वो कह रहे थे जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, देश को लूट लिया जिन्होंने। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये लूट रहे थे सपनों को, वो चैन से कैसे सो जाएं। ये लूट रहे थे सपनों को, देशवासियों को, वो चैन से कैसे सो जाते। आज इनको नजर नहीं आ रहा है। अध्यक्ष जी ये भारत है जिसमें 8-7 साल के शासन में आप लोगों के पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि कहीं कोई स्कैम हो इस शासन के अंदर। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो पहले केवल स्कैमों की सरकार चला करती थी। अध्यक्ष जी ये वही भारत है। 10 साल तक शासन किया मौनी बाबा ने। 10 साल तक कौन चलाता था? माँ बेटे शासन चलाते थे। पिता ने कहा था 1 रुपया जाता है गरीबों के लिए, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 रास्ते में खा लिए जाते हैं। अरे पिता के तो 10 साल में सपने को पूरा कर लेते, उनकी तो आत्मा को शांति मिल जाती, उस भ्रष्टाचार को तो रोक देते। वो आप 10 साल में नहीं रोक पाए मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और आप कह रहे हो कि जहां 7.3 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से उसमें किसान सम्मान निधि नहीं है, जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपया बिचौलिए दलालों से बचाकर देश के प्रधानमंत्री ने वो नौजवान युवा वर्ग को रोजगार देने का काम किया है। इस पैसे से 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो सामान्य वर्ग के आते थे उन लोगों को आरक्षण देकर उनको सुविधा देने का काम किया है। आप केवल तीसरी करते थे। वुमेन, SC, ST और समाज के लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चरितार्थ करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर। आप कह रहे बहुत, कल फारूक साहब भी बोल रहे थे बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई, अरे बेरोजगारी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी तो गोगई जी की पार्टी हो गई। बेरोजगार तुम हो गए। 2009 में तुम 206 थे और 2019 में 52 रह गए, तुम बेरोजगार हो गए। और बीजेपी 2009 में 116 थी और 303 पे आ गई है, इसलिए बेरोजगार आप हो गए। देश में बेरोजगारी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका प्रतिशत अगर निकालोगे आप, वो निकालोगे आप, वो 70 साल में तुम्हारी देन थी। 70 साल का कूड़ा 7 वर्ष में निकालेगा नहीं, और 10 साल अभी देश देगा जब मोदी साहब को, तब नजर आएगा आत्मनिर्भर भारत के साथ में। कौशल विकास योजना, मैं एग्जाम्पल देता हूं। रूडी साहब कौशल विकास मंत्री थे, मेरे वहां ओखले में इन्होंने एक कौशल विकास केंद्र खोला। जब 2015 में सर वहां पर कौशल विकास केंद्र में जो छात्र आते थे वो 2000 की संख्या थी। आज वहां पर 7300 नए नौजवानों ने कौशल की अपनी, उन्होंने सारी कौशल योजना के साथ से स्किल्ड होकर, और 76% लोगों को प्लेसमेंट दी गई है। एक एग्जाम्पल केवल मैं ये साउथ दिल्ली के ओखला का दे रहा हूं सर आपके बाद में। सर अभी ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ सर में छूटा था। खेत में जाता था माँ के साथ, गांव का रहने वाला हूं। माँ कहती थी 5 बजे बेटा अब मैं निकलूंगी, मुझे कुआं से पानी भर के लाना ना, तुम कटाई करते रहो। आज इस बजट के अंदर
60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है कि गरीब 9 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल दिया जाएगा। किसान, मजदूर किसान खेत में काम करेगा तो 5 बजे खेत से भागेगा नहीं, वो शाम तक 7 बजे तक काम करेगा, क्योंकि नल से उसके घर में जल आ जाएगा। उसके काम की हरजाई को रोका जाएगा इस बजट के माध्यम से। सर, मुद्रा बैंक के लोन के कारण से 20 करोड़ लोन दिए गए, 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। गोगई जी, आरटीआई लगा लीजिए, पप्पू भाई से भी लगवा लीजिए, ज्ञानवर्धन हो जाएगा थोड़ा सा, और पता लगेगा रोजगार मिला नहीं मिला है। आरटीआई के माध्यम से पता करिए, लोगों को भ्रम कब तक फैलाते रहोगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,87,000 करोड़ रुपया था 2013-14 में, आज 7,50,000 करोड़। सपने में भी नहीं देख सकते थे आप लोग। पैसा कहां से आ रहा है? तो इसीलिए वो जानते हो, जब जाके बताएंगे रोजगार बढ़ा है या कम हुआ, ये मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, युवा मूलभूत सुविधा प्रदान करेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने का ये बजट दिया है। महंगाई 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 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे ना, पेट्रोल 37 रुपए लीटर था, डीजल 25 रुपए लीटर था। जब 2014 में मोदी जी आए थे, पेट्रोल 78 रुपए लीटर था और डीजल 62 रुपए लीटर था। 37 से 78 किसने किया 10 साल में, और 78 से केवल 30% बढ़ा है, 100 पे आया। महंगाई 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 गाने भी सुने हुए, हाय महंगाई तू कहां से आई तुझे मौत ना आई, ये कांग्रेस के जमाने में गाया जाता था घर घर में। हाय महंगाई तू कहां से आई, भूल गए उन दिनों को? याद करिए महंगाई कहां थी। जीडीपी की वृद्धि 6.9% से बढ़कर 9.2 हो गई। शिक्षा पर व्यय 65,000 करोड़ से 93,000 करोड़ हो गया। विश्वविद्यालय 723 से 1,000 बन गए, 723 से 1,000। देश की राजधानी दिल्ली में 45 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खोला, पहला कॉलेज खुला है तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर यमुना घाटी में कॉलेज खुला है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, 225 करोड़ रुपया उसके लिए आप जरूर दें। वो कॉलेज बनकर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक दिल्ली के नौजवानों के लिए तैयार हो जाएगा। जो कॉलेज 45 साल में मंजूर नहीं किया था आपने, इस सरकार ने मंजूर किया है। यह है मोदी जी की सरकार। क्या बराबरी करोगे आप? 13.82 लाख 13.82 लाख घर बनाए थे 10 साल में, कहां गया माल? और अब 3 करोड़ परिवारों को मकान बना कर दे दिए 7 साल के अंदर। यह मोदी है तो मुमकिन है। यह है गरीबों की सरकार और गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सरकार। उज्ज्वला योजना का मैं जिक्र कर चुका हूं। गरीब, वंचित, उपेक्षित जो रेहड़ी लगाता है, पट्टी लगाता है, उस आदमी को साहूकारों के सामने 10% पर रोना पड़ता था। बैंक के अधिकारी घर पे जाकर कह रहे हैं स्वनिधि योजना से आइए 10,000 रुपए का लोन लीजिए, 10,000 रुपए के लोन में 1 पैसा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वो लोन देश के कम से कम 50 लाख नौजवानों को दिया जा रहा है। गरीबों को, जो रेहड़ी पटरी फल सब्जी बेचने वाले गरीब लोग हैं, उनकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। आप उसकी क्या बराबरी करोगे? इस स्वनिधि योजना से 38 करोड़ लोगों के ई श्रम कार्ड बनाने का जो टारगेट है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो लोग पीएफ वगैरह जिनका नहीं करता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्या होगा? उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट कभी सोचा? ई श्रम कार्ड बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है, और उनकी जो भी सुविधाएं उनके खाते में जाएंगी। उन गरीब लोगों को अब स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार दिया है। और 60 साल होने के बाद उन सभी श्रमिकों को 3,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है ई श्रम कार्ड के आधार में। यह है ये बजट, पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। नेशनल हाईवे दिल्ली में 27% पॉल्यूशन मोदी जी की वजह से कम हुआ है। 15 साल तक लटकना भटकना, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफिल, जो दोनों के दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न, मोदी जी ने आकर उनका शिलान्यास किया और मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। 1 घंटे में मेरठ जा सकते हैं और 12 घंटे में सुप्रिया जी चली गई। ये बंबई पहुंच सकती है दिल्ली से। दिल्ली चाहे मीठापुर से आ जाइए, इससे चाहे वेस्ट से जाइए आप महिपालपुर से, 12 घंटे में जो हाईवे बनाने का काम किया है। और तुम लोगों ने 70 साल की आजादी में केवल 90,000 करोड़ हाईवे बनाए थे, और मोदी साहब ने तो 7 साल में 56,000 किलोमीटर हाईवे बना दे दिए। और 36% और इसमें ब्याज, इसमें बजट के अंदर प्रोविजन बढ़ाकर रखा गया कि और 25,000 किलोमीटर हाईवे बन जाए, क्योंकि लोग हाईवे के ऊपर, उनकी किसानों की जमीनें महंगी होंगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा और व्यापारी जाकर वहां पर बच सकता है। यह है मोदी की सरकार।
किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? सर 2 मिनट प्लीज मुझे दे दीजिए। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी सर? 2009 से 2014 तक आपका बजट एलोकेशन कितना था? 88,000 करोड़ आप लोगों का। और अब 2014 से 2020 4,87,000, 5 टाइम। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो गरीबों की सरकार है। ये बजट किसानों के लिए बढ़ाया गया 5 गुना। कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे आप लोग। एमएसपी पर खरीद के लिए 1,56,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर कि एमएसपी की खरीद जो तुम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं की। तुम्हारे शासन में गेहूं की खरीद होती थी, प्रोक्यूरमेंट 33,000 जो यहाँ की सरकार ने बढ़ाकर किया। गेहूं को 62,000, धान की होती थी 63,000 जो 1,40,000 प्रोक्यूरमेंट एमएसपी के रेट पर इस सरकार ने किसानों की फसल खरीदी है। और जहां डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ये डायरेक्ट पैसा गया है। अब 85 वाले आपके नेताजी के, पप्पू जी के पिताजी जो बेचारे कहते रह गए, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया है कि 100 रुपए जाएंगे तो 100 गरीब के खाते में पहुंचेंगे। सर 2 मिनट सर, देखो मेरा 15 मिनट का टाइम था, माननीय राकेश जी ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे 15 मिनट बोलने दिया जाए। सर 25 प्राकृतिक खेती, आज 42 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है, 34 साल के को हो जाता है। इसलिए पेस्टिसाइड जो उसमें चलता है, इसके लिए प्राकृतिक खेती का प्रावधान जो नदियों के किनारे 25,000 किलोमीटर लंबा, वहां पर 10 किलोमीटर चौड़ा ऐसा जो व्यवस्था की जाएगी कि नदी के गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जाएगा और नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाएगी। और जो नौजवान आज पेस्टिसाइड सब्जियां खाकर, फसल खाकर बीमार हो रहे, मर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाया जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर 27% पॉल्यूशन कम करके 1.5 से 2 लाख हैवी वाहन बाहर से बाहर निकल जाते हैं, वरना दिल्ली के लोग दम घुटकर हजारों लोग हर साल मरा करते थे। उनका जीवन बचाने का काम किया है, जो दम घुट से नहीं मरते हैं। इसलिए सर मुंबई कनेक्टिविटी मैंने आप सबके सामने बताया। सर मैं एक बार बस मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सर एक बात कहकर मैं अपनी बात को इसलिए समाप्त करूंगा कि पुणे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज सैंक्शन हो गया है, उसकी 4 दीवारी हो रही है। यूजीसी के चेयरमैन ने 66 करोड़ रुपया दे दिया है, लेकिन उसकी भवन में 2.25 करोड़ रुपया लगेगा। वो आप मंजूर कर देंगे तो एक ऐतिहासिक काम दिल्ली के लिए हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे मैं सभापति महोदय विदुर जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आप एक मिनट, इन्होंने सस्पेंस रखा है। पप्पू जी कौन थे? पप्पू जी अगर पप्पू जी की कौन थे? आप चलो बात कीजिए। अरे भाई आप यू एड्रेस टू चेयर, आप अपनी बात रखिए। पप्पू जी, हनुमान जी आप अपनी बात रखिए, समय समाप्त हो जाएगा, बात रखिए। काइंडली हनुमान जी बात रखिए। आप अपनी बात रखिए। नहीं समझ में, मैं तो ये पूछ रहा था कि नहीं, आप अपना विषय रखो। जो हम सब सोच रहे हैं वही पप्पू जी है, दूसरे हैं। हाँ ठीक है, तो आ गया समझ में। समझ महोदय, आपने बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। समझ महोदय, मेरे से पूर्व पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय, इस बजट से देश के नौजवानों को, किसानों को और आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब की बार का जो बजट है वो अलग तरीके का आएगा, रोजगार की गारंटी होगी, किसानों का बहुत बड़ा भला होगा इस बजट के अंदर। लेकिन जब बजट पढ़ा तो इसके अंदर कोई विशेष इस बजट के अंदर नहीं लगा। आपके जो 2 साल के पहले के बजट थे उससे हटके ये बजट जो प्रधानमंत्री जी का बजट है, ये हमें नहीं लगता कि 25-50 साल की जो बात आगे की कही है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। समझ महोदय, ये सवाल ये उठता है कि आपने कहा विश्वास का क्या होगा। पिछले 7 सालों में लोग आप पे भरोसा करके आपको सत्ता में लाए। कांग्रेस के कुशासन से दुखी होके लंबे समय बाद एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 का बहुमत दिया। लेकिन अब की बार का जो बजट था उससे नौजवान, किसान और तमाम मध्यम वर्ग को एक झटका लगा। उनको लगा कि बजट हमारी आशाओं का अनुरूप नहीं, हमें आगे लेके नहीं जाएगा। समझ महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बजट में वित्त मंत्री जी ने अपने 25 सालों के ढांचागत विकास की रूपरेखा तो करी, लेकिन आप
अगले आम आदमी 25 दिन या 25 महीने किस उम्मीद पर बिताएगा, इस बारे में बजट किसी तरह की आश्वस्ति नहीं देता। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के अंदर लगाए प्रतिबंध उद्योगों और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। रोजगार खत्म हुए, आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी हो गई थी। और महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्चों में बढ़ोतरी हुई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को साल भर तक आंदोलित रहना पड़ा। इसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। तो महोदय, अगर बजट में जिक्र हुआ गति और शक्ति का, बजट में बताया कि वित्त वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए, 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत रोड, रेलवे और वाटरवे के इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स विकास पर फोकस किया जाएगा। इस सब बड़ी बड़ी बातों और योजनाओं में गाँव का भारत में गुम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सुनिश्चितता सरकार कैसे लाएगी? मध्यम वर्ग जिसने सबसे ज्यादा वोट आप लोगों को डाले, बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगी। इस बजट में अपने लिए करों में रात की उम्मीद लगा कि आम आदमी बैठा था। कोरोना काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था, आम आदमी रोजगार से जूझ रहा था, लाखों लोग भी चले गए, लेकिन आपने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री जी का आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये संदेश है कि हमने 2 साल से इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों पर कोरोना काल के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया। ये सबसे बड़ी राहत है, लेकिन कोरोना सहित अभी अन्य कारणों जो हालत निर्धन में मध्यम वर्ग के बने, उस पर सरकार ने गंभीरता से बजट में कुछ नहीं किया। समझ महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए जो आम बजट 22-23 में कृषि क्षेत्र के कुल आवंटन में केवल 4.8% वृद्धि हुई, जबकि फसल बीमा और किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को सक्षम करने वाला आवंटन की भारी इसके अंदर कमी की गई है। इतना ही नहीं, बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो बार बार आप कह रहे हो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पूरी तरह इसमें चुप्पी साध दी गई, जबकि इस योजना की समय सीमा इसी वर्ष 2022 थी। मतलब बजट में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 22-23 में चालू वित्त वर्ष 21-22 से केवल 5700 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन की 15,989 करोड़ रुपए से घटाकर 15,500 करोड़ रुपए कर दिया, ये भी चिंताजनक है। तब महोदय, एमएसपी पे जब किसान आंदोलन चला, सहमति बनी, तीनों कृषि बिल किसानों के आंदोलन के चलते सरकार ने भारी दबाव के अंदर तीनों कृषि बिल तो वापस ले लिए और एक वादा किया था किसानों को, एमएसपी पे गारंटी, खरीद गारंटी का कानून बनेगा। अभी भी एमएसपी पे जो खरीद हो रही है वो 25 क्विंटल से ज्यादा किसी किसान की खरीद नहीं होती, राइडर लगा हुआ है। आपने इसके अंदर एमएसपी की पूरी बात नहीं करी। जो कमेटी गठित करनी थी वो कमेटी भी अभी गठित नहीं हुई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना और MIS, PSS और मूल्य समर्थन योजना के आवंटन में भारी कमी की गई। परिणाम, आशा को सिर्फ 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जबकि वित्त वर्ष 21-22 में इसी मद पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये कटौती ऐसे समय हुई जबकि किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए, जिस पर सरकार ने संगठनों को भरोसा भी दिलाया था, लेकिन इस पर अभी भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं। समझ महोदय, खाद्य और पोषण सुरक्षा बजट दस्तावेजों खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर विरोधाभासी बात दिखती है। ये दस्तावेज कहता है कि मिशन का उद्देश्य पोषण सुरक्षा के साथ इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन और पोषक अनाज पर विशेष जोर देना है, जबकि खाद्य और पोषण सुरक्षा के तहत आवंटन में 21-22 में 1540 करोड़ रुपए संशोधित से घटकर 1395 करोड़ रुपए हो गया। इसके तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण करने के लिए खरीदी गई दालों के स्टॉक का निपटान करना है। इसके अलावा मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDS आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केवल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि 21-22 में संशोधित अनुमान 50 करोड़ रुपए था। हालांकि 21-22 के बजट में अनुमानित आवंटन 300 करोड़ रुपए था। समझ महोदय, एक अभी बात चली थी महंगाई की। सभापति महोदय, हमने जब 2014 के अंदर आप थे, उससे पहले यूपीए की सरकार थी, और 2014 के अंदर यूपीए सरकार 12-13 के अंदर तेल की जो प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था वो $140 अधिकतम था उस समय, और यहाँ भाव 50-60 के लगभग 50 के आसपास डीजल का था और 60 के आसपास पेट्रोल का भाव था। कृपया समाप्त कीजिए। एक मिनट सर, 2014 से मेरे को तो याद किया, मैं दिला भी दूंगा, राजस्थान में याद है आपको, है ना। 2014 से कीमतें घटती गई और $20 प्रति बैरल
तक आप इसको बढ़ाते रहे, 50 रुपए तक बढ़ा दिया, जबकि $80 का अभी भी $80 से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा इस देश की जनता के साथ आप कर रहे हो। चुनाव जहां आ रहा है उस समय आप इसको नहीं बढ़ाते और उसके बाद बढ़ाकर 1 रुपया घटा देते हो। मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से, अगर आप आम आदमी की चिंता करते तो महंगाई को कम करो आप इसके लिए, क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश यही चुनाव नहीं है, उसके बाद और 4 राज्यों के अंदर चुनाव है जहाँ कड़ी चुनौती आपको मिलेगी। जिन वादों के साथ आप सत्ता के अंदर आए हो, देश का नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग ये भूला नहीं है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई समीकरण बन जाए, आप सत्ता हासिल कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 के अंदर आप 303 और 308 आ जाओगे। एनडीए के धीरे धीरे साथियों ने आपको छोड़ दिया, 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 24 आते आते करीब करीब चले जाए। हेलो, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, अब सुनो। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स विल मेक एन अनाउंसमेंट। मंत्री जी। would like to inform the members that the arrangement for dinner has been made for the members in room number 70 and for officers and staff in 73 and 74. समाप्त कीजिए बेनीवाल जी। सुझाव देता हूँ कुछ मैं आपके, मुझे लग रहा है लोग ज्यादा नाराज हो गए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लंबित मुद्दे और सुझावों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ईस्टर्न कैनाल ERCP केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर बजट भाषण में इसको लेकर निराशा हाथ लगी। इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना, सिंचाई परियोजना घोषित करें। सभा वित्त मंत्री जी, 13 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे और 13 के 13 MP आपके भारतीय जनता पार्टी के भी वहां पे। ये 13 जिलों की जो योजना है इसको आप धन्यवाद हनुमान जी। खत्म कर रहा हूँ मैं। रेल को आप सेवा बताते, लेकिन गैर सम बताकर जब किसी परियोजना को रोका जाता है तो उसे जाहिर होता है कि रेलवे को सेवा का जरिया मानना और कह देना में अंतर है। राजस्थान को रेलवे जुड़ी परियोजनाओं में इस बजट में निराशा हाथ लगी, जिसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात कि रेल मंत्री जी राजस्थान चाहते हैं, तो ये राजस्थान सहित पूरे देश का वैसे ध्यान रखेंगे, विशेषकर राजस्थान और मारवाड़ से जहाँ से आते हैं, जहाँ मेरा भी संसदीय क्षेत्र है, तो आप इसका भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। कोरोना का नाम लेकर पिछले वित्तीय वर्ष का सांसदों का बजट, एक मिनट सब खत्म कर रहा हूँ मैं। बजट सांसदों का आपने ले लिया, सरकार के अंदर वैसे कोई कमी नहीं होती। हमारे राजस्थान के अंदर विधायकों का बजट बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया और हमारा पूरा ही 2 साल का बजट ले लिया, 2 करोड़ रुपए उसके अंदर दिए। मेरी मांग रहेगी कि वो तो 5 करोड़ रुपए सांसदों को दे ही दे। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र इतने बड़े सभापति जी, आजकल सांसदों को तो लोगों ने मुख्य अतिथि बुलाना ही बंद कर दिया, कार्ड में नाम ही नहीं लिख रहे हैं, भाई पैसा नहीं क्यों बुलाएंगे लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 50 करोड़ रुपए बजट सांसदों का कम से कम सालाना करो। इससे कोई थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मेरी बात समाप्त करो। मैं ये मेरी मांग रखूंगा, किसी भी क्षेत्र में जरूरी कार्यों वहाँ की कमियों को जानकर स्थानीय सांसद को ऐसे हो सकती है। तो वैसे सांसदों का आपने एक अच्छा काम किया था, वो आपकी मैं तारीफ भी करूंगा। ईसा का चेयरमैन सांसद होता है, तो आपने ही सांसद उपस्थिति दर्ज कराई, पहले उस सांसद को कोई नहीं पूछता था, ये सही बात है। लेकिन कई राज्यों के अंदर ईसा की मीटिंग नहीं होने देती वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके अंदर पे आप समझ बोलते, मैं आधे मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ, बस आधा मिनट है ना। डिजिटल शिक्षा, प्रत्येक काम को डिजिटल तरीके से करने में जोर दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र इस बार ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि सरकार की BSNL की 4G सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही है। दूर दराज क्षेत्रों में आदमी नेटवर्क का अभाव रहता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर देश में किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। थैंक यू आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू श्री विजय कुमार को संपूर्ण करने का रोड में अंशलक जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं अपनी पार्टी JMM की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं बजट पे और लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। पैंडेमिक के दौरान आपका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, पैंडेमिक के दौरान जो है पूरा देश, पूरा विश्व जो है मुश्किल के दौर से गुजरा, लेकिन जो उन्होंने अपनी बात कही प्रेसिडेंट स्पीच पे कि आपका जाकर के विपक्ष जो है कि आपका जाके बस दे रहे थे, पैसे दे रहे थे लोगों को जाने के लिए, ये शर्म की बात होनी चाहिए कि उस समय की जो परिस्थिति थी हमारे स्टेट में, जो बिहार के लोग गुजर रहे थे, उन लोग को हम रहने के लिए जगह दे रहे थे, खाने के लिए जो खाना दे रहे थे। पहले बोल देना चाहिए था कि पैंडेमिक के समय पे पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई आप अपने वापस घर चले जाओ। जितने कामगार हमारे बिहार, झारखंड, बंगाल से, उन लोग को इतना मुश्किल झेलना पड़ा, हमें माफी मांगना चाहिए, इस पूरे सदन को माफी मांगना चाहिए। और उस पर यहाँ पे जो है राजनीति होती है, बहुत गलत बात है। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है आपका
ये देश बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70-75% जो किसानी हमारे लोग हैं उसके और अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये देश कभी नहीं बढ़ सकता है, ये देश का कभी नहीं विकास हो सकता है। आज जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रवि और वीट का जो है आपने भंडारण किया है, तो ये दिखाता है कि हमारे देश के किसान सक्षम है, वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन उनका जो डिमांड है लगातार वो जो अपना डिमांड रख रहे हैं इतने दिनों से, और कितने लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार उनकी मांगों को अभी तक नहीं मानी है। इतना भी आप लोग अपने देश के लोगों के लिए नहीं दर्द रख सकते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हमारे कई साथी जो है झारखंड के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वहां पे बिजली की कटौती की जा रही है, तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो है वहां पे झारखंड की सरकार जो विपक्ष में है उसको परेशान किया जा रहा है। अब एक बात कहिए कि आप हमारा बिजली काटिएगा, हमारे पास कोयला, हम कोयला रोक देंगे, तो क्या इस तरह से देश चलेगा? देश चलता है कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों कॉपरेशन करेंगे, लेकिन है कि आप जहाँ पे विपक्ष आपके हैं उनको आप परेशान करेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से जो है देश और सरकार नहीं चल सकती है। हम भी चाहते हैं कि भाई कॉपरेशन हो, काम हो, सबका जो है काम हो, लेकिन आप हमारे यहाँ बिजली गोल कीजिएगा और उसके बाद राजनीति भी कीजिएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और कुछ लोग कोयला चोरी की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ ये स्थिति है कि आप जो है जंगल से लकड़ी देते नहीं हो, इतना कड़ा कानून कर दिए हो, और 4 ईटा जो है अगर कोई जो है कोयला ले जा रहा है घर जाने के लिए, उस पर हम डंडा बरसाए, ऐसा हमारी सरकार नहीं कर सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही थी कि आवारा पशु, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, वहां पे जो है मवेशी खुले रोड पे घूमते रहते थे। अब हमारे यहाँ पे मवेशी हाट खुल गया है, और जो भी गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो भी मवेशी है वो फ्री बेच सकते हैं अपना, और उनके घर में भी जो पैसा जाना होता वो जाता है। तो पशुधन को खत्म ना कीजिए देश में राजनीति के चक्कर में, गाय को जो है राजनीति का जो है अखाड़ा मत बना दीजिए, क्योंकि गरीब जो है कहीं ना कहीं वो पशुधन की वजह से भी उनका जो है रोजी रोजगार और घर चलता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट के द्वारा जो कुछ योजनाएं आरंभ की गई है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की, आज आप बोल रहे हैं इतने सारे लोगों को पेंशन दिया जाता है, बहुत अच्छा बात। हमारे सरकार ने ये पेंशन आरंभ किया माननीय हेमंत जी की सरकार में कि जितने भी 60 वर्ष से ऊपर हैं सबको पेंशन दिया जाएगा, और जो भी वहां पे विधवाएं हैं सबको पेंशन दिया जाएगा 18 वर्ष से ऊपर। और आपका जाके साल में 10 रुपया में 2 बार साड़ी धोती योजना वहां पे चलती है गरीब लोगों के लिए। जो राशन पूरे तरह से देश की तरफ से जो दिया जाता है, हमारे सेंट्रल सरकार की तरफ से, वहां पूर्ण नहीं होता है, तो वहां पे ग्रीन राशन कार्ड स्टार्ट किया गया है गरीबों को अन्न देने के लिए। और भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10 लीटर पे 25 रुपया का कंसेशन दिया गया है। तो बहुत सारी और भी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चल रही है। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल, सिर्फ हमारे ही स्टेट का ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलती है, उनको अपने सेंट्रल योजनाओं में इनकॉर्पोरेट करें। और जिस तरह से 2 साल के बाद, इस कोरोना काल के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से आर्थिक बोझ पड़ा है, सबको दिक्कतें हुई है, टैक्स में कुछ रिबेट मिलता, बिल्कुल नहीं मिला। इसमें दुख है सब पूरे देश के वासियों को, और मुझे लगता है इस पे जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि भाई कुछ रिबेट मिलना चाहिए। सब लोग तकलीफ में हैं, पूरे स्टेट्स पे भी भार है, उनका भी जो टैक्सेशन का पोर्शन होता है वो भी समय में पहुंचना चाहिए, ताकि जो है हम लोग स्टेट्स भी अच्छी तरह से रन कर सकें। हमारे स्टेट की तरफ से रेलवे को बहुत सारा आपका जाकर के टैक्सेशन हमारे यहाँ से आता है, आपका जाके मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से झारखंड के कोई रेलवे मिनिस्टर बनते नहीं है, इसलिए हमें जो है रेलवे का ठीक तरह से लाभ मिल नहीं पाता है। नया रेल तो छोड़िए, आप जो अपने तरफ से बताए हैं कि इतनी सारी नई ट्रेनें आप स्टार्ट करेंगे, नई रेल तो छोड़िए, हम 7 साल से सिर्फ स्टॉपेज मांग रहे हैं कुछ ट्रेन का, वो भी नहीं मिल रहा है। रेलवे बजट जो अलग हो माने सम्मिलित हो जाने की वजह से और भी नुकसान है कि हम लोग रेलवे का कुछ भली तरीके से हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। विजय जी। जी सर। रेलवे के बजट में चर्चा होगी, उस समय आप अपना धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका 5 मिनट हो गया है सर, 1 मिनट और लूंगा सर, 1 मिनट लूंगा और सर 1 मिनट सर। जॉब क्रिएशन की जहां तक बात है, आज 7 साल के बाद 60,000 की बात की जा रही है, इतना वेग, मतलब जो नंबर्स है, मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए कि 7 साल के बाद आप 60,000 लोगों की बात कर रहे थे, शुरुआत में आए थे तो 2 करोड़ की बात कर रहे थे। आज मनरेगा में जिस तरह से आपका पैसा कम किया गया है, जॉब क्रिएशन कहाँ से हो पाएगा, ये भी आप लोगों को देखने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं बीजेपी के साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके विनती है
कि भाई आपको लगा कि पेट्रोलियम सेक्टर का अच्छा नहीं चल रहा तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बदल दिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है तो हेल्थ मिनिस्टर बदल दिए, रेलवे अच्छा नहीं चल रहा है तो रेलवे मिनिस्टर बदल दिए। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी इलेक्शन बहुत अच्छा जिता सकते हैं, लेकिन 7 साल में समझ में आ गया कि देश अच्छा नहीं चला सकते, कृपया उन्हें बदल दीजिए। हाथ जोड़ करके विनती है। ठीक है। और इलेक्शन का समय है, इसलिए समझ में आता है कि कांग्रेस और नेहरू जी को मैंने का नाम लिया जा रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन है कि नेहरू जी को कोसने से जो है आपकी गलतियों का जो है धूल नहीं मिट जाएगा। वो जो आप गलतियां कर रहे हैं वो मिट नहीं जाएगा। और लास्ट में मैं अपने 2 लाइन से अपने बात को समाप्त करूंगा इस बजट के विरोध में, कि अंधभक्ति का आलम जो है उसके ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। आसमान निहारते रह गए बारिश की उम्मीद में और कोई धोती खोल ले गया। धन्यवाद। स्वागत रॉय जी। Sir, I have very little time. So, Madam Finance Minister, can I have your attention? I'll only speak for 5 minutes. Ma'am, I invite your attention to your budget speech, para 63 and 64. You have spoken about ease of doing business. Madam, are you aware that the ease of doing business has been discarded by World Bank last year? See to your ignorance. I am reading from the report of the World Bank. After reviewing all the information available to date on doing business, including the findings of past reviews, audits, and the report, the bank released today on behalf of the Board of Directors, World Bank Group management has taken the decision to discontinue the doing business report. When? September 16, 2021. You as our finance minister were not aware that World Bank has given up. You should cut out this line, this word of doing business. You should cut out this line. Secondly, दादा ये संस्कार है। सर ठीक है, आपको एड्रेस कर रहा हूँ। इसी बजट में गलती नहीं होना चाहिए। Honorable member, please address to the chair. Please address to the chair. Please address to the chair. Sir, I have short time. Let me, Gaurav, छेड़ दो। Sir, sir. Please. Please sit down. Please sit down. अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन महोदय, मैं फिर बोल रहा हूं कि कौशिक बासु का द बेस्ट इकोनॉमिस्ट September 24, 2021, he said that the bank announced that it would discontinue the report after an independent investigation by the law firm Wilmer Hale revealed the bank's sordid efforts starting in 2017 to manipulate data in order to improve China and Saudi Arabia's DB ranking. The bank had suspended publication of the index last year, and our finance minister, Mr. Chairman, does not know that it has been discontinued. It's a matter of some shame. Secondly, sir, I point your attention to the fact that the finance minister has talked about increasing capex, capital expenditure. He wants to pump prime the public investment in order that she can bring in private investment. That's their policy. The government spends money to build up Air India. The government sells it to Tatas for 18,000 crores only. And this will go on. Government will pump in money to build airports. They will be sold to Adanis. So pump priming investment means government will spend money, the private sector and the favored ones. Government will build a port, Adanis will buy it up. This is your idea of private investment. Sir, about this capex, she says that 7.5 lakh crores
will be given for, as capital expenditure. But if you look at the figures, you will see that only the central sector schemes projects of rupees 5.58 lakh crores really qualifies as capital expenditure for infrastructure and other development purposes. अच्छा, इसी में भी only road transport and highways and housing are the development and employment generating items, totally only 2.14 lakh crores. So the total capex projected compared to corresponding figure last year is 4.76 lakh crores. That is, it has gone down by 17%. Be conscious of the time. Sir, I'll complete. I'll be very, very brief. Lastly, I say that of all the budgets presented by Mrs. Sitaraman so far, this is the best. She has given a budget in a very difficult pandemic time. I acknowledge that. The economy is just coming back to pre-pandemic levels. Agriculture is same. Industry and service sector have come there. But tourism, travel, trade, this has received a maximum hit. The finance minister has not promised anything for this employment generation areas. And what I asked her earlier, she refused to reply to me, that your inflation is, your fiscal deficit is 6.4%. Your wholesale expenditure has crossed double digit, has reached double digit. Inflation is there, that's why the common man is feeling the pinch. Sir, in 1 minute I'll finish. I'll just mention, sir. I'll call the next speaker now. Sir, the number of poor people in the country have doubled. It has become 134 million. So his budget is actually a cruel budget against the poor. The food subsidy has been reduced by 28%. Money allocation for NREGA has been reduced. That is the only employment generation program. It has been reduced by... Sir, I'm ending. Sir, I'm ending. Please. You are very concerned about these matters. That's why I'm seeking your indulgence. So you have taken already... Sir, I have taken more than a lot 5 of minutes. time. Lastly, sir, we wanted the finance minister repeatedly to give some cash support to the poor. This has been advocated by Abhijit Binayak Banerjee, the Nobel laureate. The finance minister refused to give the cash support to the poor. You never know. So the poor are poorer. And that is the condition. Okay. Sir, now I call next the to next the speaker. finance minister, sir, last sentence, sir, allow my Last line, sentence. last please, line. please, sir. Let me not have to act like some other members have. You never Lastly, I want to say You that act on your own. when the IT minister is sitting next, they are talking of digital India. When they talk of these big things, I remember the picture of migrant labor walking on the highways after the lockdown, sleeping on the highways, being run over by Mr. Vaishnav's railway and not having food to eat. I think that is the progress. We have dealt our human beings like cattle. The poor have become poorer. That Tagore wrote a long time back, Jare tumi niche felo, she tumhare badhiche je niche. Those whom you are putting down, he will pull you towards him. Hemo Durbhaga Desh, Jahader Korecho Apoman. Oh, my unfortunate country, those you have insulted. Opomane hote hobe, tahader shobar shoman. In the insult, you'll have to be equal to all of them. With that, sir, I end my speech on the budget, I hope that the finance minister will correct ease of doing business, about which hold wrong. Thank you. Point of order. Point of order 353.
इन्होंने मिनिस्टर के ऊपर सर, और इन्होंने कई एक ऐसे नाम लिए हैं जो कि सदन में नहीं है। 353 दोनों बातें कहता है, जैसे इन्होंने एलिगेशन लगाए रेलवे मंत्रालय पर, या इन्होंने किसी बिजनेसमैन का नाम लिया सर, ये सारे एक्सपंज होने जाने चाहिए। और कोई भी वक्ता यदि बोलता है तो मंत्री को एडिक्वेट जो है इंफॉर्मेशन दिए बिना उनके ऊपर कोई डिफेमेटरी आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको एक्सपंज कर देना। आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर में no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. तो इस हिसाब से chair will examine it and will take the necessary. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाए गए इस बजट का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी हमें अचानक बहुत वृहद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 400 स्टार्टअप जिनके ज़माने में थे, जो स्वयं मंत्री थे जिनके ज़माने में 400 स्टार्टअप थे, वो आज 65,000 स्टार्टअप बनने के बाद कहते हैं कि यह ईज ऑफ डूइंग नहीं है। जिनके ज़माने में कुछ राज्यों में ही फूड सिक्योरिटी लागू थी, और आज के ज़माने में जब 2 साल से मुफ्त अनाज लगातार यह केंद्र सरकार दे रही है, तब इनको लगता है कि यह गरीबों का भला नहीं है। जब इनके समय में 45,000 रुपये इंदिरा आवास में मिलते थे, आज 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो इनको लगता है यह गरीबों का भला नहीं है। तो माननीय, चूंकि मंत्री जी जिस जमाने में थे, उस जमाने में इन्हीं के प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन कहते थे कि 24 रुपया एक आदमी को खाने के लिए पूरे दिन में सफिशिएंट है। उस जमाने में ये साहब मंत्री थे, तो 24 रुपया में खिला करके प्रतिदिन सबको इन्होंने अमीर बना दिया था। अब अचानक हम लोगों से ये हो रही है कि भाई हम लोग हर किसी को कह रहे हैं कि हम आपको 1.5 लाख का मकान देंगे, हम आपको मुफ्त अनाज देंगे, हम आपको गैस का चूल्हा देंगे, बिजली देंगे। तो जाहिर बात है कि यूपीए सरकार के मंत्रियों को यह सब लग रहा होगा कि यह तो गरीब नहीं है, तो सबको अमीर बनाने की योजना है, तो गरीबों को लेकर के इनको संकट हो गया। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि यह बजट वाकई अमृत काल का बजट है, और जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि आने वाली शताब्दी भारत की होगी, सही अर्थों में यह बजट उनके इन शब्दों को चरितार्थ करता है। अगर हम बात करते हैं 2047 की, मैं लगातार सुन रहा था प्रेसिडेंशियल स्पीच से लेकर अभी तक, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि आप आज ही 25 साल आगे की बात कर रहे हैं। इन लोगों को यह भी समझ नहीं है कि देश दीर्घकालीन योजनाओं से ही चलता है। जिंदगी भर इन लोगों ने 5 साल जब शासन किया तो 4 साल घोटाले में बिताते थे और 1 साल मुफ्त रेबड़ियां बांटते थे और उम्मीद करते थे कि फिर हम सरकार में आ जाएंगे। तो इनके तो ऐसे ही 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। आज अगर हम एक विश्वास की नींव रख रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा और उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तो महोदय लोगों को कष्ट हो रहा है। यह इन लोगों के लिए हमेशा से बजट होता था एक खेल, सत्ता का खेल होता था। इसमें टैक्स बढ़ा दो, उसमें घटा दो, और जिसको टैक्स बढ़ाना है उसको पहले से खबर कर दो कि वह बेच दे, जिसमें घटाना है पहले से खबर कर दो कि वह खरीद ले, और बैठे बैठाए लोगों को पैसे बन जाएं। आज हम जब बजट बनाते हैं तो हम लोग एक स्टेबल बजट बनाते हैं। हर साल ये खेल नहीं चलता है ऊंचा नीचा करने का। और हम लोगों ने जो पिछले 7 वर्षों में जो भी काम किया है, और अगर केवल 2 साल की बात करें तो पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और इस साल 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इनके सरकार में, यूपीए की सरकार में, यह तो पूरे 1 साल का बजट होता था, और उतना आज हम केवल और केवल प्रधानमंत्री गति शक्ति और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हम व्यय कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब एक बड़ा हाईवे बनता है तो वह केवल एक हाईवे का निर्माण नहीं होता, उसके कारण न जाने हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है, हजारों लोगों को जो बालू का काम करते हैं, अलकतरा का काम करते हैं, गिट्टी का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, छड़ का काम करते हैं, इन सभी भी जो एलाइड जॉब्स हैं, जो इनके एलाइड उद्योग हैं, इन सबों को भी उससे मदद मिलती है। और इसके का जो हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इन सभी में जो हम विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, इससे न केवल हम वैश्विक बाजार के डिमांड सप्लाई चेन से जुड़ करके, एक प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है
कि विश्व के हर घर में मेड इन इंडिया का एक सामान अवश्य होना चाहिए, उस सपने को चरितार्थ करने वाला यह बजट है। हम पीएलआई के माध्यम से केवल 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 5 वर्षों में उनका बिजनेस 30 लाख करोड़ का होगा। पर न जाने हमारे विरोधी दल के नेता किस तरह से बजट सुनते हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। ये 60 लाख रोजगार केवल 14 क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके अलावा हमने लाखों रोजगार, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे अन्य क्षेत्रों, सबों में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वो कह रहे थे कि 27 लाख रोजगार केवल सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में आया है। इतना ही नहीं, जो सरकार ने एवीजीसी के लिए टास्क फोर्स बनाया है, यह भी एक बहुत बड़ा आगे के समय में जॉब देने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इस देश के लिए, क्योंकि एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, कॉमिक्स, ये बिल्कुल नए तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और इसके लिए एक टास्क फोर्स बना करके इसकी दीर्घकालीन योजना, सर मेरे को 12 to 15 मिनट्स है सर। इसी प्रकार रेलवे के क्षेत्र में भी 2000 किलोमीटर रेल मार्ग के रेल दुर्घटनाओं को बचाने के लिए कवच संरचना, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण, डबलिंग जैसी रेल लाइन डबलिंग जैसी योजनाओं से भारतीय रेल अत्याधुनिक बनेगी, बल्कि रेल में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, इस बजट में CTGMSE स्कीम अर्थात क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो 3 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया हुआ है, यह छोटे और लघु उद्योगों के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर देगा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में हमने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दिया, इसके कारण 1 करोड़ 30 लाख MSME उद्योगों को न केवल हम बचाने में सफल हुए, बल्कि आगे बढ़ाने में भी सफल हो सके। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन, इन सब को जोड़ने के लिए 4 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यह सभी ऐसी योजनाएं हैं जो अगले 25 वर्ष में भारत को विकासशील देश से विकसित देश में खड़ा कर देंगी। बैंक के द्वारा PMEGP की योजना जो है, अध्यक्ष महोदय अभी बात कर रहे थे माननीय जी की बहुत सारे बिहारी मजदूर आए थे, वो सही बात है, वो त्रासदी हम सबों ने देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो पैकेज था और ये PMEGP योजना, इसका अगर उदाहरण देखना है तो मैं विरोधी दलों के सांसदों को इन्वाइट करता हूं कि चले मेरे लोकसभा क्षेत्र में। हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को PMEG के माध्यम से एक हमने चनपटिया में 200 से ज़्यादा स्टार्टअप किए हैं और उन लोगों ने आज जो मजदूर पैदल चल के मेरे यहाँ आए थे, वैसे 200 लोगों ने एक स्टार्टअप जोन बना के पूरा अप्रैल के फैक्ट्री लगाई है और एक 3000 लोगों को रोजगार वो लोग दे रहे हैं जो कभी खुद मजदूर थे, आज वो उद्यमी बन चुके हैं और यह सब PMEGP योजना के कारण हो सका है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में प्रमोद कुमार की बात की थी, वह भी हमारे एक दूसरे प्रखंड का रहने वाला है, जो वो भी मजदूर आया था और LED की फैक्ट्री बना के आज वह उद्यमी बना हुआ है। इस देश में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने PM पैकेज से लाभ उठा करके न केवल अब खुद आर्थिक रूप से सशक्त हुए, बल्कि हजारों नए लोगों को रोजगार देने का इन लोगों ने काम किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनवरी में हमारा GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ हुआ है। हमारा निर्यात जो है वो $390 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पे पहुंचा है और यही बताता है कि कोरोना की परिस्थितियों में सरकार की नीति, नियत और दिए गए पैकेज बिल्कुल सही थे। IMF का भी मानना है कि इस बार ग्रोथ 9.2% रहेगा और 22-23 में भी आंकड़ा 8.5% रहने वाला है। इस बजट का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है वह शिक्षा के क्षेत्र में है। एक कक्षा एक टीवी चैनल से हम आगे बढ़ करके अब 200 टीवी चैनल्स पे जा रहे हैं कि हर बच्चे हर रीजनल लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकें। इस और इतना ही नहीं, उसके आगे बढ़ के जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, इससे अनेक युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और साइंस मैथ्स के लिए 750 वर्चुअल लैब्स, 75 नए स्किल लैब्स, गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को एक नए मकाम पे खड़ा करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमारा आवंटन पिछले साल भी ऐतिहासिक रहा, इस साल भी बहुत अच्छा है महोदय। और इसके साथ जो PM केयर से और CSR के माध्यम से जो उद्योगों से हम लोग और PSU से जो हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं, वह भी एक बहुत अच्छा असर हमारे स्वास्थ्य की क्षेत्र में डालेंगे।
रोजगार और शिक्षा के अलावा गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान, 2 लाख सक्षम आंगनवाड़ी, कृषि क्षेत्र में 2.37 लाख करोड़ रुपए से एमएसपी की खदान की खरीदारी, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देना। और हम गरीबों के लिए यह सब कर रहे हैं तो अमीरों के लिए, एक मिनट सर, अमीरों के लिए भी 30% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स वसूलना बताता है कि हम लोग और यूपीए सरकार का क्या डिफरेंस है। हम लोग कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देश को मजबूत करने की, देश को आगे बढ़ाने की, और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं और श्रेष्ठ भारत ही हमारी सिद्धि है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि यह बजट न सिर्फ भविष्यमुखी है, बल्कि सर्वस्पर्शी और व्यापक तौर पर समाज के सभी वर्गों के लिए हितकर है। आपने इतना देर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जायसवाल। Sriranga Appa Varne, the next speaker. माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 2022-2023 का हम बजट पेश किया है, मैं उस पर मेरी बात रख रहा हूँ। सदन में पहला भारत और दूसरा भारत की बात हो रही है। हम तो अखंड भारत की बात करेंगे, जो सावरकर को अभिप्रेत था, उसकी बात करेंगे। भारत का हर नागरिक जो कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रूप से जूझ रहा है, इस बजट में खासकर नौकर पेशा, व्यावसायिक, किसान और आम आदमी की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया तो लोगों की निराशा बढ़ गई है। कोरोना महामारी में 2 साल में लगातार लोग बजट में राहत के साथ आयकर रिटर्न में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए निराशा हुई है। मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगनी करेगी, लेकिन सरकार हर कदम पर पूरी तरह से विफल है। आज किसान परेशानी में, बिन मौसम बारिश, चक्रवात के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। डीजल की कीमतें बढ़ने से किसानों को बीजों और खाद को दामों की भारी वृद्धि होने से किसान परेशानी में, अगर गांव में या गांव के कई इलाकों में देखा जाए, आज भी बीजों के लिए किसानों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये परिस्थिति है। बजट में किसानों के ऊपर बात होती है, लेकिन गए कई वर्षों से जो किसान है आज भी जूझ रहा है। आज भी किसान की परिस्थिति हालांकि में है। महोदय, मैं बजट के दौरान ये भी बात रखना चाहता हूँ कि फसल बीमा के योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा देने की बात कही जाती है। आज भी देश भर में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उनके फसल का बीमा का पैसा नहीं मिलता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है, और जब किसान उसके मुआवजे के लिए आवेदन करता है तो बीमा कंपनी उसमें किसानों को परेशान करती है। मैंने ये भी देखा है कि जब किसानों के बीमा वापसी की बात करते तो ये बीमा कंपनी है, ये बीमा कंपनी खाली किसानों को चक्कर काटने लगाती है, लेकिन उनको मुआवजा देने के बारे में बिल्कुल सहायता नहीं करती। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने शुरू में ये योजना बनाई थी कि कोई भी सरकारी कंपनी सरकार द्वारा नहीं बेची जाएगी, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण सरकार LIC की हिस्सेदारी बेच रही है। BPL सर की कंपनी जो मुनाफे में वो बेच रही है। महोदय, सरकार किसानों और मजदूरों के लिए काम करने की बात कर रही है, जबकि
सरकार कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के में विफल रही है। जब हम बजट का अध्ययन करते हैं तो मनरेगा, रक्षा और जनता के सामने आने वाली चुनौती का कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। व्यापारी और छोटे व्यवसाय के भी बहुत निराशाजनक ये, लेकिन वित्त मंत्री ने व्यापारियों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2022 तक 4 करोड़ घर बनाने का वादा किया है। अब सरकार ने इस बजट में 80 लाख घरों के लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए की आवंटन किया है। सरकार के 4 करोड़ घरों का वादा भी पूरा होगा कि नहीं, ये आगे चलकर देखना है। माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में आज भी राज्यों को समय पर ये आवास योजना का अपना हिस्सा नहीं मिलता और महाराष्ट्र में ये हिस्सा नहीं मिलने से कई ग्रामीण इलाकों में पंतप्रधान आवास योजना जो ग्रामीण है वो आज भी बंद है। मोदी सरकार ने देश के प्रतिवर्ष 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था, जबकि वर्तमान में देश में रोजगारी बढ़ी है। कोरोना के कारण तो कई सारे बेरोजगार हुए। मैं जिस इलाके से आता हूँ पूरा 70% अर्बन इलाका है, 30% ग्रामीण इलाका है। जो कोई युवा आता है तो नौकरी की अपेक्षा रख के आता है, लेकिन आज डेटा जारी करने वाली बेरोजगारी की डेटा जारी करने वाली संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगार की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही और देश का युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर जा रहा है। इस समय 1.18 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार पिछले 4 साल में है। 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हुए, जबकि इस बजट में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया। माननीय सभापति महोदय, आज भी देश में कई सारे युवा को नौकरी का वादा सरकार ने किया है, लेकिन नौकरी मिली नहीं। अंत में 2 मुद्दे रख के मेरी बात मैं खत्म करूंगा। महोदय, कोरोना के कारण निश्चित रूप से देश में बुरी हालत है। लोगों की नौकरी गई, लोग रोज जूझ रहे। ग्रामीण इलाकों में आज भी ऑनलाइन शिक्षा का हो रही है, लेकिन नेट ठीक तरह से नहीं होने के कारण, टावर नहीं होने के कारण BSNL काम नहीं कर रही। ग्रामीण इलाके के बच्चों जो स्कूल या कॉलेज में जाते आज वो जूझ रहे। महोदय, अंत में मैं केंद्र सरकार को, खासकर वित्त मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि गैर भाजपा सरकार का बकाया, जैसे कि GST का बकाया महाराष्ट्र सरकार को देना बाकी है, तो ऐसे गैर बीजेपी सरकार जो है उसका बकाया दिया जाए, जबकि सभी राज्य केंद्र सरकार को अपनी आर्थिक लाभ पहुंचाती है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप में जिसमें जो खामियां हैं आगे चलकर दूर करके जो राज्य अधिक रूप से केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता करता है उस राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, खासकर महाराष्ट्र राज्य को। फिर से मैं मेरी बात रखने के लिए सभापति मैं आपको धन्यवाद देता है, समय दिया पर के धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में अपना भाषण दिया। 5 मिनट है आपका। जी, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में अपना भाषण दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने भारी संकट से गुजर रही थी और उससे कुछ उभर करके अब सामने आने का काम कर रही है। जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20
कि जो समकक्ष हमारा ग्रोथ लेवल था आज उस पर पहुंचकर और लगभग 1% की बढ़ोतरी और देखने को मिल रही है। ये काबिले तारीफ है। इस महामारी का सामना पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने बड़ी कठिनाइयों के साथ किया है और अब बेहतर दिन के आसार हमें दिखने का काम हो रहे हैं। लेकिन जहां कंज्यूमर डिमांड अभी भी अप्रत्याशित रूप से गिरी हुई है, हमारा मानना है कि इसको सुधारने के लिए देश में जो रोजगार के अवसर एमएसएमई से आने की जरूरत थी, उन एमएसएमई को सहारा न दे करके इस सरकार ने कहीं ना कहीं इन एमएसएमई के साथ घोर अन्याय करने का काम किया है। मैं यहाँ पे एक शेर जरूर कहना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत प्रचलित हो रखा है कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब, हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब, हम जब कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर पूछते हैं, हम जब कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर पूछते हैं कि भाई लगी क्या नौकरी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश में भारी रोजगार का संकट भयानक रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने 7 लाख नौकरियों को सृजित करने का वादा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उनके जरिए ये नौकरियां सृजित होंगी। लेकिन अगर इंडियन इंक की हम बात करें, जो इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का फायदा लेती है, उनका ये कहना है कि इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ये कंज्यूमर डिमांड पे आधारित हैं। जो सामान वो प्रोड्यूस करेंगे उस पर भी सरकार प्रोडक्शन से उसको लिंक करके ये कहती है कि यदि आप उसको एक निर्धारित रूप में नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है पेनल्टीज लगने का काम होगा। ये पेनल्टीज इतनी भारी हैं कि वो स्वतः इन बड़ी बड़ी देसी कंपनियों को इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को लेने से, इनमें निवेश करने से उनको एक सुचारू रूप से सुरक्षित देखने का काम अपने आप को महसूस नहीं करती है। तो एक हिसाब से ये 60 लाख नौकरियां सृजित होने का काम होगा, ये अभी भी एक ख्याली पलाव है। मेरे ख्याल से इसमें आगे जाकर के देखने की जरूरत है। ये सिर्फ हेडलाइंस बटोरने का एक हमारे सामने एक छोटा सा जो है प्रयास यहाँ पे देखने का काम हुआ है। असल रूप में भारत में उपभोक्ता डिमांड में गिरावट बेरोजगारी और वेतन की अस्थिरता से हुई है। वेतन जो है अभी तक पिछले 2 सालों से बढ़ने का काम नहीं हुआ है और बेरोजगारी व्यापक रूप से फैल चुकी है और इससे निपटने से सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पीआईएल जैसी स्कीमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सहायता देने के लिए सामने रखी गई हैं, वहीं लघु और मध्यम उद्योग जो देश के करोड़ों श्रमिकों को रोजगार देते थे, उनको पर्याप्त सरकार ने सहायता देने का काम नहीं किया है और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और इस महामारी के दौरान जहां लघु और मध्यम उद्योग को बंद होने के बाद उनका मार्केट शेयर इन बड़ी कंपनियों ने ले लिया है, इस पर फिर ध्यान दें। जो छोटी कंपनियां थी वो पूरी तरह से बंद हो गई और उनका जो मार्केट शेयर था उसको बड़ी कंपनियां ले लिया है और आज सरकार ढिंडोरा पीट के ये कहती है कि हमारी जो है कंपनियां बड़ी बेहतर करने का काम कर रही हैं। उसका कारण ये नहीं कि उनका जो है उन्होंने और उनके गुड्स की क्वालिटी और अच्छी की उसकी डिमांड बढ़ गई है, बल्कि उसका कारण ये है कि छोटी कंपनियां जो उन चीजों को बनाने का काम करती थी, उन वस्तुओं को बनाने का काम करती थी, वो बंद हो गई है और उसका मार्केट शेयर इन बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया है और इस सरकार की विफलता पर पर्दा हटाने का काम करती है और ये अत्यंत ही दुखद है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पर हमारे करोड़ों श्रमिकों को एमएसएमई, सर आई एम अबाउट टू फिनिश, इसके बाद एक छोटा सा डिफेंस पे एंड आई एम अबाउट टू फिनिश, जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड आई विल फिनिश सर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप डिफेंस में अगर देखेंगे सर, वहां पे काफी एक बढ़ोतरी देखने का काम किया है हम लोगों ने, लेकिन जो स्थल, वायु और आर्मी से जो सेनाओं से हमें जो डिमांड्स थी, उस डिमांड के हिसाब से ये बढ़ोतरी काफी नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर आप इन्फ्लेशन को संज्ञान में लेंगे तो इस बढ़ोतरी ये आप समझिए एक हिसाब से नगण्य है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पे सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट पे मात्र 0.7% जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भी इतना मात्र खर्चा होता है। वहीं अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वो 3.1% खर्च करता है, ब्राजील 1.3% खर्च करता है और चाइना, जिससे हमको सबसे ज्यादा खर्चा है,
वो 2% 2 खर्च करता है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी को ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो का जो शेयर है बजट का, उसको बढ़ना चाहिए था, और वो बढ़ करके कम से कम नहीं तो 2% के इर्द गिर्द आए, तभी फायदा हो सकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कि जहां पे हमारी महिलाओं को पोषण और हमारे बच्चों को पोषण देने की बात रही है, वहां पे इस सरकार ने पोषण का बजट जो है उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसके तमाम जो इसमें जो फंड जाते थे वो तमाम निधियों के अनुसार जाते थे, उनको क्लब करके एक हेड के अंदर करने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो खर्चा होना था वो पूरी तरह से कम हो गया है। अंत में ये हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो दलित अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग के बच्चे हैं, उनके लिए घोर अन्याय है, क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से समान अवसर भी नहीं मिल पाते, और ये अत्यंत ही बड़ी समस्या है। मैं अंत में एक शेर के माध्यम से अपनी स्पीच को खत्म करूंगा। सर, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं फरमाऊं। सर, अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाएं किस तरह, अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाए किस तरह, रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। साहब, यही आपके माध्यम से मुझे कहना है कि जो कुपोषण हमारे देश में फैला है, जो दलितों मजलूमों के ऊपर जो संकट लहर रहा है, आज पोषण का बजट घटा करके सरकार ने उनके साथ बेहद अन्याय किया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Benny Bennett. Thank you, Chairman. That the previous day we listened the Honorable Finance Minister's speech and the Honorable Prime Minister's speech. Nirmala ji, you are a very good orator, and always your presentation is very good. I'm sorry to say, your budget and budget speech is disappointing us. We hope more from the Honorable Prime Minister, but the Prime Minister's speech is more disappointing. He shared most of his time to criticize and blame the Congress party and the Congress leaders. Sir, it is high time that the Prime Minister of India, of our country, should learn history, refrain from speaking historical blunders that brings shame to the people of India. Sir, ignorant of the history of the Indian independence movement that saw the Hindutva movements of the period trying to divide the country communally. But in his speech, Honorable Prime Minister blamed the Congress, that Congress is dividing the country. That is his main argument. Sir, Modi blames Congress, but I can say truth is Congress always stood for upholding the motto of one India, one nation. One India, one nation is not mere a slogan to us. It is the pulse of India, International Congress. It is an emotion to the Congress workers. So please, it is not because Modi forgot history, but he hardly learned the Indian history. Through provocative hate speech that are often blunders too, unfortunately, the Prime Minister of India of the country is trying to bring conflict between the states and the religion. Sir, Congress and Gandhiji are always against the division, where the British got the theory of divide and rule, about which Modi ji is ignorant. The RSS and the Golwalkar support the British idea to make the country a Hindu Rashtra. So Modi ji was belonged to a group that betrayed even the Quit India movement. Mr. Benny Bennett, let us speak on it. But I am coming to the budget, sir. Please come to the budget. And they are trying to teach patriotism. Sir, in contrast, the Indian National Congress always stood for this. Sir, one thing I can say. Sir, so Modi did not waste time to trying to teach us patriotism, because it is nothing but asking scandal whether it has inherent frankness. Sir, I am coming to the budget. The budget presented before the August House when the Indian economy was facing its biggest crisis. The demonetization has already shattered in the very foundation of our financial security, and moreover, the outbreak of COVID-19 aggregated the crisis like a devastating thunderbolt. All these resulted in the worst growth rate of the economy. This is clear from the economic survey
released by the government. Sir, with the budget, the Honorable Finance Minister dreams of development that may go on over 25 years. But what is the present position of our country? They are the common man worried about their daily bread. If the government is not ready to take up the real issue faced by the common man, the government will have to face consequence. The government describes it is a digital budget. During demonetization, Chinese company like Paytm had gained enormous profits. Similarly, this digital budget deliberated here opens the public treasury to the global multinational. It is like the government is smuggling digital currency in our country. Sir, one thing, in the few days before, in a global meeting, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji announced that the global leaders were going to join hands against digital currency. Here our finance minister has come up with the digital budget that would recognize cryptocurrency by imposing a tax on them. The blunder of taxing income from smuggler. Here the multinational companies like Reliance had already started advertising cryptocurrency 2 months before the budget. This is a clear evidence that the government's actual intention to help the monopolies and smugglers. The joke is our finance minister began her budget speech by being proud of selling the country's public sector undertaking. The government has sold out public sector companies like Air India, insurance company, BPCL, and will sell on even the most significant public sector companies like Indian Railways. The government is at least bothered about the country's poor people and instead kills the goose that lays the golden egg. Not only the economics, but the common man knows that overcome the financial crisis, the best thing is to make more money available in the hands of the common man. All nations already following this when they are facing economic recession. This is called what is Keynesian theory. On the other hand, our government is taking away money from common man pocket, which is like a pickpocket. Agriculture sector is the backbone of the country. They ignore it. The health sector, the sector was also largely neglected by the budget. Nothing has been set aside in the budget to benefit those who have lost everything in COVID. Currently, connecting to the railways, connecting to the railway budget, too, Kerala has been wholly neglected. The central government is taking the position that Kerala is not on the map of the Indian Railway. Kerala's total allocation is 1,085 crore. When the Andhra got and the Telangana got more. Sir, I am concluding. Sir, just a token sum was allowed for the Sabari route and Palakkad coach factory. Sir, another thing, I am concluding. Sir, what is the backbone, what is the basic structure of our country? It is secularism and democracy. These are the pillars on which the nation built on. But this government has totally demolished the pillars. Sir, I was close. 1 minute, sir. What is the backbone of our economy? It is agriculture. On the one hand, the government and the public sector. On one hand, the government is selling the Navaratna company, and the other hand, the farmers. Sir, the farmers to that under taxes. It is 1 minute, sir. 1 minute. It is shame that the government had to witness the son of a minister firing bullets on the innocent one. So the government is destroying the fundamental structure and economic security of the country. Hence, I strongly oppose the budget. Thank you. Mr. P.P. Chaudhary. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक दूरदर्शी और विजनरी बजट पेश किया है, पहली बार हमें ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कि ये बजट जो है दूरदर्शी, विजनरी, और इस बजट को अगर हम देखें तो साफ जाहिर है कि इसका पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पे है। इसका पूरा फोकस जो है वो गरीबों के वेलफेयर पे है। और इस बजट के द्वारा जो डेवलपमेंट दिखाया गया है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है
डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। और अगर पूरे बजट को ध्यान से हम देखें तो इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। जो पहली प्राथमिकता है वो है पीएम गति शक्ति, दूसरा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों का अगर देखा जाए तो ये बजट जो है हम कह सकते हैं कि ये बजट कोई एक साल का नहीं, ये बजट जो है आधारशिला जो है, जो नींव रखी गई है इस बजट के द्वारा, वो अगले 25 सालों के लिए नींव रखी गई है। ये इस बजट को इसीलिए कहा जाता है कि विजनरी बजट है। जब बजट पेश किया तो उस समय पूरे देश में नॉर्मली जब होता तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष के साथियों को भी इस बात को समझ में आने लगी कि वास्तव में ये बजट जो है वो विजनरी है और ये 25 साल, अगले 25 सालों के लिए एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है। क्योंकि नॉर्मली जो बजट होते हैं वो पॉपुलिस्ट होते हैं, वो पॉपुलिस्ट होते हैं या इलेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया जाता है कि पार्टी को फायदा कैसे होगा। आज तक बजट रखे जा रहे थे तो उस हिसाब से, लेकिन पिछले 7 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इसमें कदम उठाए हैं और जो एक रोड मैप देश का बनाया है कि बजट जो है एक वास्तव में पार्टी को फायदा नहीं, देश को फायदा कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, और हमारी जो इकोनॉमी है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात करें कि इस बजट से पूरा हम देखते हैं कि एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब जो ही अलग अलग हम सेक्टर हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कही है, तो जहां पर हम फॉर्मलाइजेशन की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2018 में सिर्फ 48% था, और अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो जीडीपी का लगभग 80% है और 20% जो है इनफॉर्मल सेक्टर है। और मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में केसीसी की वजह से सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर जो है 70 to 75% ही रहा है। और जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जिस हिसाब से भीम ऐप, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक यूपीआई प्लेटफॉर्म 30/12/2016 को लॉन्च किया, और हम जगह जगह देखते हैं कि चाहे ठेले वाला हो, चाहे सब्जी की दुकान वाला हो, चाहे राशन की दुकान वाला हो, या छोटा छोटा व्यापारी है जो एक समय आप और उसके ऊपर लगा रहता है क्यूआर कोड, जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की एक बार जो हमारे विपक्ष के मित्रों ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि क्या भारत के जहां पर हम इतने अशिक्षित हैं, गांवों में वगैरह, वो डिजिटल पेमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। और मोदी जी ने जब इस तरह का उनका विजन, उनकी सोच 2016 में कि डिजिटल इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं होगी देश में तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है अमेरिका जैसा देश जो कि पेंडेमिक के वक्त में उनको अपने लोगों को जो पेमेंट देना था सिर्फ 50 लाख लोगों को एक सप्ताह में कर पाते थे, लेकिन भारत में डिजिटाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमारा आधार का बेस भी बड़ा जबरदस्त है, जन धन के अकाउंट खुले हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनता को देने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उस वजह से जो है ये संभव हो पाया है। आज चाहे हम कहीं भी देखें तो डिजिटाइजेशन का उपयोग जो है खास कर करके गांव में बहुत जबरदस्त हुआ है। इससे इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। हम आप देखते हैं कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब ये बात करते हैं, कई बार देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज खास करके डिजिटाइजेशन से है, इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए जिस हिसाब से स्पीड से, मैं मानता हूं कि उस समय इन्होंने जो
इनका ब्रेन चाइल्ड है, जो आइडिया कंसीव हुआ है कि क्योंकि रूरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 2009 में हुआ, लेकिन उस समय ये प्लान किया गया कि 3 साल के अंदर अंदर रूरल कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए, लेकिन 2012 तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों में से 2013 तक सिर्फ और सिर्फ 59 सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया ब्रॉडबैंड सर्विसेज से। लेकिन क्योंकि वो लोग 2G स्कैम वगैरह में, दुनिया भर के स्कैम वगैरह में रहे, उनका विजन ये नहीं था कि देश में डेवलपमेंट आगे बढ़े। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनकी स्पीड, सरकार की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर जो केबल जो है करीब 2,60,000 ग्राम पंचायतों में और 7,50,000 विलेजेज में जो ले डाउन करनी है, उसमें से 2014 से 2021 के बीच में कहाँ सिर्फ 59 थी 2014 के पहले, लेकिन अब जो है 1,60,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है और 2,80,000 गांवों में पहुंच चुका है। अब हम जो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बात करें, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि जब तक डिजिटल इकोनॉमी और हमारा जो इकोनॉमी है वो उसका फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तब तक जो देश बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि हर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट हो, PM वाणी हो, जिससे कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो, और उसका सबसे बड़ा फायदा है वो रूरल में मिलेगा। क्योंकि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ये बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि 2 भारत हैं, क्योंकि आज 2 भारत नहीं है, 2 भारत लंबे समय तक आपने खड़े कर रखे हैं और उसको ब्रिज करने का काम किया और उसमें सेतु बनाने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि उसका डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आज हम फॉर्मल जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाके में एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं था और उस क्वालिटी एजुकेशन की वजह से इसलिए करीब 2 से 3 सर मेरे 10 मिनट है, 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट और बाकी है। मैंने उस हिसाब से, और मुझे ये कहा गया कि आपको 15 मिनट मिलेंगे और मेरे दूसरे साथी हैं, उन्होंने हमने कह दिया, इसलिए मुझे 5 मिनट और बोलने दीजिए। तो सर पीपी चौधरी जी, आप वकील हैं, आपको किसने क्या कहा ये मुझे पता नहीं नहीं सर, लेकिन आपका 9 मिनट लेकिन मेरे हैं और 1 मिनट लेकिन सर मैं खत्म करता हूं सर, मैं खत्म करता हूं। मैं अगर ठीक बोलूं तब तक तो आप चलने देना, नहीं तो मुझे रोक लेना। तो 2 से 3 करोड़ जो जॉब है इससे जनरेट होगी। तो आज सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि GST की जब हम बात करें, ये हमारे ब्रेन चाइल्ड जो GST अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, लेकिन कांग्रेस ने 2009 में उन्होंने कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हमने उनको सपोर्ट किया। Just a moment. Honorable members, I have an announcement to make. If the House agrees, then the discussion on budget may be extended till 10 PM. Yes, sir. If और agrees, हम yes sir, yes sir, okay, yes, thank you. और हमने उनको सपोर्ट किया GST बिल के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम की और उस समय वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन GST की वजह से जनवरी 2022 में 1,40,000 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट कह सकते हैं हम अभी तक का, इतनी जो है रेवेन्यू का जनरेशन हुआ। जहां तक हम बात करें हर घर नल से जल, ये कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं और खास करके वेस्टर्न राजस्थान से। हमें पता है कि वहां पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी दूर दूर ढाणियां हैं जहां पर अपने सर पे अपना मटका या घड़ा रख कर करके महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक पानी लेकर करके चलती थी और आधा समय जो उनका आधा दिन जो है उसी में खराब हो जाता था। तो ये सोच जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 तक हर घर को नल से जल देने का जो प्रावधान रखा और अभी 60,000 करोड़ का बजट रखा, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात, सर आई एम फिनिशिंग, थोड़ा 10 मिनट मैं कर रहा हूँ सर। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, नेशनल हाईवे की 2014-15 में सिर्फ 12 किलोमीटर, उसके पहले तो 3 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से 2021 में 37 किलोमीटर पर डे और 2022-23 में इससे भी ज्यादा बनने के चांसेस हैं। लेकिन 4,410 किलोमीटर 2014-15 में और 13,327 किलोमीटर 2021 में और 25,000 का अब की बार टारगेट है बजट में। तो कहने का मतलब है कि काम के साथ साथ स्पीड का जो काम किया है
और क्वालिटी वर्क जो है वो हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जब हम बात करें, गांव में पहले जो है कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं था, आज 100 किलोमीटर पर डे जो है गांव में रिकॉर्ड बनी और भारत माला का भी। और मैं अभी रेल मंत्री जी यहाँ विराजमान है और मैं इनको धन्यवाद दूंगा, वेरी गुड, कि इन्होंने 400 वंदे भारत ट्रेन जो है अगले 3 सालों में ये चलाएंगे। इससे खास करके पाली लोकसभा क्षेत्र में भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर फ्रेट कॉरिडोर जो है डेडिकेटेड लाइन अलग बनी है और वहां पर जो जितनी भी समस्या हैं उन समस्याओं का भी हल होगा। और सर, और मैं जो पीएम आवास की बात हो, गरीबों के लिए कभी सोच ही नहीं सकता गरीब कि मुझे मकान मिलेगा। मैंने सर एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें जो घुमरकट जाति के लोग जो थे वो बाहर बैठे थे, उस समय उन्होंने कहा कि साहब 1 मिनट फिनिश कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद हो कि हम जो खुले आसमान बैठे थे, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, लेकिन उनका धन्यवाद हो कि हम तो हजारपति भी नहीं थे, वो लखपति बना दिया और हमें घर दिया। तो एक आम जनता में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि बजट को देखते हुए सब जो चाहे गरीबों के लिए आवास योजना हो, चाहे किसी तरह के सेक्टर में देखें तो वेलफेयर जो है वो गरीबों की तरफ है। मेरे साथी कहते थे ये तो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं, वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। ये बजट जो है ग्रोथ के साथ वेलफेयर की बात कर रहे हैं। और जहां तक बस एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट रहा सर एग्रीकल्चर का, जहां तक, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, मैं स्वयं किसान रहा हुआ हूं, इसलिए इसकी बात, ये बात तो बतानी पड़ेगी मुझे। सर, जहां तक एमएसपी की खरीद की बात है, किसानों को अगर भड़काने का काम, ये करने का काम करें तो किसान पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र का जानता है, उनको पता है कि 2,37,000 जो हैं डायरेक्ट किसानों के खातों में, किसान ये एमएसपी का जो पैसा उनके खातों में जाएगा। और अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री ये जो योजना किसानों के क्या पेमेंट जो है डायरेक्ट जाना चाहिए, पेमेंट भी जाना चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ अनाज ही नहीं, उनको कैश भी जो है वो दिया जा रहा है, हजारों किसानों को, करोड़ों किसानों को। तो ये तो अभी मैं नटशेल में ये बताना चाहूंगा सर, 2 बात और मेरी बात खत्म करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बस एक लास्ट 2 लाइन सर, आधा मिनट में सर, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाइना और इंडिया सेम ग्रोथ रेट थी 1971 में। चाइना ओपन इकोनॉमी इन 1974। आप ये चाइना की कांग्रेस वाले बात करते हैं, बड़े प्रशंसक हैं, तो कुछ तो चाइना से सीखे, लेकिन प्राइवेटाइज ऑल सेक्टर कर दिया। उसके परिणाम क्या हुआ? उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और अब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, और 6,000 करोड़ नहीं तो हर साल उसमें पंप करना पड़ता है। ये बड़ा नॉस था और वही पैसा गरीबों के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। 15 मिनट कहा। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த வாய்ப்புக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி. காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் மக்களான SC/ST மக்களுக்கு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் பட்ஜெட்டிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பது அரசின் ஒரு கொள்கை நிலைப்பாடு. 5வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் பழங்குடியினருக்கென்று மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 6வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களான பட்டியல் சாதியினருக்கு மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனை சப்ளான் துணை திட்டம் என்று அரசு அழைத்தது. அப்படி இந்த மண்ணின் மைந்தர்களான ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் மக்களை மேம்படுத்துவதற்கு அரசு ஒரு கொள்கை நிலைப்பாட்டை, கொள்கை முடிவை எடுத்திருக்கும் நிலையிலும் நமது நிதிநிலை அறிக்கையிலிருந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிற நிதியின் அளவு 8.8% தான். 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 16.8% ஷெட்யூல் காஸ்ட் மக்கள் இருக்கிறார்கள். 8.5% பழங்குடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் அரசுக்கு என்ன தயக்கம்?
ஏன் பாதி அளவு கூட நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய முன்வருவதில்லை என்கிற கேள்வி எழுகிறது. ஆகவே எஸ்சி எஸ்டி மக்களின் நலன்களில் உண்மையில் அக்கறை இருக்குமேயானால் பட்ஜெட்டில் இருந்து இந்த மக்களுக்கான நிதியை மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அம்பேத்கர் ஃபவுண்டேஷன் என்னும் பெயரில் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அமைப்பின் சார்பில் அகில இந்திய அளவில் இன்டர்காஸ்ட் அண்ட் இன்டர் ரிலீஜியஸ் சாதி மத மறுப்பு திருமணங்களை செய்யக்கூடியவருக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் அண்மை காலமாக அவை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 1 கோடி குறைத்து 11 கோடியிலிருந்து 10 கோடியாக அதன் நிதியை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள், குறைத்திருக்கிறார்கள். இது ஏன்? அம்பேத்கர் ஃபவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்பை மூட வேண்டும் என்று அரசுக்கு ஏதேனும் திட்டம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்ப நான் விரும்புகிறேன். 10ஆம் வகுப்புக்கு கீழே படிக்கிற பள்ளி மாணவர்களுக்கு ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்கப்பட்டு வந்தது. அந்த நிதியில் 225 கோடி ரூபாய் குறைத்திருக்கிறது. பள்ளி மாணவர்களின் தரத்தை, கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களின் கல்வியை இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இந்த அரசுக்கு இல்லை என்பதை இதன் மூலம் அறிய முடிகிறது. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்கு கர்நாடகாவிலே எந்த அளவுக்கு பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்களிடையே பிரச்சனைகள் வளர்ந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிவோம். இது ஒரு பள்ளியின் கல்லூரியின் நிலைப்பாடு அல்ல, அல்லது கர்நாடக மாநில அரசின் நிலைப்பாடு அல்ல. இது இந்த இந்திய ஒன்றிய அரசின் நிலைப்பாடாக இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு நாட்டை நாசகார பாதையை இட்டுச் செல்லக்கூடிய வகையில் பள்ளி மாணவர்களிடையே பிரிவினைவாதத்தை தூண்டுவது என்பது எந்த வகையிலும் ஏற்புடையதல்ல. இதற்கு காரணமான RSS உள்ளிட்ட சங் பரிவார அமைப்புகளை தடை செய்ய வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். ஹரித்வாரிலே பேசுகிறார்கள், 20 லட்சம் முஸ்லிம்களை கொல்லுவோம் என்று பேசுகிறார்கள். பிரதமர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார், உள்துறை அமைச்சர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது குறித்து இதுவரையில் எந்த கருத்தையும் சொல்லவில்லை. இஸ்லாமிய பெண்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் தருகிற உரிமையின் அடிப்படையில் உடை சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதை தடுப்பது எந்த வகையிலும் நியாயமில்லை என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த போக்கை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும். இது நாட்டை பிளவுபடுத்துகிற முயற்சி. RSS உள்ளிட்ட சங் பரிவார அமைப்புகள் இந்தியர்களை இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள் என்று பிரிக்கிறார்கள். இந்துக்களை மேல் சாதி கீழ் சாதி என்று பிரிக்கிறார்கள். பிளவுபடுத்துவதே பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியே சங் பரிவார் கும்பலின் சூழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த போக்கை வைத்துக் கொண்டு பிரதமர் பேசுகிறார், மக்களவையிலே காங்கிரஸ் தான் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியை கையாளுகிறது என்று. இது உள்ளபடியே நகைச்சுவையாக இருக்கிறது. இந்த போக்கை மிக கடுமையாக நான் எதிர்க்கிறேன், வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்கிற சமூக நீதித்துறையை பிரித்து OBC சமூகத்தினரின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்கு தனியே அமைச்சரவை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லி, ஜெய்ராம் ஜி ஸ்ரீராம் என்கிற முழக்கத்தின் மூலம் இந்த நாட்டை பிளவுபடுத்தக்கூடிய இந்த சக்திகளுக்கு என் வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்து, இதற்கு எதிர்குரல் இந்தியாவில் ஜெய் பீம் என்பதும் அல்லாஹு அக்பர் என்பதும் இன்றைக்கு மாற்றுக்குரல்களாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த அவையில் நான் ஓங்கி விளங்குகிறேன், ஜெய் பீம், அல்லாஹு அக்பர். வாய்ப்புக்கு நன்றி. सांसद चंदेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले बहुत ही विद्वान वक्ताओं ने, सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए सबसे पहले अपने राज्य बिहार के लिए कुछ जरूरी मांग रखता हूँ। नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह इच्छा बिहार के प्रत्येक निवासी की है, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद, झारखंड अलग होने के बाद बिहार में रेवेन्यू का सोर्स बहुत ही कम हो गया है। मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूँ। इसके लिए कई एक सांसदों ने भी मांग किया है और बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से भी इसकी मांग की गई है। मैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से बिहार विकसित राज्य
में के श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर विशेष विचार किया जाए। पिछड़े वर्ग को उनका हक और समृद्धि देने के लिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जातीय जनगणना अविलंब कराई जाए। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। इस रिकमेंडेशन के लिए बिहार विधानसभा और बिहार सरकार ने पहले ही मांग कर चुका है और मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, मेरा केंद्र सरकार से विनती है कि स्वर्गीय जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अविलंब दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपनी बात इस बजट के संबंध में रखता हूं। यह देश के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है। यह देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयास है। बजट में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ऐलान किया गया है। भारत को दुनिया के बाजार में एक खरीदार के बजाय एक निर्माता के रूप में पेश करने के लिए ऐसा रोड मैप बनाया गया है जिसका बहुत लंबा असर होगा और इससे देशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी की भलाई के लिए कुछ न कुछ किया गया है। बजट में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मदद देने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस होता था, लेकिन इस बार आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस बजट में ड्रोन के माध्यम से किसानों की खेती होगी और उससे सहयोग मिलेगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकार फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भुगतान करेगी। यह एक अच्छा कदम है। गंगा नदी के आसपास जैविक खेती होगी, इसके भी बहुत फायदे मिलेंगे। मुझे विश्वास है विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के नए रास्तों पर हमारा महान देश चलेगा और इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। महोदया, 2 मिनट आग्रह करता हूं, जहानाबाद एवं अरवल को आकांक्षी जिलों में शामिल किया जाए। यह पहले भी आकांक्षी जिला से जुड़ा हुआ था। हम आग्रह करते हैं कि आकांक्षी जिला में फिर से शामिल किया जाए। जहानाबाद जिले में मोहन नदी के उड़ाही कर तटबंध मरम्मत कराने एवं सम्मत बीघा में बने त्रुटिपूर्ण सुलिस गेट के अतिरिक्त गेट खोले जाने की व्यवस्था की जाए। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की सभी नदियां जैसे मोधर, दरधा, बलदैया को नमामि गंगे के स्कीम से जोड़कर जीर्णोद्धार कराया जाए। महोदया, मैंने रेल से संबंधित बहुत सारे प्रतिवेदन मंत्री जी को दे रखा है। उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही विवाद प्रभावित रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहानाबाद में NH 110 के अंडरपास के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मांग मैंने केंद्र सरकार से शून्यकाल में किया था, परंतु मुझे NH के राज्य मंत्री जी की तरफ से जवाब मिला कि यह परियोजना संभव नहीं है। महोदया, मैं आग्रह करता हूं कि फ्लाईओवर बनाना बहुत ही आवश्यक है। उससे जहानाबाद के पूरे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन है। अब ब्रिटिश टाइम का बना हुआ वह अंडरपास है, उस पर फ्लाईओवर बनाने के लिए मैं आदरणीय गडकरी से फिर से आग्रह करता हूं। मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. 2022-23 ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்க வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அரசினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை வழக்கம் போல வார்த்தை ஜாலங்களாலும் ஏமாற்றங்களாலும் நிறைந்து காணப்பட்டதை பதிவு செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். கார்ப்பரேட்டுகள் மீதான அக்கறை உயர்ந்து கொண்டே இருப்பதும். आप इंग्लिश में बोलिए। हाँ, नोटिस आप नहीं दिए हैं। आप
हाँ, तमिल का नोटिस नहीं दिए, आप इंग्लिश में या हिंदी में बोलिए। हिंदी में नहीं बोल सकते, इंग्लिश में प्लीज बोलिए। इंग्लिश में बोलिए। ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம். हाँ, கார்ப்பரேட்டில் மீதான அக்கறை உயர்ந்து கொண்டே செல்வதையும் அடித்தட்டு நடுத்தர வர்க்கத்தின் மீதான அக்கறை அகல பாதாளத்திலே சரிந்ததையும் இந்த பட்ஜெட் பிரதிபலிக்கிறது. விற்கின்றோம் விற்போம் என்பதை தவிர ஏதாவது சாதனை இந்த அரசிடமிருந்து இருக்குமா என மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார். प्लीज आप बाद में बोलिएगा जब आ जाएगा आपकी भाषा को। आई ऑलरेडी गिवन नोटिस. हाँ, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म. नहीं हो रहा है ना, अब बाद में हम देख लेंगे, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ, श्री केजी माधव जी। Thank you very much, Speaker Madam. Both Congress and BJP turned deaf ears to the hue and cry of the people of Andhra Pradesh. Since Andhra Pradesh has been divided, our party has been representing to the union to extend sufficient financial allocations in order to fulfill the promises made. The lethargic attitude of the union government is nothing but a violation of spirit of federalism. The Constitution defined what is the federalism. The most deprived states should be a preference while making allocations through budget. However, Speaker, this budget turned a blind eye to the needs of Andhra Pradesh. There is no capital expenditure allocated to boost the economy. A very important point I would like to raise from this platform is the present government of Andhra Pradesh took all possible measures to curtail school, college dropouts against the odd conditions caused by COVID-19 by implementing a scheme named Ammavadi, the first of its nature in the country, where the money for attending school is transferred directly into the account of mothers. But unfortunately, the budget 2022-23 seems to have utterly neglected the welfare state of our state. Despite the deficit finance of Andhra Pradesh government has been maintaining primary health centers, especially in the COVID situation. We were expecting the central government would support the infant economy of the newly emerged state, but to our disappointment, the budget neglected our case. We really are stuck at a point where we are unable to decide if we have to appreciate the budget or not. On this occasion, I am reminded of a beautiful poem written by a Telugu poet, Vemana. Medi pandu chuda melimayundu, potta vippi chuda purugulundu, pirikivani madina, inka meelagura viswadabhirama vinaravema. Let me read out the meaning. If you see a fruit, cluster fig, in Hindi gular fruit, it looks very nice and neat from the outer side, but inside of it, you will find bugs. The budget 2022-23 also looks showcased as good as a gular, but if we keenly observe it, it made less sense and more noise as far as AP is concerned. I would also once again draw your kind attention to special category status. Unfortunately, the first Chief Minister after bifurcation, Chandrababu Naidu, sold away the demand of special status like a cattleman sells away a cattle in cattle market. I would like to restrict myself due to shortage of time to highlight the few important issues of my state of Andhra Pradesh only. I hope the government seriously looks into the matter and does the needful. The finance minister in the budget for 2022-23 has disregarded the commitments made by the center under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and the promises of special category status. The people of Andhra Pradesh are
highly dissatisfied and disappointed with no allocations made to the state under the budget. According to the AP Reorganizing Act 2014, is the responsibility and duty of the central government to develop and establish 11 central educational institutions mentioned under the Schedule 13 of the Act within a span of 10 years. 8 years already have passed and the government is far from the completing the obligations. Madam, our party is having 10 minutes time, madam, please. The Union Budget 2022-23 made a minimal allocations of fund to the Central University of Andhra Pradesh, Central Tribal University Andhra Pradesh, and the Indian Institute of Petroleum and Energy Andhra Pradesh. All these three institutes are functioning from temporary campuses and the funds allocated under the budget are insufficient. Center has allocated only 56 crores to the Central University of Andhra Pradesh in the current budget against the requirement of approximately 1,500 crores for building its campus on a 419 acres land given by the state government. The finance minister in the budget speech mentioned about interlinking rivers including Godavari, Krishna, Pennar and Pennar Kaveri. The Andhra Pradesh government is welcoming this decision and we also urge the central government to ensure that in case of interstate waters, there is due justice done to the lower riparian state. I also request the environmental clearance for the Rayalaseema lift irrigation project urgently. Finally, I would like to conclude by reiterating the long pending demand of special category status to the state of Andhra Pradesh, which was a promise made in this August House, which has not been honored till now. I urge the central government to grant special category status to Andhra Pradesh at earliest. Thank you very much, madam. श्री के नवसकानी जी. நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. 2022-23 ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை வழக்கம் போல வார்த்தை ஜாலங்களாலும் ஏமாற்றங்களாலும் நிறைந்து காணப்பட்டதை பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். கார்ப்பரேட்டுகளின் மீதான அக்கறை உயர்ந்து கொண்டே இருப்பதும் அடித்தட்டு நடுத்தர வர்க்கத்தின் மீதான அக்கறை அகல பாதாளத்தில் சரிந்ததையும் இந்த பட்ஜெட் பிரதிபலிக்கிறது. விற்றோம், விற்கிறோம், விற்போம் என்பதை தவிர ஏதாவது சாதனை இந்த அரசிடமிருந்து இருக்கிறா என மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். ஆனால் அவற்றுக்கெல்லாம் ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய அளவிலே அரை நூற்றாண்டு கால தேசத்தின் சொத்துக்களை பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தவிர ஏதாவது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தையாவது உருவாக்குவோம் என்ற எண்ணமே வராதது தான் இந்த அரசினுடைய சாதனை. விவசாயிகள், உழைக்கும் வர்க்கத்தினர், நடுத்தர மக்கள் என அனைவருக்கும் பெரும் ஏமாற்றத்தை தரக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் வரும் என அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. தனிநபர் வருமான வரி விகித மாற்றம் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லாது பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கின்றது. அதுபோல விவசாயிகளின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை எந்த அறிவிப்பும் இல்லாது பெரும் ஏமாற்றம். விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்போம், விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்போம், விவசாயிகளுக்கினுடைய வருமானத்தை 2 மடங்காக உயர்த்துவோம் என்றெல்லாம் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் பேசியது வழக்கம் போல வெறும் வாய் வார்த்தை ஜாலம்தானா? கடந்த நிதியாண்டில் பயிர் காப்பீட்டு தொகை 16,000 கோடி அறிவித்திருந்தது. இந்த நிதியாண்டில் 17,500 கோடி பயிர் காப்பீட்டு தொகைக்கு 500 கோடி குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் நம்முடைய பிரதமர் கூறிய முக்கியத்துவம், முன்னுரிமை, வருவாயை 2 மடங்காக உயர்த்துவதல்லாமா? வளர்ச்சியை வார்த்தையில் மட்டுமல்லாமல் செயலிலும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய தமிழ்நாடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் விவசாயத்திற்கான தனி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து செயல்படுத்தி உங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி உள்ளார்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது அரசின் திட்டத்தால் ஏழைகள் லட்சாதிபதியாக முடிகிறது என்று கூறியிருந்தார்.
பேரிடர் நெருக்கடியால் தினந்தனம் செத்து பிழைக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் லட்சாதிபதி ஆகிவிட்டால் என பெருமிதம் கொள்ளும் இந்த அரசினுடைய நடவடிக்கையை என்னவென்று சொல்வது? கடந்த கால காங்கிரஸ் ஆட்சியை குறை கூறுவதிலே பிரதமர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார். ஆனால் காங்கிரஸ் உருவாக்கி வைத்திருந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களைத்தான் தற்போது விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை பிரதமர் மறந்துவிட்டார் என நினைக்கின்றேன். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கடந்த 7 ஆண்டு ஆட்சியில் எத்தனை பொதுத்துறை நிறுவனங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை விளக்குவாரா? மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடைய உரையில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு குளிர்காய நினைக்கிறார்கள், எவ்வளவு முயன்றாலும் நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டை யாரும் குலைக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்யக்கூடிய கர்நாடக மாநிலத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய உரிமையின்படி ஹிஜாப் அணிந்து வந்த இஸ்லாமிய மாணவியின் மீது வன்மத்தோடு ஒரு கும்பல் கோஷமிட்டு துரத்துகிறது. இவர்களை யார் தூண்டிவிட்டு குளிர்காண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும். கர்நாடகத்தில் நாட்டினுடைய மூவர்ண கொடியை அவமதித்து காவி கொடியை கட்டியல் மீது இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? நாட்டின் ஒற்றுமையை குலைக்க முயற்சி என்று இருக்கிறார்கள். அறிவார்ந்த பாதையில் செல்ல வேண்டிய மாணவர்களை யார் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள்? மாணவிகள் தங்களுடைய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனை தடுக்கக்கூடிய வண்ணம் தனி ஒரு பெண்ணை ஒரு கும்பல் வன்மத்தோடு காட்டுமிராண்டித்தனமாக துரத்துகின்றது. அவர்கள் மீது அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? ஒரு கல்லூரியில் அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமை மறுக்கப்படுகின்றது. அதற்காக மாணவிகள் போராட தள்ளப்படுகின்றார்கள். இப்படி மக்களை போராடுவதற்கு அரசியை தள்ளி நாட்டினுடைய அமைதியை கெடுத்து விட வேண்டாம் என இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்ற போது மக்கள் உரிமைக்கான குரலை ஜனநாயக போராட்டங்களின் மூலம் தான் முன்னெடுப்பார்கள். ஆளும் ஒரு அரசு ஒடுக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விட்டு மக்களை போராட வைத்து நாட்டினுடைய அமைதியை ஒற்றுமையை குலைக்கும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. பாரதிய ஜனதா கட்சி தங்களுடைய கருத்துக்களை RSSனுடைய கருத்துக்களை இந்த நாட்டினுடைய கருத்துக்களாக மாற்ற முயல்வது ஆபத்தானது. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அடுக்கடுக்கான வசனங்களை எல்லாம் பேசினார். பாரதியார் பாடலை எல்லாம் மேற்கோள் காட்டி பேசியது அவர்களுடைய பேச்சினுடைய சிறப்பு தான். ஆனால் இதே பாரதியார் உருவம் அங்கம் வைத்த குடியரசு தின ஊர்தியைத்தான் நீங்கள் நிராகரித்தீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த வேண்டும். இந்த அரசின் பாரபட்சத்தை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். வடக்கு புதிய ரயில்வே வழித்தடத்திற்கு வடக்கு ரயில்வேக்கு 14,340 கோடியும் தெற்கு ரயில்வேக்கு வெறும் 59 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. புதிய வழித்தட திட்டத்திற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் எதிர்க்கக்கூடிய திட்டங்களை எல்லாம் எங்கள் மீது திணித்துவிட்டு பாரபட்சமாக நிதி ஒதுக்கிவிட்டு GST நிலுவைத் தொகையை வழங்காமல் இழுத்தடித்து விட்டு பேரிடர் நிவாரணத் தொகைக்காக காக்க வைத்துவிட்டு எங்களுடைய வரலாற்றை மறுக்கும் வண்ணம் அல்லது மறைக்கும் வண்ணம் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் எங்களுடைய ஊர்தியை நிராகரித்து விட்டு வார்த்தையில் மட்டும் அக்கறை இருப்பதோடு காட்டிக்கொண்டால் உங்களை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வருவார்களா? ஒருபோதும் நடக்காது. ஏனென்றால் இது தமிழ்நாடு. தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, கண்ணிமிகு காகிதமில்ல முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் கலைஞர் போன்ற சமூக நீதி தலைவர்களால் சமூக நல்லிணக்க தலைவர்களால் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட மண். ஒருபோதும் நீங்கள் அங்கே கால் ஊன்ற முடியாது. உங்களுடைய அக்கறையை வார்த்தையில் மட்டுமல்ல செயலிலும் காட்டுங்கள் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்டினுடைய உதவித்தொகை கடந்த ஆண்டு 2021-22 90 கோடி அறிவிக்கப்பட்டு பின்னர் அது 76 கோடியாக குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த நிதியாண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட நிதி வெறும் 1 லட்சம். கிட்டத்தட்ட மௌலானா ஆசாத் எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் உதவித்தொகையை முற்றிலுமாக முடக்கக்கூடிய செயலை இந்த அரசு செய்திருக்கின்றது. அப்படினால் ஒன்றிய அரசு எத்தகைய மனநிலையிலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நன்றி. धन्यवाद सभापति महोदया जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कुशल चौथी बार इस बजट को रखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने ऐसे समय पर यह जो बजट रखा है जब कोरोना का काल है और जब सारे विश्व में अफरा तफरी मची और सारे देश में आर्थिक मंदी आई और ऐसे समय पर भी 1 रुपये का नया कोई कर ना लगा करके लोगों को नया बोझ ना डाल करके जिस कुशलता के साथ बजट पेश किया है उसकी निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए। हम सबके भी घर के बजट बिगड़े, कहीं ना कहीं सबकी दिक्कतें आई, तो ऐसे देश का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमारे सामने भी मंदी का दौर आया। पर कुशल नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, जिनके कारण से सभापति महोदय एक बात कहना चाहूँगा कि GST के बाद जिन राज्यों ने भी कभी GST लगाई थी, देशों ने GST के बाद दोबारा कभी सरकारें नहीं बना पाए, पर ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में GST लगाने के बाद, नोटबंदी के बाद भी दोबारा सरकार बनी। ये देश के लिए करिश्मा है और आज GST ने सिद्ध कर दिया कि 1.4 लाख की GST आना इस देश के लोगों का कितना विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीता है। और यही कारण है
वो जिस थीम पे काम करते हैं उसके बारे में कहना चाहता सभापति महोदय कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुदेव कुटुम्बकम, और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। मैं समझता हूँ मोदी जी इन 3 मंत्रों को लेके जो चल रहे हैं और जिस तरह का बजट आ रहा है उसमें उन्होंने ये जो बताने का काम किया ये देश शक्तिशाली कैसे हो। और इसलिए सभापति महोदय मुझे बहुत पुरानी पिक्चर ध्यान आती, आंखें। उस आंखें का गीत था कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह बाहों आंखें। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को मजबूत करने का काम किया है, रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है, बजट का लगभग 13% जीडीपी का केवल रक्षा में खर्च किया है, तब देश आज सुरक्षित है, आज आतंकवाद से एक तरह से मुक्त है। कश्मीर की सीमा को छोड़ दें, आप बोलिए अपना। ये जो सीमाएं सुरक्षित हैं और सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है यह देश के यशस्वी प्रधान में। और आज उसका उदाहरण है सभापति महोदय, एक समय जब होता था कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमको आंखें दिखाते थे और आज की परिस्थिति में बालाकोट जैसी घटनाएं होती हैं। और आज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्थाएं की, 200 से ऊपर ज़्यादा उपकरण स्वदेश बने, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना करके जो काम किया है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि आज मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, यदि आज मोदी जी नहीं होते, ये कोरोना काल में नहीं होते, तो क्या ये देश के 160 करोड़ लोगों का वैक्सीन लग पाती, क्या वैक्सीन 6 महीने के अंदर बन पाती, क्या देश को लोगों को सुरक्षित रख पाते। यहाँ तक कि जब कोरोना की धोती महामारी आई तो आज देश में पूरे 650-700 जितने हमारे जिले हैं सब में पीएसए प्लांट लग गए। इतना ही नहीं सभापति महोदय, यदि मोदी जी का पिछले 7 साल का कार्यकाल का हिसाब देखें, यदि वो जनधन खाते नहीं बनाते तो क्या इस कोरोना काल में हम लोगों के जेब में 1000 रुपया हमारी उन बहनों को जिनको उज्ज्वला गैस दी उनको पैसे पहुंचा पाते। उन लोगों के बारे में विचार किया जिन लोगों के बारे में लोग यहाँ कहते हैं कि 2 भारत हैं, और सही में 2 भारत पहले इनके राज में रहे, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। वहाँ जहाँ चलने को सड़कें नहीं, पीने का पानी नहीं, छत उनके लिए नहीं, तब इसी देश में पहले प्रधानमंत्री हमारे अटल जी ने गांव-गांव तक यदि सड़कें बना के देने का काम नहीं किया हुआ था तो आज ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर अंचल आदिवासी क्षेत्रों में भी बाइसिकल से चलने वाला हमारा आदिवासी भाई नजर नहीं आता। ये कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभारंभ हुआ और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। और यही कारण है महोदय कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, हर एक व्यक्ति को एक इच्छा होती है कि वो भी लखपति बने। कौन चाहता है सभापति महोदय कि वो गरीब रहे? हर एक के मन में होता है कि मैं अमीर बनूं। और इसीलिए इनके राज में जो गरीबी रेखा की सूची बनती थी वो कभी नहीं चाहते थे। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं 4 बार विधायक रहा हूँ। मेरे साथ के विधायक साथी कहते थे कांग्रेस के कि साहब तुम लोग क्यों इतना काम करते हो, क्यों गांव में सड़क पुल पुलिया स्कूल तालाब शिक्षा इनकी सब चिंता करते हो। जब तक ये लोग गरीब नंगे भूखे रहेंगे तब तक कांग्रेस जीतते रहेगी और तुम लोग आकर के इनका काम करते हो। तो हमको इस तरह कहते थे और आज हमने उस अंत्योदय के कारण से ये करके दिखाने का काम किया है और उसी अंत्योदय की थीम में उसको आवास दिया, उसको उज्ज्वला गैस दी, उनको शौचालय बना के देने का काम किया, उनके यहाँ बिजली लगा के देने का काम किया, सड़कें बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। वो सभापति महोदय यही कारण है मैं आज गर्व से कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र में सिवनी से नागपुर जाने के लिए एशिया का पहला ऐसा साउंड प्रूफ इसी मोदी जी के काल में और आदरणीय गडकरी जी के काल में हमको रोड बन के मिली है, साउंड प्रूफ, जिसका एशिया में नाम लिया जाता है। और इसी काम को सभापति महोदय 2-3 मिनट लूंगा, इसी सड़क को बनाने जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में अड़ंगे लगाए गए, कोर्ट में केस पहुंचाए गए। ये कभी नहीं चाहते कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले। इतना ही नहीं सभापति महोदय, आज 25,000 किलोमीटर फिर नई सड़कें बनने मिली। मुझे मेरे क्षेत्र में नई एनएच मिली है। मैं कुछ डिमांड रखना चाहूँगा समाप्त पर, आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आज मोदी जी नहीं होते तो इस कोरोना काल में क्या हमारे 80 लाख लोगों को परिवार में अनाज मिल पाता? क्या ऐसे लोगों को समाज में समरसता देने का जो काम किया वो कर पाते? और इसीलिए चाहे शौचालय हो, चाहे घर में नल हो, बैंक का खाता हो, ये सब देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड मांगे रख लीजिए। सभापति महोदय, मैं एक बड़ी विशेष बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो सर्वे सुखंत भवन और जो आयुष्मान भारत सब किया, मैं इसमें 2 लाइन डॉक्टर होने के नाते कहना चाहता हूँ। अभी हमारे विधोड़ी जी ने एक बात कही थी, हम इस देश को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं और उसके लिए हमको जैविक अनाज की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए कृषि में जैविक, क्योंकि आज जो अनाज हम खा रहे हैं, जो फल फूल सब्जियां खा रहे हैं, उसमें सब में जहर मिला है। हम जो हवा ले रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जहर है, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जहर मिला हुआ है। और इसी कारण से ये हर शुद्ध जल की चिंता है,
इसी कारण से जैविक खेती की चिंता है, ताकि आने वाले समय में हम और हमारे जो बच्चे हैं ये 25 साल कैसे स्वस्थ रहेंगे। ये जो नींव आज रखने का काम मोदी जी ने किया है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी वो सुखी और स्वस्थ कैसे रहे, वो कैंसर मुक्त कैसे रहे, उसको बीमार के लिए हमको आयुष्मान कार्ड की जरूरत ना पड़े। इसीलिए माँ के बचपन से ही वो ठीक रहे, तो आंगनबाड़ियों में भी सशक्त आंगनबाड़ी बना के देने का काम किया है। मैं कुछ अपनी मांगे रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर भी बालाघाट क्षेत्र एक नक्सलाइट क्षेत्र है, बहुत दिक्कतें होती हैं। 250-300 किलोमीटर के पीछे मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो बालाघाट में एक मेडिकल कॉलेज खुले। आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, अगन सिंह कोलस्ते भी हैं, हम लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ रेल का मार्ग जबलपुर से गोंदिया का बन के कम्प्लीट हो गया है। बीच के दोनों तरफ के मार्ग में रेल चल रही, पर बीच का भाग मेरा समनापुर से लामटा के बीच में रेल नहीं चल रही है, उसको चलाने की चिंता कर दें। ऐसे तुमसर और तिरोड़ी के बीच में भी, तिरोड़ी और कटंगी के बीच नया रेल मार्ग बन गया है, तो उसमें भी रेल चलाने का काम कर दें। लगभग 6-8 महीने हो गए बने हुए। और एक बड़ी पुरानी मांग है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, वो रामटेक से सांसद हुआ करते थे, और हमारे को जो हमारे काम के लिए हमें नागपुर जाना पड़ता है जब, तो नागपुर से रामटेक और रामटेक से गोटेगांव तक एक नया रेल मार्ग का पहले सर्वे हुआ था, नॉट फिजिबल कह के उसको छोड़ दिया गया। उससे सभापति महोदय, उससे हमारे पेच कान्हा पार्क में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन में उसका लाभ मिलेगा। और हमको सिवनी और नागपुर, अभी हमको 400 किलोमीटर चलना पड़ता है, ये केवल 250 किलोमीटर में जबलपुर से नागपुर हो जाएगा। 250 किलोमीटर की बचत है। सभापति महोदय, मेरे एक क्षेत्र का, मेरे गाँव का एक, मेरे यहाँ पर बहुत प्राचीन आस्था का मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण के लिए ASI का मंदिर है, उसको राशि देने की चिंता करें। और उसके लिए लाखों लोग वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पर हवाई सेवा के लिए, सभापति महोदय एक मिनट, मेरे यहाँ पर कान्हा और पेंच नेशनल पार्क है, और इन दोनों पार्क से 10 किलोमीटर की दूरी पे हवाई पट्टियां हैं। और ये हमारे जो दिल्ली से जाने वाले लोग, आपका 8 मिनट दे धन्यवाद दिए, अध्यक्ष 8 महोदय। मिनट। मुझे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हाँ, मुझे यूनियन बजट 22-23 के प्लीज बैठ बोलने जाइए, का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद मानता हूँ। महोदय, मैं मुंबई को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हर बार बजट में मुंबई को जितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर बार मुंबई पे अन्याय हो रहा है। मुंबई को जितना टैक्स रिलैक्सेशन हो या और इसके पहले ही इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर का जो निर्णय लिया है गिफ्ट सिटी में, वो भी गलत है, क्योंकि मुंबई में BKC में ऑलरेडी IFC के लिए प्लॉट रिजर्वर उसका काम भी चालू होने वाला था, और बुलेट ट्रेन का लास्ट स्टेशन वहाँ पे आने की वजह से उसका काम रुका। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर वहाँ पे होने वाला है। तो BKC को, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स को, मुंबई को जो गिफ्ट सिटी को जितना बेनिफिट मिल रहे, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, टैक्स के एग्जाम्पशन हो, सभी बेनिफिट और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स को मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे IFSC का निर्माण होने वाला है, और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई में ही इंटरनेशनल फाइनल सर्विस सेंटर होना चाहिए, ये मेरी मांग है। मुंबई में बहुत दिनों से मांग है कि IIM मुंबई में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मुंबई में IIM नहीं है, तो मुंबई में IIM मिलना चाहिए। वो भी मैं माननीय मंत्री जी को गुजारिश करता हूँ। मुंबई जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जो 52 पॉइंट में कहा है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये टेलीमेडिसिन का प्रोग्राम मुंबई में ऑलरेडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब जी के सूचना के अनुसार 10-12 साल पहले से ही महाराष्ट्र में टेलीमेडिसिन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है। तो उसकी तहत ही KM हॉस्पिटल के माध्यम से, JJ हॉस्पिटल के माध्यम से टेलीमेडिसिन का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके तहत ही ये प्रोग्राम जो अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो उसके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि KM हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि KM हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र को टेलीमेडिसिन के माध्यम से पूरी हेल्प कर रही है। और KM हॉस्पिटल आपको ही पता है, मुंबई में एक बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा क्षेत्र है, तो KM को आप एम्स का दर्जा देना चाहिए। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने अनाउंस किया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में धारावी है, धारावी में 6 महीने से पहले हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर्म करने का निर्णय लिया था। वहाँ पे हमारी पूरा काम ही चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के सहायता से हम लोग कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके माध्यम से हम लोग करने वाले थे, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल यूनिवर्सिटी अनाउंस करने की वजह से बहुत ही राहत हमें मिलेगी। तो धारावी में पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये मांग मैं आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी धारावी में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तैयारी हम लोग ने की है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे रेडी है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि धारावी के लोगों ने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में
पूरे दुनिया को धारावी मॉडल कोरोना के टाइम काम करके दिखाया। धारावी मॉडल पूरे WHO ने उसकी सराहना की, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सराहना की। तो धारावी को डिजिटल यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, ये मैं आपको मांग करता हूँ। हाउसिंग फॉर ऑल में भी आपने आपके भाषण में संबोधित किया, उसमें मैं मांग करता हूँ कि इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR जो अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पे जितनी स्लम है, वो स्लम को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिट है वो NOC देती है तो स्लम डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकता है। UD डिपार्टमेंट के अनुसार पूरे देश में 4.9 लाख लोगों को ISSR के स्कीम के माध्यम से घर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिला है। तो मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुंबई में जो रेलवे लैंड पे जो दिक्कत आ रही है, वहाँ पे जो मकान है, जो पे स्लम है, उनको जो नोटिस इशू किए है, उनको इस इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिलना चाहिए। और मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद मानता हूं कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और मुंबई के सभी लोगों को जो डेमोलिशन की नोटिस है वो नोटिस कैंसिल करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिलना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में भी आपने आपके स्पीच में कहा और उसमें हाई लेवल कमिटी ऑफ रेप्यूटेड अर्बन प्लानर्स, अर्बन इकोनॉमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द अर्बन सेक्टर पॉलिसीज। इसमें मैं 3-4 साल से इस हाउस में एक बात बताना चाहता हूँ कि मुंबई का जो, मैडम अभी बोल रहा, मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान 2034 जो बनाया हुआ है वो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एक डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान है पहले का वो सिर्फ 9% इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर 2034 100% इम्प्लीमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फॉर्म करेंगे तो वो 100% इम्प्लीमेंट हो सकता है। ब्लॉकचेन डिजिटल रुपये के बारे में एक अच्छा निर्णय लिया हुआ है, उसी वजह से और RBI के गाइडलाइन की वजह से क्रिप्टो करेंसी वो NFT हो इलीगल है, तो लीगल करेंसी अभी डिजिटल रुपी को माना जाएगा। डिजिटल रुपी के माना जाएगा। डिजिटल रुपी के बारे में भी मेरा सजेशन है कि ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन अगर गवर्नमेंट करती है तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और करप्शन कम होएगा। एक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल सरकार डेटा की रक्षा कर सकती है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और साथ ही विश्वास और जवाबदेही को बढ़ाते हुए धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग को कम कर सकती है। एक ब्लॉकचेन आधारित सरकारी मॉडल पर व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित वितरित लेजर पर संसाधनों को साझा करती है। यह संरचना विफलता के एकल बिंदु को समाप्त करती है और स्वाभाविक रूप से संवेदनशील नागरिक और सरकारी डेटा को सुरक्षा करती है। एक ब्लॉकचेन आधारित सरकार में विरासत के दर बिंदुओं को हल करने को निम्नलिखित लाभों का सक्षम करने की आगे बताता हूँ। सरकार, नागरिक और व्यावसायिक डाटा को सुरक्षित भंडारण, श्रम प्रदान प्रयोग में कमी, जवाबदेही के प्रबंधन से जुड़ी अत्यधिक लागतों में कमी, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की कम संभावना, सरकार और ऑनलाइन सिविल सिस्टम में विश्वास बढ़ा। तो डिजिटल मुद्रा भुगतान, भूमि पंजीकरण, पहचान प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, ट्रेसिबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल, कॉर्पोरेट पंजीकरण, कराधान, मतदान और कानूनी संस्था, यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन कम हो जाएगा। अंत में लास्ट में बताता हूँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो GST के बारे में महाराष्ट्र के दो मिनट GST के बारे में महाराष्ट्र के सभी सदस्यों ने कहा, तो GST में एक कैट का रिपोर्ट है, उसमें द शॉर्ट क्रेडिटिंग और शॉर्ट ट्रांसफर की वजह से महाराष्ट्र का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो उसमें महाराष्ट्र को लास्ट मैडम, महाराष्ट्र को 17-18 में 950 करोड़ का नुकसान हुआ है और 18-19 में 2622 करोड़ का नुकसान हुआ है और अभी 19-20 को 2900 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये शॉर्ट क्रेडिटिंग के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी, शॉर्ट क्रेडिटिंग के बारे में आप उसका विवरण करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्रेडिटिंग वाज अ वायलेटिंग ऑफ द GST कॉम्पेंसेशन टैक्स एक्ट 2017 और वो वायलेटिंग हुआ है और उसकी वजह से सभी स्टेट को लॉस हुआ है। उसके बारे में आप जवाब देना चाहिए। अंत में मैं सीनियर सिटीजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये उम्मीद की जाती है कि 2026 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 17.3 करोड़ बुजुर्ग होंगे। ग्लोबल एज वाइज इंडेक्स के अनुसार भारत 96 देशों में से 71वें स्थानों पर
भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 87 के स्थान पर सबसे नीचे है, जो महामारी के कारण उत्पन्न खतरों से अधिक बड़ा है। इसके अलावा ऐसे समय में जाने के तनाव में वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ रहा है। अतः अटल पेंशन योजना के केवल 3.5 करोड़ को बीमा प्रदान करती है। सदस्यता लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार को उसी के कवरेज का विस्तार करने का विचार करना चाहिए। 2021 में सरकार ने 75 वर्ष के आयु के बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और स्पीकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम बढ़ाया। We the people of Simachal and neighboring districts of Bengal have been requesting for funds for the AMU center at Kishangarh. The UPA government under Dr. Manmohan Singh ji had allotted a sum of 136 crore in 13-14. The foundation of the center was laid by my leader and then chairperson of UPA in January 14. Only 10 crores has been released so far. I have been raising this issue in the parliament for the last 2.5 years, inside and outside this august house. I had met the Honorable Finance Education Minister, written to them multiple times. There has been a formal request now from AMU Aligarh for a sum of 352.75 crores under HEFA. I request the Finance Minister to release the fund along with the sum of 126.82 crores due since 2014. I also request to provide UGC sanctioned teaching, non-teaching staff for AMU Kishangarh and a sum of 50 crores for boys and girls hostel as provided to the other two centers. Sir, I would like to draw your attention to the Niti Aayog report on multidimensional poverty index released in November 21, which says 52% people in Bihar are poor and 65%, मतलब हर तीन में दो आदमी किशनगंज और सीमांचल में गरीब है। मैम, उनके लिए मैं चाहूँगा कि why does the Modi government ignore the plight of Bihar? What about the promise of 1.25 crores announced by the Prime Minister for Bihar? Was it just a jumla? Therefore, special attention to Bihar is a must by incorporating Bihar under 371, Article 371 in the Constitution, considering its special needs. Special aid and provision must be granted to Bihar, especially to Simachal, for development projects so that they too can contribute for the growth of Mother India, Bharat Mata ke liye. Three backbones of the economy, education, farming, employment sectors have been ignored by this Modi government. Education में जब बात कर रहे हैं, education continues to suffer under this government. It continues to be less than 3% of the GDP, whereas the government in its NEP talks about 6%. Ma'am, the government keeps repeating the slogan of Beti Bachao, Beti Padhao, and yet in their budget they have allocated no fund for the national scheme of incentive to girls for secondary education. The Maulana Azad Foundation of the Minority Affairs Ministry has been slashed by 99%. Allocation for scholarship and grant funds have been reduced to just 969.5 crores from 1395 crores. In farming, fertilizer subsidies has been cut from 1.4 lakh to 1.05 lakh crores. And procurement budget has been reduced to 2.37 lakh crore from 2.48 lakh crore. What about the doubling of farmers' income? मैम, आपको जान के ताजीब होगी, किसानों को मैम अभी तो 3 ही मिनट हुआ है, आप टाइम देखिए, आप सबको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हैं। मैं एकदम कंसाइज 5 मिनट में किया है मैंने। 25,000 रुपए से ज्यादा 1 हेक्टेयर में खेती करने में लगता है और 6,000 देते हैं, 25,000 वापस ले लेते हैं। Employment out of the 6.3 crore MSMEs, 11 करोड़ इंडियंस को जॉब्स देती है, लेकिन 70 लाख MSMEs बंद हो गई है। 50% of MSMEs have lost 25% revenues, running in net loss. This government main focus is always election, win election by whatever means. They speak of development and sabka saath, sabka vikas, but when election comes, we hear slogans like 20%, 80%, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कपड़ों से पहचानेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, love jihad. The news of lynching, inciting violence, call for genocide, auctioning of women, Muslim women on social media, children being stopped from attending, for wearing a piece of cloth on their head, Muslim not allowed to offer prayer on permitted public land, and now a member of parliament being fired at, has
become a concern for all Indians. Othering Muslim, Christian, Sikhs, other minorities, tribal, OBC, Dalit, job seekers, farmers, student, intellectual have become the hallmark of this government. No wonder 23,000 millionaires in US dollars, not rupees, and 9 lakh highly educated and skilled Indians have renounced their Indian citizenship. जब से ये देशभक्त सरकार बनी है मैम. When my leader Rahul ji says there are 2 Indias, does he say a wrong thing? Do we not know about हम दो हमारे दो? एक हम दो में से 15 गुना उनकी दौलत बढ़ गई और दूसरे की 5 गुना बढ़ गई, और वहीं पे 90% हिंदुस्तानियों की दौलत 10 से 60% घट गई, और जो बीच के 50% जो नीचे से ऊपर 50% लोग हैं उनकी इनकम 40% घट गई. सर, अगर सही माने में जमीन से कोई जुड़ा हुआ है तो मेरा नेता राहुल जी है, जिन्होंने चेतावनी दी थी कोविड के लिए कि सावधान हो जाओ, तैयारी करो, लेकिन सुनाई नहीं दिया. उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन कर दिया बगैर सोचे. करोड़ों लोग अलग अलग जगहों में फंस गए, लाखों की जानें चले गई. अगर हिंदुस्तानी और कांग्रेस नहीं, मैडम आधा मिनट में खत्म कर रहा हूं, अगर नहीं जुटते तो पता नहीं कितने लोग मर जाते. मैडम, उसी तरह राहुल जी ने जब किसान के खिलाफ 3 कानून पेश किए थे, उन्होंने मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी. साल भर के बाद वो काले कानून वापस करने पड़े. अगर उनकी बात वो सुन लेते तो 700 शहीद नहीं होते हमारे किसान. मैडम, सर, मैडम, आखिर में मैं बेग करना चाहता हूँ या मैडम बस ये कंक्लूड करने दीजिए. मैम, एक लाइन में लास्ट कंक्लूड, लास्ट 7 मिनट. मैडम, for this government I say, a lie does not become a truth, a wrong does not become a right, and evil does not become good just because it is accepted by the majority. Thank you so much, ma'am. श्रीमती प्रतिमा मंडल जी. Madam, I rise to speak on the Union Budget 2022 to 2023. So since the Honorable Finance Minister is here, nice to look her, and since the paucity of time, I am coming to directly to the points, and I would like to take the opportunity to ask a couple of questions to the Honorable Finance Minister, and I would be happy if she address my questions in her budget reply. Sir, Madam, firstly, the delving into the food security scenario, the total food subsidy budgeted is rupees 2.1 lakh crore. This is significantly lower than the rupees 2.9 lakh crore, which will go towards food subsidy as per the revised estimated for 2021 to 2022. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana might possibly be coming to an end in March. The government needs to compensate the Food Corporation of India for giving away food grains for free. And if it hasn't budgeted for it, how will it compensate for it? And secondly, ma'am, changes in the income tax and rates, hike in standard deduction, hike in basic exemption limit, work from home tax benefits, these were the many expectations the common man had from budget 2022. But again, common man have got nothing and have been disappointed. A large part of the budget speed revolved only around the Gati Shakti scheme, making no beneficial direct relief, which people were looking forward to. Thirdly, ma'am, just a 4% increase in witness compared to 6% increase in allocation for police, and this year with no real increase in defense expenditure. Just a 4% increase in witness compared to 6% increase in allocation for police. Does this mean the external security is less important than internal security? Also, the government has decided that the demand for subsidized urban housing is either not needed or not a priority, obviously overlooking the slums in major cities. And thirdly,
Fourthly, ma'am, the most crucially, why has not the health sector been given the push that is deserved? There has been no clear policy on vaccination. Compared to the revised estimates of last financial year, there has been a massive 45.2% decline in the allocation for medical and public health. Even after the heart-wrenching visuals of dead bodies floating in the rivers and series of unending pyres been lightened up, the government is still ignorant. Ma'am, I have two demands. So, ma'am, my constituency is Joynagar is absolutely coastal and rural based, and Sundarban, a noticeable part, falls in my parliamentary constituency. Ma'am, there is no Kendriya Vidyalaya. So it is my demand, if you kindly take care of this, I'll be grateful for this. And one thing, ma'am, we are now getting only 2 crores as a MP-led fund. So it will be benefited for all the MPs if you increase this. So thank you so much. Ma'am, I'm concluding my speech. Thank you so much for allowing me to conclude. Thank you. Thank you. श्री जामयांग नब्यायाल, ये क्या है? नहीं है। राजदीप रॉय, डॉक्टर राजदीप रॉय। डॉक्टर राजदीप राय जी। डॉक्टर नमस्कार सभापति महोदया, मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। बजट 2022 is a landmark budget in the history of Indian Union because this is actually planned for the coming 25 years. I must compliment the finance minister for presenting a budget despite 5 states going into election. I must compliment her because budget does not reflect any political gimmicks or assurances which generally a budget is linked to because of elections. World War II led to the establishment of powerhouses in the world. And following World War II of 1939 to 1945, we saw the establishment of United Nations, International Monetary Fund, World Bank, and the likes. And with the establishment of those, we saw the new world order coming to power all across the world. And it is my hunch feeling that the post-COVID world will throw up new leaders. And our India will be the new leader in the coming world because we have proved it in solar energy regulation, in climate changes operations, and also in by manufacturing vaccines so promptly and giving vaccine to 93% first dose and almost 80% second dose vaccine to the people of our country. We have proved that in the post-COVID world, India will be the leader. India will attain the position of Vishwaguru in the coming days. Madam Speaker, the budget has given us few landmark areas of progress. In the health sector, an open platform for national digital health ecosystem is to be ruled out is a visionary move. What this could mean is a single window connecting patients to bed, ailments to specialists, and technology is a massive enabler, and this system will help healthcare in ways that will define the future of healthcare in our country. Madam Speaker, the setup of unique health identity will also help the insurance provider in better risk assessment, premiums and claims. एक सेकंड, माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य अभी भी अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 11 बजे तक बढ़ा दिया जाए। ठीक ठीक। For a country like India, which has dismally low internet penetration, an open platform for the national digital health ecosystem will not only encourage people to buy health insurance and change the narrative of health insurance penetration in our country, but this platform will go a long way in digitizing our data about healthcare providers
and extending universal access to the health facilities on a digital platform. The creation of an open platform for national digital health ecosystem will also speed up any medical processes in the healthcare system and can avoid unnecessary repeated investigation. This will also lead the way for a paperless healthcare system. In the field of education, we have seen in this budget 22-23, almost 40,000 crores have been appointed for the Ministry of Education.